फॉर्म हाइड्रा नॉवेल्स अभी तक जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ऐसे ही और स्टोरी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वन धोखाधड़ी प्रणाली हरे भरे जंगल में सूमो जिसने हाल ही में अपना ट्रांसमाइग्रेशन पूरा किया था, एक टेढ़े मेढ़े नीले पत्थर पर बैठा था, अपने सामने बहती साफ धारा को देख रहा था, रोने का मन कर रहा था लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। हे भगवान, सिस्टम में ऐसा स्कैम कैसे हो सकता है? सूमो एक ट्रांसमाइग्रेटर पृथ्वी से आया था। ट्रांसमाइग्रेशन से पहले सूमो एक आमोटाकू था, लेकिन एक दिन अचानक उसके मन में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। इस रहस्यमय आवाज ने एक खास सिस्टम होने का दावा किया और कहा कि उसने सूमो को चुना है और वह उसे दूसरी दुनिया में ले जा सकता है और सिस्टम उसे फायदे भी देगा। इससे सूमो को ट्रांसमाइग्रेट करने के लिए दुनिया चुनने का मौका मिला और साथ ही ट्रांसमाइग्रेशन के बाद अपनी फिजिकल कंडीशन और टैलेंट को नियमों के तहत लिमिट में सेट करने का मौका भी मिला। क्योंकि ट्रांसमाइग्रेशन से पहले सूमो डोलुओ कॉन्टिनेंट को फॉलो कर रहा था और वह वहां के प्लॉट से बहुत नाखुश था। तो सूमो ने अपने आप डोलुओ कॉन्टिनेंट में ट्रांसमाइग्रेट करने का फैसला किया और साथ ही अपने ट्रांसमाइग्रेशन की टाइमलाइन को बीबी डोंग और यू शियाओगांग के मिलने से पहले या यूं कहें कि उनके एक दूसरे को जानने से पहले सेट करने का फैसला किया। वह सभी दुखद घटनाओं को होने से रोकना चाहता था। हालांकि कुछ कारणों से सूमो ने ट्रांसमाइग्रेशन के बाद उसकी शारीरिक उम्र लगभग 6 साल तय की थी, लेकिन क्योंकि उन्हें सिस्टम पर पूरा भरोसा था, सूमो को अभी विश्वास था कि उन्हें दुखद घटनाओं को रोकने की क्षमता है। हालांकि ट्रांसमाइग्रेशन के बाद सूमो को एहसास हुआ कि उसने सोचा था कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है। जिस सिस्टम ने सूमो को चुना था उसे मेमोरी मॉडिफिकेशन सिस्टम कहा जाता था और सूमो ने शुरू में सोचा था कि इस सिस्टम का काम किसी टारगेट की मेमोरी को जबरदस्ती मॉडिफाई करना है। उस स्थिति में वह अपना टैलेंट दिखाकर सबसे पहले स्पिरिट हॉल में प्रवेश करने के लिए सिस्टम का पूरा उपयोग कर सकता था। फिर वह बीबी डोंग की याददाश्त बदलकर एक सुंदर, विचारशील और मेहनती बड़ी बहन पा सकता था और उसके बाद उस पाखंडी मास्टर यू शियाओगांग को बेरहमी से परेशान कर सकता था। उन्होंने पहले ही स्क्रिप्ट सोच ली थी, लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन के बाद सिस्टम से बिगिनर्स गिफ्ट पैक मिलने पर सूमो को पता चला कि सिस्टम ने उसके साथ पूरी तरह से स्कैम किया था। हाँ सही, सूमो को जो सिस्टम मिला उसे मेमोरी मॉडिफिकेशन सिस्टम कहा जाता था और इसमें सच में टारगेट की मेमोरी को जबरदस्ती मॉडिफाई करने का फंक्शन था। लेकिन इस सिस्टम ने शुरू में सूमो को हर तरह का फायदा दिया था और मीठी मीठी बातें करके उसे पूरी तरह धोखा दिया था, जिससे सूमो को यकीन हो गया था कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई हरा नहीं सकता और जो हर तरह के इनाम मुफ्त में देता है। लेकिन सूमो ने कभी नहीं सोचा था कि यह उस सिद्धांत की तरह होगा कि मुफ्त चीजें सबसे महंगी होती हैं। उसका भरोसा जीतने के लिए मेमोरी मॉडिफिकेशन सिस्टम ने शुरू में उसे कई फायदे दिए, लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन के बाद इस सिस्टम ने अचानक अपना असली रंग दिखा दिया और बहुत कंजूस हो गया। दूसरे सिस्टम जैसे लॉटरी या एक्सचेंज सिस्टम सभी नॉर्मल बिना कास्टेड रिवॉर्ड देते थे। उदाहरण के लिए एक लॉटरी सिस्टम लॉटरी के मौके देता था और एक एक्सचेंज सिस्टम एक्सचेंज के मौके देता था। लेकिन सूमो के मेमोरी मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में क्या? असल में इसमें यादें जोड़ने का सिर्फ एक मौका मिलता था और इसे सिर्फ टारगेट की ओरिजिनल यादों के आधार पर ही जोड़ा जा सकता था। इसके बाद उसे वर्ल्ड प्लॉट बदलना होगा और वर्ल्ड ओरिजिन पावर हासिल करनी होगी ताकि ज्यादा फंक्शन अनलॉक हो सके और सिस्टम इस्तेमाल करने के ज्यादा मौके मिल सकें। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए सूमो एक पल के लिए हैरान रह गई। वह बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कि अगर सिस्टम उसे शुरुआती कैपिटल के तौर पर सिर्फ एक मेमोरी एडिशन दे तो उसे भविष्य में क्या करना चाहिए। असल में ट्रांसमाइग्रेशन से पहले सूमो का प्लान था कि ट्रांसमाइग्रेशन के बाद सिस्टम की एबिलिटी का इस्तेमाल करके पहले बीबी डोंग को पकड़ा जाए और फिर यू शियाओगांग को बेरहमी से परेशान किया जाए। इसके बाद धीरे धीरे वह सिस्टम का इस्तेमाल करके स्पिरिट हॉल के अलग अलग टाइटल वाले डोलुओ को काबू करेगा, पूरे स्पिरिट हॉल को कंट्रोल करेगा और भविष्य में बुरे ट्रांसमिग्रेटर टैंगसैन को हराकर जियाओ वू, हुलियाना, कियान रेनिक्सयू और कई दूसरी देवियों को बचाएगा। लेकिन इतने घटिया सिस्टम के साथ वह कैसे खेलेगा? रुको, ट्रांसमाइग्रेटर इस बारे में सोचते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब उसने टैंगसान और ट्रांसमाइग्रेटर शब्द के बारे में सोचा तो अचानक सूमो के मन में एक प्रेरणा कौंधी, जैसे उसने कुछ सोच लिया हो। एक पल के लिए मन में यादों के तूफान के बाद सूमो अपने चेहरे पर एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन दिखाए बिना नहीं रह सका और वह अचानक खड़ा हो गया। हाँ, समझ गया। आखिरकार उसने सोचा कि सिस्टम से मिले मेमोरी जोड़ने के मौके का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तांगसान हालांकि एक ट्रांसमाइग्रेटर था, लेकिन वह सूमो जैसे ट्रांसमाइग्रेटर से अलग था, क्योंकि तांगसान आज की धरती से नहीं आया था, इसलिए उसे सिर्फ एक नकली ट्रांसमाइग्रेटर ही माना जा सकता था। और सूमो ने अपनी पिछली जिंदगी में जो कुछ नॉवेल पढ़े थे उनमें भी एक खास तरह का वजूद था, बिल्कुल तांगसान की तरह, जो एक नकली ट्रांसमिग्रेटर और नकली रिबॉर्न था। लेकिन टैंगसैन के उलट ये स्यूडो ट्रांसमाइग्रेटर और स्यूडो रिबॉर्न असल में दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट नहीं हुए या रीबर्थ का अनुभव नहीं किया। उनमें से ट्रांसमाइग्रेटर तो बस मूल निवासी थे, जिन्हें किसी शक्तिशाली अस्तित्व ने जानबूझकर एक मनगढ़ंत याददाश्त दी थी और पुनर्जन्म भविष्य की एक झलक पाने के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि सूमो के पास यादें जोड़ने का एक मौका था, इसलिए वह पूरी तरह से इस पैटर्न को फॉलो कर सकता था और सिस्टम की मेमोरी जोड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करके एक स्यूडो रिबॉर्न बना सकता था। इसके अलावा जब तक मैं जो स्क्रिप्ट बनाता हूं वह काफी अच्छी हो, जैसे अगर मैं बीबी डोंग को स्यूडो रिबॉर्न बनाने का फैसला करता हूं, फिर मैं बीबी डोंग की पिछली जिंदगी की मनगढ़ंत याद का पूरी तरह इस्तेमाल करके बीबी डोंग को यू शियाओगांग को छोड़ने, मुझे पसंद करने और पुनर्जन्म के बाद यू शियाओगांग को छोड़कर मेरे पीछे आने के लिए राजी कर सकता हूं। ये बहुत ही बढ़िया है। ये सोचकर सूमो का दिल खुशी से उछल पड़ा। तथापि ये सोचकर कि हालांकि उसने अपने पिछले जन्म में अनगिनत नॉवेल पढ़े थे, लेकिन यादें नॉवेल की कहानी से अलग होती हैं, यादों में डिटेल्स होती हैं, जबकि नॉवेल की कहानी सिर्फ एक रफ आउटलाइन होती है। उसे इस बारे में क्या करना चाहिए, ये सोचकर सूमो को सिर दर्द होने लगा। होस्ट को सिर्फ मेमोरी सेट करनी होगी, सिस्टम खास डिटेल्स को परफेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे ही सूमो को सिर दर्द हो रहा था, सिस्टम की ठंडी आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी। सच में ये बहुत बढ़िया है सिस्टम, मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं समझा। सिस्टम की बातें सुनकर सूमो बहुत खुश हुए और जोर-जोर से हंसते हुए सिस्टम की तारीफ करने लगे। प्रणाली मेमोरी एडिशन फंक्शन का सही इस्तेमाल करने का आइडिया सोचकर सूमो बहुत खुश हुआ, उसका मूड अच्छा हो गया और वह निकलने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि सूमो ने जिस जगह को चुना वह नोडिंग शहर के पास एक जंगल था, इसलिए वह नोडिंग शहर से ज्यादा दूर नहीं था और सूमो ने पहले से ही एक नक्शा भी तैयार कर लिया था। इसलिए मैप के हिसाब से सूमो जल्दी से जंगल से निकलकर नोडिंग शहर में घुस गया। और न्यू ओडिंग शहर पहुंचने पर सूमो ने ट्रांसमाइग्रेशन के बाद अपना पहला खाना खाने के लिए सबसे पहले एक रेस्टोरेंट ढूंढा और उसके बाद उन्हें रहने के लिए एक होटल मिला और तब से उन्होंने देवी बीबी डोंग के लिए पूरे मन से एक रीबर्थ स्क्रिप्ट बनाना शुरू करने का इरादा किया। समय उड़ता गया और 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया। हर दिन सूमो बीबी डोंग के लिए रीबर्थ स्क्रिप्ट के बारे में सोचते हुए अपना दिमाग खपाते थे और 1 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद उन्होंने आखिरकार यह स्क्रिप्ट पूरी कर ली। हाँ, सफलता। एक रात होटल में बड़े बेड पर लेटे हुए जब सूमो ने बीबी डोंग के लिए तैयार की गई रीबर्थ स्क्रिप्ट पूरी कर ली तो वह खुशी से हंसे बिना नहीं रह सका। सिस्टम अब इस मेमोरी को बीबी डोंग में जोड़ो। दो द रिबॉर्न बीबी डोंग रात हो चुकी थी और चांदनी पानी की तरह थी। स्पिरिट सिटी में एक सादे लेकिन शानदार कमरे के अंदर बीच में एक बड़ा मुलायम बिस्तर रखा था। बिस्तर पर बर्फ जैसे सफेद गौस के पर्दे लगे थे और उस पर एक साफ सफेद चादर और बैंगनी रंग की वेलवेट रजाई थी। धुंधले से एक जवान लड़की बिस्तर पर लेटी हुई दिख रही थी, जिसके लंबे हल्के बैंगनी बाल थे। उसका सुंदर सोता हुआ चेहरा शांति से भरा हुआ था, जैसे वह साफ तौर पर सपनों की दुनिया में आ गई हो। हालांकि अचानक किसी कारण से लड़की के खूबसूरत और सुंदर चेहरे पर दर्द और संघर्ष का भाव आ गया। रजाई के नीचे छिपे उसके ज़हर जैसे हाथ कसकर भींचे हुए थे, जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो। नहीं, एक पल बाद अनिच्छा से चिल्लाते हुए लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली और तुरंत बिस्तर पर बैठ गई। वह जोर से हौंकने लगी, रुक नहीं पा रही थी क्योंकि पसीने की बूंदें उसके खूबसूरत चेहरे से नीचे बह रही थी और उसके नीचे की बैंगनी मखमली रजाई भीग रही थी। ये कहां है? कभी न खत्म होने वाले अंधेरे से जागकर जाने पहचाने लेकिन अजीब माहौल को देखकर बीबी डोंग हैरानी में खुद से कुछ बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। उसका दिल यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या वह पहले ही मर नहीं गई थी? तानसान की असुरदानव तलवार के नीचे मर गया। वह फिर से जिंदा कैसे हुई? और ये जगह कहां थी और यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? इंतजार, जैसे कुछ सोच रही हो। बीबी डोंग के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उन्होंने तुरंत रजाई उतार फेंकी, खड़ी हुई और जल्दी से अपने पास रखी ड्रेसिंग टेबल से एक आईना उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने रख लिया। जब उसने शीशे में वह पवित्र, सुंदर और जाना पहचाना चेहरा देखा तो बीबी डोंग तुरंत हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? वह सच में अपनी जवानी में लौट आई थी। यह क्या था? क्या यह उसके भविष्य का पुनर्जन्म था या उसका वर्तमान भविष्य के बारे में एक बुरा सपना देख रहा था? नहीं, ये सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए बीबी डोंग ने दांत पीस लिए और जोर से सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं था कि उसकी याद में सब कुछ नकली था। चाहे वह क्रूर टीचर कियान जुंजी हो, वह पाखंडी और मतलबी यू शियाओगांग हो या उसकी बेटी कियान रेनिक्सी हो, जिसके लिए उसे लगता था कि वह जिंदगी भर उसकी कर्जदार रहेगी। सब कुछ इतना असली और पक्का था। बेशक जो बात उसे सबसे ज्यादा यादगार लगी, जो उसके दिल में गहराई से बस गई और जिसका उसे जिंदगी भर अफसोस रहा, वह आदमी था जिसने उस पर जानलेवा हमला होने से रोका था, उसकी बाहों में मरा और मरते समय उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा कि वह हमेशा उसे पसंद करता था, उसका छोटा भाई नहीं बनना चाहता था और सिर्फ उसका आदमी बनना चाहता था।
लेकिन अगर यह सब सपना नहीं था तो इसका सिर्फ एक ही कारण था, उसने भविष्य से पुनर्जन्म का अनुभव किया था और वह उस समय में दोबारा जन्मी थी जब सारी दुखद घटनाएं नहीं हुई थी। ये सोचकर बीबी डोंग अपने ज़ैद जैसे हाथों को खींचने से खुद को रोक नहीं पाई, उसका दिल उत्साह से भर गया। अगर सच में ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता। इस जीवन में वह पहले जैसी मूर्खता बिल्कुल नहीं कर सकती। वह तथाकथित यू शियाओगांग उसके प्यार के लायक ही नहीं था। उसने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया था, उसे और उसके आसपास के लोगों को बार-बार माफ किया था। लेकिन बदले में उसने उसे क्या दिया था? वह उसके पास ऐसे आया था जैसे ये कोई आम बात हो और उसे दुश्मन के बेटे की मदद करने के लिए कहा था। और जब उसने ये कहकर मना कर दिया कि वह पहले ही दुश्मन के बेटे के खिलाफ एक्शन ले चुकी है, तो उसने सच में बुरा चेहरा बनाया और कसम खाई कि वह उसे इसका पछतावा कराएगा। हे, यह आदमी बहुत सेल्फ सेंटर्ड था, कभी भी प्रॉब्लम को उसके नजरिए से नहीं देखता था। वह सेल्फिश और दोगला था। फिर भी मरने से ठीक पहले ही उसने उसकी असलियत देखी थी। इस जन्म में उसने इस मतलबी, पाखंडी और बेशर्म आदमी से बेरहमी से बदला लेने की कसम खाई। यू शियाओगांग के प्रति अपने दिल में गुस्सा निकालने के बाद बीबी डोंग उस आदमी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई जिसने खुद को कुर्बान कर दिया था, उसकी बाहों में मर गया था और जिसे भूलना उसके लिए मुश्किल था। सुमो, तुम अभी कहाँ हो? बीबी डोंग के दिल में उदासी थी। सोचते-सोचते उसकी आंखें भर आईं। सुमो एक लड़की थी जिससे वह तब मिली थी जब वह अपने टीचर की आंजुंजी से बेइज्जती के बाद और अपनी बेटी की आन वेनेक्सी को जन्म देने के बाद अपना मन शांत करने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में घूम रही थी। शुरू में वह उसे बस यूं ही स्पिरिट हॉल में वापस ले आई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें एक शक्तिशाली आत्मा जागेगी जिससे उसमें असाधारण टैलेंट दिखेगा। बदला लेने के लिए जब उसे पता चला कि सुमो में इतना अनोखा टैलेंट है, तो वह बहुत खुश हुई और उसे अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन असल में वह सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, उसे बदला लेने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सुमो असल में उसे चुपचाप पसंद करता था और आखिर में वह उसके लिए मर भी गया। सुमो की मौत के बाद और जब उसे उसके प्यार के बारे में पता चला, तब जाकर बीबी डोंग को बहुत ज्यादा दर्द और पछतावे में आखिरकार अपने दिल की बात समझ आई। लोग घास या पेड़ नहीं है, बिना भावनाओं के कौन हो सकता है? पता चला कि अनगिनत सालों तक साथ रहने के दौरान उसे इस हैंडसम, बहुत टैलेंटेड छोटे भाई के लिए फीलिंग्स हो गई थी, जो उसका बहुत ख्याल रखता था और उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन हमेशा से उसका दिल नफरत से अंधा हो गया था और अपनी टीचर की आंजुंजी से मिली बेइज्जती की वजह से उसने अपना दिल बंद कर लिया था। उसने अपने दिल में सिर्फ उस यू शियाओगांग को ही पवित्र जगह समझा था जिसे पाया नहीं जा सकता। अपनी सारी सुंदरता और प्यार की चाहत उसी पर टिका दी थी, जबकि अपने आसपास के उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया था जो उसे प्यार करते थे और जिनसे उसे प्यार करना चाहिए था। लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद उसे आखिरकार एक सवाल समझ आया, क्या वह सच में यू शियाओगांग से प्यार करती थी, जो दिखने में साधारण थी, बातें अच्छी नहीं करती थी और बदले में कुछ दिए बिना सिर्फ लेना ही जानती थी? क्या ये सच में प्यार था या सिर्फ इसलिए कि वह उसे पा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वह यू शियाओगांग के लिए अपने पिछले प्यार को बहुत ज्यादा आइडियल मानने लगी थी? अफसोस की बात है कि उसे यह बात बहुत देर से समझ में आई, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। ये सोचकर कि वह पहले ही पुनर्जन्म का अनुभव कर चुकी है और सुमो अभी भी जिंदा होगी, बीबी डोंग तुरंत खुश हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपना मन बना लिया। इस जीवन में वह न केवल उस स्वार्थी, पाखंडी और बेशर्म यू शियाओगांग से बेरहमी से बदला लेगी और उसे परेशान करेगी, बल्कि वह सुमो को भी ढूंढने के लिए जल्दी करेगी। पिछले जन्म में सुमो ने ही चुपचाप उसकी देखभाल की थी, उसके लिए त्याग किया था और उसके लिए मर गया था। इस जीवन में उसके लिए सचमुच त्याग करने की बारी उसकी थी। लेकिन अब सुमो कहाँ थी? सुमो अभी कहाँ है? ये सोचकर बीबी डोंग को सिर दर्द होने लगा। उसे याद आया कि सुमो ने एक बार उसे मिलने से पहले अपनी जिंदगी के बारे में बताया था और उसे उस समय अपनी अभी की जगह के बारे में बताना चाहिए था। हालांकि बहुत ज्यादा समय बीत जाने के कारण वह इस समय इसे बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसके बावजूद बीबी डोंग ने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि वह इसे जरूर याद रखेगी, बस इसमें थोड़ा समय लगेगा। बिस्तर पर सुमो की अभी की लोकेशन के बारे में सोचते-सोचते अनजाने में बीबी डोंग सो गई और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, कमरे में फैल रही थी, खिड़की के पास रखे हरे बेलों के गमले को रोशन कर रही थी, जिससे वे साफ हरे और एनर्जी से भरे हुए दिख रहे थे। क्या सुबह हो गई है? जागने के बाद और खिड़की के बाहर का नजारा देखने के बाद, जिसमें लाल सूरज अभी उग ही रहा था, बीबी डोंग तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गई। चुपचाप अपनी अभी की यादों को याद करने के बाद उसने अपने कपड़े पहने, बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। नमस्ते महाराजा संत। कमरे के बाहर बीबी डोंग को बाहर आते देख आंगन में काम कर रही सभी नौकरानियां मुड़ी और बीबी डोंग को आदर से प्रणाम किया। हम इस पर बीबी डोंग ने बस बेपरवाही से सिर हिलाया और चली गईं। महाराज आपको थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? बीबी डोंग को जाते हुए देखकर उनके पीछे खड़ी नौकरानियों को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज बीबी डोंग को काफी ठंड लग रही थी। लेकिन पहले वाले महाराज बहुत दयालु और खुशमिजाज थे। बीबी डोंग को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे भी कोई परवाह नहीं थी। भविष्य की उसकी और आज की उसकी पर्सनैलिटी बहुत अलग थी और वह इसे छिपा नहीं सकती थी। लेकिन किसने कहा कि वह पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल नहीं सकती? कभी-कभी मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता था। वैसे भी जब तक वह हमेशा जैसी थी उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखती, तब तक सब ठीक रहेगा। उठकर और नहा धोकर बीबी डोंग ने नाश्ता खत्म किया। एक खूबसूरत बैंगनी रेशमी स्कार्फ से अपना मुंह पोंछने के बाद वह कल्टीवेट जाने के लिए तैयार हुई। असल में वह सुमो के ठिकाने के बारे में सोचती रहने वाली थी। कल रात उसने पहले ही कुछ सुराग सोच लिए थे। आज जब तक वह थोड़ी देर सोचती रही और अपने मन में यादों को जमाती रही, वह जल्द ही इसके बारे में सोच पाएगी। तुम सब सफाई कर लो, मैं कल्टीवेट करने जा रहा हूँ। नौकरानियों को निर्देश देने के बाद बीबी डोंग खड़ी हुई और जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन तभी एक नौकरानी दरवाजे के बाहर से अंदर आई, पास ही खड़ी हो गई और बीबी डोंग से आदर से कहा, महाराज बाहर एक मेहमान आपको ढूंढ रहा है। 3 मर्दों, तुम्हें खुद के साथ बेरहम होना होगा। मेहमान? कौन मेहमान? नौकरानी की बातें सुनकर बीबी डोंग को थोड़ी उलझन हुई। पहले हालांकि वह अपने अच्छे स्वभाव के कारण स्पिरिट सिटी में बहुत पॉपुलर थी, लेकिन उसे लड़ाई झगड़ा भी पसंद नहीं था, जिससे वह स्पिरिट मास्टर्स के प्रति काफी प्रतिरोधी हो गई थी। और स्पिरिट सिटी स्पिरिट मास्टर से भरी हुई थी, कौन उसे मिलने आएगा? यह मेहमान कहता है कि उसका नाम यू शियाओगांग है और वह ये भी कहता है कि आपने महाराज कल उसे वादा किया था कि आप आज उसके साथ पढ़ने के लिए शहर की लाइब्रेरी जाएंगे। नौकरानी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, यू शियाओगांग। ये नाम सुनकर बीबी डोंग तुरंत समझ गई और उसके दिल में एक ठंडी हंसी उभरी। तो यह वही था, कोई आश्चर्य नहीं। वह बस यही सोच रही थी कि बिना किसी कारण के कौन उसे मिलने आएगा। अगर यह आदमी था तो बात समझ में आती है। बीते समय को याद करते हुए जब उसकी सीधी सादी और दयालु सोच किताबों की वजह से इस लड़के से मिली थी और आखिरकार उसे उससे प्यार हो गया था। लेकिन उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था और उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसने जो मार्शल सोल थ्योरी प्रपोज की थी उस पर उसकी मदद से कितनी रिसर्च हुई। फिर भी जब उन्होंने भविष्य में उन्हें पब्लिश किया तो उन्होंने कभी भी उनका जिक्र नहीं किया। उन्होंने न तो कोई नकली नाम इस्तेमाल किया और न ही उन्हें दोस्त कहा। उस समय उसे सच में उसके स्वार्थी स्वभाव को समझ लेना चाहिए था। उसे जाने के लिए कहो, बस इतना कहो कि मुझे हाल ही में कुछ काम निपटाने हैं और मुझे कल्टीवेटिंग पर ध्यान देना है, इसलिए मेरे पास लाइब्रेरी जाने का समय नहीं है। जहां तक उसके साथ अपॉइंटमेंट की बात है, हम इस बारे में भविष्य में समय मिलने पर बात कर सकते हैं। मन ही मन ताना मारने के बाद बीबी डोंग ने बेपरवाही से कहा। हालांकि अब वह यू शियाओगांग से पूरी तरह नफरत करती थी, लेकिन बीबी डोंग का उसे तुरंत मारने का इरादा नहीं था। किसी से बदला लेने के लिए उसे मारना सबसे आसान लेकिन सबसे घटिया तरीका था। उसे सिर्फ मार देना उसे बहुत आसानी से छोड़ देना होता। वह चाहती थी कि उसकी इज्जत चली जाए और भविष्य में सब उसे छोड़ दें और उसे भी वही दर्द मिले जो उसे हुआ। बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका था। हाँ, बीबी डोंग के निर्देश खत्म करने के बाद नौकरानी तुरंत पीछे हट गई और चली गई। दूसरी तरफ संत के घर के बाहर जहां बीबी डोंग रहती थी, काले रंग का स्कॉलर का चोगा पहने, आधे लंबे बालों वाला और साधारण चेहरे वाला एक नौजवान दरवाजे पर एक नोटबुक पकड़े खड़ा इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि नौकरानी जो रिपोर्ट करने गई थी वापस आ गई है, तो वह जवान आदमी या यू शियाओगांग जल्दी से उठा और पूछा, माफ करना, तुम्हारी साधु कहाँ है? योर एक्सीलेंसी, प्लीज वापस आइए। योर हाइनेस को हाल ही में कुछ काम निपटाने हैं और उन्हें कल्टीवेटिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके पास लाइब्रेरी जाकर पढ़ने का टाइम नहीं है। जहां तक आपके साथ अपॉइंटमेंट की बात है, हम इस बारे में भविष्य में टाइम मिलने पर बात कर सकते हैं। यू शियाओगांग के पूछने पर नौकरानी ने प्यार से कहा और उसे जाने का इशारा किया। ये सुनकर यू शियाओगांग दंग रह गया। हालांकि यू शियाओगांग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह बस मुड़कर असहाय होकर चला गया। लेकिन वापस आते समय यू शियाओगांग पूरी तरह से हैरान था। उसके पास समय कैसे नहीं था। इस दौरान बीबी डोंग को जानने के बाद से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और पर्सनैलिटी के बारे में उनकी समझ के आधार पर वह कल्टीवेटिंग के मामले में कोई खास मेहनती इंसान नहीं थी। चूंकि उन्होंने स्पिरिट हॉल एडवांस स्पिरिट मास्टर अकादमी से ग्रेजुएशन किया है। दिन में खासकर सुबह के समय जब स्पिरिट हॉल में उसके लिए कोई काम नहीं होता था, तो बीबी डोंग पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाती थी। कभी-कभी मौज मस्ती के लिए बाहर जाती थी और रात में सिर्फ कल्टीवेट करती थी। लाइब्रेरी में ही उनकी मुलाकात बीबी डोंग से हुई। वह आज सुबह खास तौर पर आया था। बीबी डोंग के बारे में उसकी समझ के अनुसार उसके पास समय होना चाहिए था, आखिरकार चाहे कुछ भी हो जाए।
कल जब उसे पता चला कि वह हमेशा से किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी के ऊपरी लेवल पर जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं सका, तो बीबी डोंग ने बिना सोचे समझे और जोश के साथ उसे पढ़ने के लिए ऊपरी लेवल पर ले जाने का ऑफर दिया। उसे पहले से ही अपना टाइम तय कर लेना चाहिए था, और भले ही उसके पास अर्जेंट काम हो और वह अपॉइंटमेंट पर ना आ सके, उसके नर्म और दयालु स्वभाव को देखते हुए उसे खुद आगे आकर उसे माफी मांगनी चाहिए थी। उसने सिर्फ नौकरानी को ही उसे जाने के लिए क्यों कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे संपर्क करने के उसके असली इरादे का पता चल गया हो? ये सोचकर यू शियाओगांग के दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। लेकिन दोबारा सोचने पर यू शियाओगांग ने जोर से अपना सिर हिलाया। ये भी सही नहीं है। हालांकि उसने बीबी डोंग को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने उससे मिलने की पहल नहीं की, बल्कि जब वह पढ़ रहा था तब वह उसके पास आई थी। बाद में बीबी डोंग की पहचान जानने के बाद उसने उसके करीब जाने के बारे में सोचा था कि वह उन सीक्रेट किताबों तक पहुंच सके जिन्हें स्पिरिट हॉल ने पब्लिक नहीं किया था। लेकिन इस दौरान बीबी डोंग से जान पहचान बढ़ाने के प्रोसेस में पढ़ने के लिए अपना प्यार दिखाने के अलावा उसने उनके प्रति कोई और गलत इरादा नहीं दिखाया था। और पढ़ना पसंद करना गलत मकसद नहीं माना जाना चाहिए। जहां तक बीबी डोंग के उसे स्पिरिट सिटी पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपरी लेवल पर ले जाने की बात है, तो ये भी एक ऐसी बात थी जिसका उसने पढ़ने के बारे में बातचीत के दौरान यूं ही जिक्र करने का नाटक किया था। उन्होंने सिर्फ इस बात का अफसोस जताया कि वे वहां नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट नहीं की। ये पूरी तरह से बीबी डोंग की ही बात थी जिसने खुद जाकर उन्हें ले जाने का ऑफर दिया। ये बस एक एक्सीडेंट ही होगा। शायद कल साइंटिस्ट बीबी डोंग के जाने के बाद उन्हें स्पिरिट हॉल से कुछ समय के लिए कल्टीवेटिंग पर फोकस करने की जरूरत मिली। बार-बार याद करने और यह जानने के बाद कि उसे कोई कमी नहीं बतानी चाहिए थी, यू शियाओगांग ने मन ही मन सोचा। लेकिन एक और संभावना थी। यू शियाओगांग ने फिर सोचा, ये भी हो सकता है कि उसने बहुत ज्यादा बेचैनी दिखाई हो। उसे बीबी डोंग से लाइब्रेरी के ऊपरी लेवल पर ले जाने के लिए उसके दरवाजे पर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इससे वह बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड लग रहा था। अगली बार उसे सबक सीखना होगा। यू शियाओगांग ने चुपके से कसम खाई। इस बीच स्पिरिट सिटी से 1000 मील दूर नोडिंग शहर में बीबी डोंग की स्क्रिप्ट लिखने के बाद ताकि कोई कमी सामने न आए, सुमो ने जल्दी से अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, फिर नोडिंग शहर छोड़ दिया और घूमने फिरने लगा। बीबी डोंग के लिए लिखी स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड के हिसाब से कॉन्टिनेंट में घूमता रहा। शुरुआत में सुमो को असल में भिखारी बनने, खुले में सोने और हर मिलने वाले से भीख मांगने की आदत नहीं थी। आखिरकार अपने पिछले जन्म में बचपन से लेकर अब तक उसने कभी ऐसी मुश्किलें नहीं झेली थी। लेकिन ये सोचकर कि सिर्फ इसी तरह वह देवी बीबी डोंग का प्यार पा सकता है जिसे वह हमेशा से पसंद करता था, सुमो ने दांत पीस लिए और जिंदा रहने के लिए अपनी मुश्किल लड़ाई शुरू कर दी। और अनजाने में ही सुमो को इस तरह की जिंदगी की आदत हो गई। कभी-कभी तथ्य ये साबित करते हैं कि इंसान की क्षमता वाकई अनंत है। जब बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो खाने के लिए कूड़ा उठाना या खाने के लिए जंगली कुत्तों से लड़ना असल में कुछ भी नहीं होता। बहुत ज्यादा भूख लगने पर शर्म की सारी भावनाएं पूरी तरह से दूर हो सकती हैं। भटकते हुए जीवन का अनुभव करने के बाद सुमो को लगा कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। अब वह सुमो का रोल पूरी तरह से वैसे ही निभा सकते थे जैसे वह पहली बार बीबी डोंग से मिलने पर थे उनके लिए लिखी स्क्रिप्ट के अनुसार। ऐसा लगता है कि पुरुष अभी भी खुद के प्रति काफी बेरहम है। जैसा कि कहा जाता है, जो आदमी बेरहम नहीं है वह आदमी नहीं है। बेरहम नहीं, उसे कैसा आदमी कहा जा सकता है? 4 बीबी डोंग की योजना। सुमो ने बीबी डोंग को दी गई स्क्रिप्ट को फॉलो किया और डोलवो कॉन्टिनेंट में घूमना शुरू कर दिया। दूसरी ओर स्पिरिट सिटी में कई दिनों तक सोचने के बाद बीबी डोंग को आखिरकार कुछ ऐसी जगहों के बारे में पता चला जहां सुमो भी हो सकती है। हालांकि स्पिरिट हॉल की संत होने के नाते बीबी डोंग जब चाहे स्पिरिट सिटी नहीं छोड़ सकती थी। इसके अलावा अपनी पहले की भोली भाली सोच के उलट अब की बीबी डोंग अपनी सोच में बहुत ज्यादा बारीकी से काम करने लगी थी। उसके रिबर्थ की वजह से उसकी पर्सनैलिटी पहले ही कुछ बदल चुकी थी, जिससे उसके आसपास के लोगों का ध्यान उस पर जा सकता था। वह कोई और अजीब बात नहीं दिखाना चाहती थी जिससे लोग उस पर ध्यान दें। कुछ सोचने के बाद बीबी डोंग को तुरंत स्पिरिट सिटी को स्वाभाविक तरीके से छोड़ने और सुमो को खोजने के लिए एक बढ़िया बहाना मिल गया। वह जल्दी से लेवल 50 तक कल्टीवेट करना था, फिर स्पिरिट सिटी छोड़ने के लिए एक स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जाने का बहाना बनाना था। वापस आने पर वह अपना दिमाग साफ करने का बहाना बनाकर उन कुछ जगहों पर जाती जहां सुमो हो सकता था, ये देखने के लिए कि क्या वह उसे ढूंढ सकती है। ये प्लान बनाने के बाद बीबी डोंग ने अगला समय अकेले में बिताया और पूरी तरह से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया। इस दौरान यू शियाओगांग बीबी डोंग पर नजर रख रहा था। ये पता चलने पर कि बीबी डोंग ने अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ा था और इसके बजाय वह अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे रही थी, यू शियाओगांग ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि बीबी डोंग को सच में स्पिरिट हॉल से अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करने का मिशन मिला था और उसे पता नहीं चला था कि उसके कुछ और इरादे थे। स्पिरिट हॉल की सीक्रेट लाइब्रेरी की जांच के लिए बीबी डोंग का इस्तेमाल करने का उनका प्लान अभी भी पूरा हो सकता है। और इस तरह देखते ही देखते कई महीने बीत गए। कई महीनों की समर्पित साधना के बाद बीबी डोंग, जो पहले से ही बहुत प्रतिभाशाली थी और अपने पुनर्जन्म के बाद से और भी अधिक मेहनत कर चुकी थी, स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से स्तर 49 से स्तर 50 तक आगे बढ़ गई। आखिरकार एक सफलता, एक कल्टीवेशन चैम्बर में जैसे ही उसकी कल्टीवेशन लेवल 50 तक पहुंची, बीबी डोंग, जिसने हल्के बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और मेडिटेशन में पालथी मारकर बैठी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी खूबसूरत एम्बर जैसी आंखें एक्साइटमेंट और खुशी से भरी हुई थी। अब मैं बाहर जाकर स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए अप्लाई कर सकता हूं। अपनी कल्टीवेशन ब्रेकथ्रू के बाद बीबी डोंग तुरंत खड़ी हो गई। अपने अभी के ठंडे और अलग-थलग स्वभाव के बावजूद वह अपनी खुशी छिपा नहीं पाई और शांत कमरे से बाहर निकल गई और एक स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए परमिशन के लिए अप्लाई करने की तैयारी करने लगी। डोलवो कॉन्टिनेंट पर क्योंकि सबसे अच्छी उनकी स्पिरिट रिंग पाने के लिए अक्सर स्पिरिट मास्टर से कहीं ज्यादा ताकत वाले स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना पड़ता है, इसलिए इसमें बेशक एक मेंटर की मदद की जरूरत होती है। इसलिए स्पिरिट हॉल में स्पिरिट बीस्ट का शिकार करते समय हमेशा मदद के लिए अप्लाई करना होगा। और उसके बाद बीबी डोंग ने एक स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए अप्लाई किया। अगले दिन किसी ने बीबी डोंग को कियान जुंजी से मिलने के लिए कहा। महामहिम संत सुप्रीम पोप आपसे मिलना चाहते हैं। वह बोला तो वह जानवर कियान जुंजी सच में मुझे देखना चाहता है। नौकरानी से खबर सुनकर बीबी डोंग के चेहरे पर उलझन पड़ गई। पिछली जिंदगी में अगर कोई पूछे कि बीबी डोंग सबसे ज्यादा किससे नफरत करती थी, तो वह बेशक कियान जुंजी थी। बीबी डोंग की सबसे भरोसेमंद टीचर के तौर पर कियान जुंजी ने न सिर्फ उसके प्यार को खत्म किया, बल्कि उसके मन और शरीर को भी बुरी तरह टॉर्चर किया, जिससे उसे अपनी जिंदगी के सबसे बुरे पल झेलने पड़े। ये कहा जा सकता है कि अपने पिछले जन्म की दयालु बीबी डोंग को कियान जुंजी ने पूरी तरह से मार डाला था और उसके बाद आई काली बीबी डोंग की इच्छा थी कि वह कियान जुंजी को जिंदा खा जाए। और यू शियाओगांग का असली रंग देखने के बाद दोबारा जन्मी बीबी डोंग सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या सच में पिछली जिंदगी में यह उसकी अपनी गलती थी? क्या वह इतनी बेवकूफ थी कि उसने यू शियाओगांग के साथ भागकर शादी करने की सोची, जिससे उसकी टीचर कियान जुंजी को गुस्सा आ गया और सारी मुसीबतें हुई? लेकिन जल्द ही बीबी डोंग ने इस विचार को खारिज कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल उसकी गलती नहीं थी। पिछली जिंदगी में जरूर उसकी कुछ गलतियां थीं। उस बदमाश यू शियाओगांग ने उसे धोखा दिया था और आखिर में उसने एहसान फरामोशी दिखाते हुए स्पिरिट हॉल को, जिसने उसे पाला पोसा था, छोड़कर उसके साथ भाग जाना चाहा। लेकिन अगर वह अपनी पिछली जिंदगी में गलत भी रही हो, तो भी उसकी टीचर कियान जुंजी के पास उसे गलती करने से रोकने के बेहतर तरीके जरूर होंगे। उदाहरण के लिए वह उसे कैद कर सकता था, यू शियाओगांग को भगा सकता था और फिर यू शियाओगांग का इस्तेमाल करके उसे धमका सकता था कि वह उसे दोबारा संपर्क न करे, इतना काफी होता। लेकिन उस जानवर कियान जुंजी ने क्या हरकत की? अपनी पिछली जिंदगी में हुई दुखद घटना के बारे में सोचकर बीबी डोंग नफरत से लगभग पागल हो गई थी और उसने अपने दिल में एक पक्का इरादा कर लिया। इस जीवन में वह कियान जुंजी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, लेकिन जाहिर है उसमें अभी बदला लेने की काबिलियत नहीं थी, इसलिए उसे अभी चुप रहना होगा। ये खबर मिलने पर कि उनके टीचर कियान जुंजी उनसे मिलना चाहते हैं, बीबी डोंग ने अपने विचार इकट्ठा किए और खुद को संभालने के बाद सुप्रीम पोंटिफ पैलेस की ओर तेजी से चली गई, जहां सुप्रीम पोंटिफ रहते थे। वह स्पिरिट सिटी के सेंटर में चोटी पर बने सुप्रीम पोंटिफ पैलेस पहुंची। शानदार हॉल में घुसने के बाद उसने कियान जुंजी को देखा, जो हॉल में सबसे पीछे सिंहासन पर बैठा था। उसने सोने का पारंपरिक चोगा पहना था, उसके लंबे सुनहरे बाल थे और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक सुंदर चेहरा था। वह निश्चित रूप से उस रोल के लिए सही लग रहा था। बीबी डोंग के दिल में तुरंत गुस्से की लहर उठी। ये जानवर सच में नाटक करना जानता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने हमेशा उसे अपना सबसे करीबी रिश्तेदार माना था और हमेशा उसे एक अच्छा और दयालु टीचर समझा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका दिल इतना गंदा होगा। इस जीवन में उसे फिर कभी धोखा नहीं मिलेगा। हालांकि वह अंदर से गुस्से में थी, फिर भी बीबी डोंग ने पहले की तरह ही बर्ताव करने की कोशिश की। उसने कियान जुंजी को थोड़ा झुकाया और मासूमियत दिखाते हुए कहा, बीबी डोंग आपको नमस्कार करती है टीचर। हे डोंगर, ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तुम लेवल 50 तक पहुंच गए हो। बधाई हो, अब तुम हमारे स्पिरिट हॉल में सबसे कम उम्र के रिजर्व स्पिरिट किंग हो। कियान जुंजी को जाहिर है बीबी डोंग के मन की बातें पता नहीं थी। अपने सामने मासूम और प्यारे शिष्य को देखकर कियान जुंजी मुस्कुराए और हमेशा की तरह बोले,
ये सब गुरु की साधना का ही परिणाम है। कियान जुंजी की तारीफ के बारे में बीबी डोंग ने ऐसे दिखाया जैसे वह क्रेडिट लेने की हिम्मत नहीं करती और विनम्रता से कहा, हाँ हाँ, ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि आपने लेवल 50 तक ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। अब आपके लिए एक स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने और एक स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने का समय है। मुझे बताओ, आप स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में किसे ले जाना चाहते हैं? कियान जुंजी ने बीबी डोंग की विनम्रता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए पूछा कि वह उसे स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए किसके साथ ले जाना चाहती है। संत होने के नाते बीबी डोंग स्पिरिट हॉल के आम सदस्यों से स्वाभाविक रूप से अलग थी। जब स्पिरिट हॉल के आम सदस्य ब्रेक थ्रू हासिल करते हैं और स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उन्हें न केवल मदद के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बल्कि स्पिरिट हॉल से एक स्पिरिट मास्टर का इंतजाम करने के लिए कई दिनों तक इंतजार भी करना पड़ता है, जो उपलब्ध हो और जिसके पास उन्हें ले जाने के लिए सही ताकत हो। लेकिन बीबी डोंग खुद चुन सकती थी कि उसे स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए कौन ले जाएगा। असल में कियान जुंजी काफी बिजी नहीं थे। कियान जुंजी खुद बीबी डोंग को एक स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में ले गए होंगे। मैं चाहता हूं कि एल्डर क्राइसेंथेमम और एल्डर घोस्ट मुझे एक स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए ले जाएं, क्योंकि स्पिरिट हॉल के ताकतवर स्पिरिट मास्टर्स में से बीबी डोंग जिन्हें सबसे अच्छी तरह जानती थी, वे थे क्राइसेंथेमम डोलुओ युगवान और घोस्ट डोलुओ गुइमेई। इसलिए कियान जुंजी की बातें सुनकर बीबी डोंग, जिसने पहले ही अपने प्लान बना लिए थे, ने आदर से कहा, युगवान और गुइमेई, हाँ हाँ, अच्छा, मैं अभी किसी से उन दोनों को बुलाता हूँ। वे दोनों स्पिरिट डुलू हैं और क्योंकि वे स्पिरिट फ्यूजन स्किल टू रियल स्टिलनेस डोमेन कर सकते हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से आपकी रक्षा करने के लिए काफी होंगे। डोंगर, मुझे पूरा भरोसा है कि वे आपको स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए ले जाएंगे। 5 प्रस्थान और अलविदा। कियान जुंजी से मिलने के बाद अगले दिन युगवान और गुइमेई, जो अभी भी स्पिरिट हॉल के आमेल थे और जिनका कल्टीवेशन लेवल सिर्फ स्पिरिट डुलू रैंक पर था, मिलने आए और बीबी डोंग को स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट ले जाने के लिए तैयार थे। नमस्ते महाराजा, हमें महामहिम सुप्रीम पोंटिफ ने आदेश दिया है कि महाराजा को एक स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट ले जाएं। इस ट्रिप में कम से कम आधा महीना या उससे ज्यादा समय लगने का अनुमान है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि महाराजा तैयार हैं? वे बीबी डोंग के घर के गेट के सामने इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने बीबी डोंग को बाहर आते देखा, तो युगवान और गुइमेई ने तुरंत उन्हें थोड़ा सा झुकाया और फिर युगवान ने बहुत प्यार से औरतों वाली आवाज में पूछा, कृपया निश्चिंत रहें एल्डर्स, मैंने पहले से ही वह सब कुछ तैयार कर लिया है जिसकी जरूरत है। मुझे इस ट्रिप के लिए दोनों एल्डर्स को परेशान करना होगा। अपने सामने खड़े दो जान पहचान वालों को देखकर, जो अभी भी आम एल्डर थे और अभी तक टाइटल वाले एल्डर नहीं बने थे, बीबी डोंग के दिल में थोड़ी मुश्किल दौड़ गई। फिर भी उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सैल्यूट का जवाब दिया और बहुत प्यार से जवाब दिया, तो फिर हम चलें। बीबी डोंग को उठाने के बाद युगवान और गुइमेई उसे तुरंत सड़क पर ले आए। सड़क पर बीबी डोंग को स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट ले जाने के लिए गाड़ी पहले से ही तैयार थी। स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट स्पिरिट सिटी के पास नहीं था। हालांकि बीबी डोंग, युगवान और गुइमेई के कल्टीवेशन लेवल को देखते हुए पैदल यात्रा करना गाड़ी से यात्रा करने से जरूर ज्यादा तेज होगा। हालांकि संत होने के नाते बीबी डोंग के लिए गाड़ी से यात्रा करना बेशक ज्यादा सही था। बीबी डोंग को गाड़ी पर चलाने में मदद करने के बाद युगवान और गुइमेई ने स्पिरिट हॉल द्वारा खास तौर पर पाले गए एक तरह के हाफ स्पिरिट बीस्ट पर सवार होकर यूनिकॉर्न हॉर्स नाम का घोड़ा लिया और बीबी डोंग जिस गाड़ी में सवार थी उसे लेकर वे स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट के लिए निकल पड़े। 3 दिन बाद स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट के अंदरूनी घेरे में घने जंगल के अंदर 3 लोग तेजी से जंगल में घूम रहे थे, 2 आगे और 1 पीछे। तीनों आकृतियों के सामने एक काली सी डेविल स्पाइडर, जो गहरे बैंगनी रंग के पैटर्न और कई घावों से ढकी हुई थी और जिसे हरा खून बह रहा था, बहुत तेजी से आगे भाग रही थी। इसके अलावा अपनी जान बचाने के लिए भागते समय ये डेविल स्पाइडर अलग-अलग ऊबड़-खाबड़ इलाकों में गोता लगाती रही, इस उम्मीद में कि वह उनका इस्तेमाल अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए कर सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से डेविल स्पाइडर को आगे भागते देख गुइमेई ठंडे स्वर में चिल्लाता रहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक के बाद एक अपनी फोर्थ सोल स्किल घोस्ट शैडो को एक्टिवेट किया। उसके दाहिने हाथ में सोल पावर का एक काला भंवर जमा हो गया, जिससे लगातार भूतिया परछाइयों की धारियां निकल रही थी, जो भागती हुई शैतान मकड़ी पर हमला करते समय सीटी बजा रही थी। गुइमेई के फोर्थ सोल स्किल से लगातार घोस्ट शैडो के हमलों का सामना करते हुए डेविल स्पाइडर का ऊबड़-खाबड़ इलाके में भागने का फैसला एक गलती साबित हुआ, क्योंकि उसके बचने की जगह कम होती गई। 5वां सोल स्किल घोस्ट शैडो स्वैम हैंड। आखिरकार डेविल स्पाइडर में कमी पकड़ने के बाद गुइमेई ने एक बार फिर ठंडे स्वर में चिल्लाया और तुरंत अपनी 5th सोल स्किल घोस्ट शैडो स्वैम हैंड को एक्टिवेट कर दिया। एक पल में गुइमेई के नीचे की परछाई फैल गई और डेविल स्पाइडर के नीचे के एरिया को घेर लिया। इसके तुरंत बाद अनगिनत काले-काले भूतिया हाथ बाहर निकले और डेविल स्पाइडर को मजबूती से अपनी जगह पर दबा दिया। अच्छा अवसर, ये देखकर कि गुइमेई ने असल में घोस्ट शैडो स्वैम हैंड से डेविल स्पाइडर को कंट्रोल कर लिया था, युगवान की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपनी स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और डेविल स्पाइडर को कंट्रोल करने की तैयारी करने लगा। 5वां सोल स्किल ठंडे फूलों का जमावड़ा। एक पल में जैसे ही युगवान ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसके ऊपर तैर रही किरणों की गुलदाउदी स्पिरिट चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ी। अनगिनत पंखुड़ियां तुरंत अलग हो गईं, ठंडी रोशनी से चमकती हुई ब्लेड की तरह दिखने लगी। हवा में सीटी बजाते हुए एक बवंडर बना जो डेविल स्पाइडर की ओर बढ़ा। हिस किरणों की गुलदाउदी की पंखुड़ियों से बने बवंडर में गिरने और अनगिनत नुकीली पंखुड़ियों के कटने का सामना करने के बाद शैतान मकड़ी ने एक तीखी चीख मारी, फिर जल्दी से गंभीर हालत में पहुंच गई और बेबस होकर जमीन पर गिर गई। महारानी, अब आपकी बारी है। ये 10,000 साल की शैतान मकड़ी उनके मामले में महाराज की जरूरतों को पूरा करती है। अगर महाराज को ये सही लगे तो आगे बढ़ें और इसे मार डालें। अपने सामने शैतान मकड़ी को सफलतापूर्वक घायल करने और काबू में करने के बाद युगवान ने बीबी डोंग की ओर देखा, जो उनके पीछे आ गई थी, और कहा, मैं समझता हूं। बीबी डोंग ने युगवान के सुझाव को मना नहीं किया। आगे बढ़ने के बाद उसने एक तेज खंजर निकाला, शैतान मकड़ी को मार डाला और शैतान मकड़ी की स्पिरिट रिंग को वहीं सोखना शुरू कर दिया। कई घंटे बिताने के बाद बीबी डोंग ने आखिरकार डेविल स्पाइडर की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने का यह मिशन अब पूरा घोषित किया जा सकता है। हालांकि स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट से निकलते समय बीबी डोंग ने रास्ते में युगवान और गुइमेई से पूछा, एल्डर गुई, इस बार स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने का हमारा प्रोसेस बहुत आसान था। इस तरह वापस लौटना, बाहर आने का मौका बर्बाद करना होगा। क्या मैं आसपास के शहरों में जा सकता हूं? यह बीबी डोंग की रिक्वेस्ट सुनकर युगवान और गुइमेई दोनों हिचकिचाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि एल्डर्स को बीबी डोंग को एक स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए बाहर ले जाने का काम मिला था। इसलिए मिशन पूरा करने के बाद वे सुरक्षा के लिए बीबी डोंग को जल्द से जल्द वापस लाना चाहते थे। हालांकि वे बीबी डोंग के अनुरोध को अनदेखा नहीं कर सके। आखिर उनके सामने जो जवान लड़की थी, वह उनके स्पिरिट हॉल की संत थी। भले ही वह भविष्य में स्पिरिट हॉल की सुप्रीम पोंटिफ ना बन पाई हो, लेकिन अपनी जुड़वां आत्माओं और इन्हें फुल सोल पावर टैलेंट के साथ स्पिरिट हॉल में उसका रुतबा बिल्कुल नेक और बेमिसाल था। अगर हो सके तो वे जरूर बीबी डोंग का पक्ष लेना चाहते थे। आखिर में युगवान और गुइमेई बीबी डोंग की रिक्वेस्ट मान गए, क्योंकि उनके हिसाब से अपनी ताकत से वे बीबी डोंग की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम थे। बस आसपास के शहरों में घूमना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट छोड़ने के बाद बीबी डोंग की स्पिरिट सिटी लौटने से पहले दूसरे शहरों में घूमने की इच्छा पूरी हुई। कुछ शहरों को फॉलो करते हुए, जहां उसे पहले लगा था कि सुमो हो सकती है, बीबी डोंग दूरी के हिसाब से एक-एक करके वहां पहुंची। लेकिन बदकिस्मती से सबसे पास के मुलान सिटी से लेकर डेंडन सिटी और फिर हेयान सिटी तक बीबी डोंग को सुमो का कोई पता नहीं चला, जिससे वह बहुत परेशान हो गई। क्या हो रहा है? मैंने लगातार 3 शहरों में ज़ियाओमो को क्यों नहीं देखा? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे गलत याद आया हो, या फिर ऐसा है कि मैं गलत समय देख रहा हूं? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हर शहर में कम से कम 3 दिन रुका हूं। मुझे साफ-साफ याद है कि ज़ियाओमो ने कहा था कि हालांकि वह कभी-कभी खाने की तलाश में शहर से बाहर चला जाता था, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाता था, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक था। अब मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि आखिरी शहर लांटो सिटी में ज़ियाओमो को ढूंढ सकूं। बीबी डोंग ने अपने ज़ैद जैसे हाथों को भींच लिया। गाड़ी से लांटो शहर पहुंचने के बाद, महामहिम, क्या हम पहले इस शहर का चक्कर लगाएं? जैसे ही वे लांटो शहर में दाखिल हुए, दूसरे शहरों में घुसते समय बीबी डोंग की पिछली रिक्वेस्ट के अनुसार गाड़ी वाले ने अपना सिर घुमाया और बीबी डोंग को गाड़ी के अंदर आने के लिए कहा। हम चलो पहले आसपास देख लेते हैं। बीबी डोंग को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने गहरी सांस ली, पर्दा उठाया और शहर को देखने का नाटक करते हुए बिना कोई अजीब हरकत दिखाए जवाब दिया, बहुत अच्छा महाराजा संत। बीबी डोंग का ऑर्डर मिलने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, अपने हाथ में लगाम घुमाई और गाड़ी को लांटो सिटी की सड़कों पर चलाना शुरू कर दिया। युगवान और गुइमेई अपने यूनिकॉर्न घोड़ों पर पीछे-पीछे आ रहे थे। कोई नहीं, अभी भी कोई नहीं। गाड़ी में बैठकर लगातार चारों तरफ सड़कों को देखते हुए मेन सड़क पर असल में कोई भिखारी नहीं था। हालांकि उसे छोटी-छोटी गलियों और कुछ कम आबादी वाली सड़कों पर भिखारी दिख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी सुमो नहीं था और बीबी डोंग को और ज्यादा निराशा हो रही थी। हालांकि जब बीबी डोंग ने सोचा कि इस बार वह खाली हाथ लौट सकती है, अचानक पास की एक गली से कुत्ते के भौंकने की तेज आवाज आई। जाओ और देखो। आवाज सुनकर बीबी डोंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। और जब वे गली के एंट्रेंस पर पहुंचे, जब उसने धुंधली रोशनी वाली गली में कूड़ेदान के पास देखा,
फटे पुराने कपड़े और बिखरे बालों वाला एक छोटा लड़का कूड़ेदान के सहारे झुका हुआ था। उसके एक हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और दूसरे हाथ में रोटी का एक पैकेट था जिसे साफ तौर पर किसी ने फेंक दिया था। वह अपने होंठ भींच रहा था और घबराहट में दो आवारा कुत्तों का सामना कर रहा था। गाड़ी में बीबी डोंग हैरान रह गई, फिर उसने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसके दिल में कड़वाहट भर गई। यह ज़ियाओ मो है, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। छह, अब से तुम मेरे भाई होगे धुंधले सुनहरे सूर्यास्त के नीचे। एक अंधेरी गली में सूमो, जिसका पेट भूख से जल रहा था, एक कूड़ेदान के सहारे झुका हुआ था और हमले के लिए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को कम से कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक हाथ में उसने फेंकी हुई काली ब्रेड का पैकेट पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में उसने लकड़ी की एक लंबी छड़ी कसकर पकड़ रखी थी। उसका पूरा शरीर तनाव में था और उसकी आंखें उजे हुए गंदे बालों वाले दो आवारा कुत्तों पर टिकी थी जो धीरे-धीरे उसके पास आ रहे थे। धत्तेरे की, मुझे आखिरकार कुछ साफ-सुथरा खाना मिल गया और तुम दोनों उसे मुझसे छीनना चाहते हो। अपने सामने खड़े दो नुकीले दांतों वाले आवारा कुत्तों को गौर से देखते हुए सूमो ने गुस्से से सोचा। हालांकि वह अपने पिछले जन्म में एक कमजोर ओटाकू था, लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन के बाद सूमो कई महीनों तक भटकता रहा, कई चीजों का अनुभव किया और उस दौरान जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। अभी के सूमो का बहुत पहले ही पुनर्जन्म हो चुका था, वह उतना कमजोर ओटाकू नहीं था। इसके अलावा उनके ट्रांसमाइग्रेशन के बाद हालांकि उनका शरीर सिर्फ 6 साल का ही था, उनकी फिजिक को जबरदस्ती एक टीनेजर के लेवल तक बढ़ा दिया गया था। साथ ही उनकी आत्मा का उनके शरीर पर हल्का असर भी था। भले ही सूमो की हालत अच्छी नहीं थी, हाथ में हथियार होने के बावजूद वह ऐसा इंसान नहीं था जिसे सिर्फ आवारा कुत्ते डरा सकें। बेशक इन दो आवारा कुत्तों को बिना घायल हुए भगाने के लिए सूमो को अभी भी अपना पूरा ध्यान लगाना था और वह जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इसी वजह से सूमो ने उस शानदार गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया जो गली के पास रुकी हुई थी। अंकल लिन, प्लीज एक तरफ हट जाओ, मैं गाड़ी से उतरना चाहता हूं। दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर सूमो को ढूंढने के बाद बीबी डोंग अपने अंदर के उत्साह और बेचैनी को दबा नहीं पाई और गाड़ी चला रहे स्पिरिट मास्टर से बात की। महाराज, क्या आप उस छोटे लड़के की मदद करने का प्लान बना रहे हैं? बीबी डोंग की बातें सुनकर ड्राइवर अंकल लिन एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर पूछने लगे। हाँ अंकल लिन, क्या आपको नहीं लगता कि वह बहुत बेचारा है? मैं उसे वापस स्पिरिट हॉल ले जाना चाहता हूं। बीबी डोंग ने धीरे से गुनगुनाते हुए जवाब दिया। तो ये बच्चा सच में लकी है कि उसे महाराज ने चुना है। ये सुनकर कि बीबी डोंग सूमो को वापस स्पिरिट हॉल ले जाना चाहती है, अंकल लिन अपना सिर खुजाए बिना नहीं रह सके और जल्दी से गाड़ी से उतरते हुए बोले। हालांकि वह बीबी डोंग के जवाब से बहुत हैरान नहीं हुआ, क्योंकि बीबी डोंग का मासूम और दयालु व्यक्तित्व पूरे स्पिरिट सिटी में मशहूर था। अंकल लिन के गाड़ी से उतरने के बाद बीबी डोंग ने जल्दी से अपना ज़ैग हाथ बढ़ाकर पर्दा उठाया और गाड़ी से बाहर निकल गईं। नीचे कूदने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और गली की ओर चल दी। इस बीच गली में कुछ देर तक चले झगड़े के बाद दो भूखे आवारा कुत्ते एक एक करके सूमो के पास पहुंच रहे थे, लेकिन आखिरकार वे खुद को रोक नहीं पाए। धीरे-धीरे गुर्राते हुए वे अचानक सूमो पर बाएं और दाएं से झपट पड़े। भाड़ में जाओ, लेकिन दो आवारा कुत्तों के हमले का सामना करते हुए सूमो घबराया नहीं। इसके बजाय वह एक तरफ हट गया और गुस्से में चिल्लाया। उसने कूड़ेदान को अपने पीछे बाईं ओर धकेल दिया, जिससे हर तरह का कचरा हर जगह फैल गया और साथ ही उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी से दाईं ओर से झपट रहे आवारा कुत्ते की कमर पर मारा। अपने पिछले जन्म में सूमो ने इंटरनेट पर सुना था कि भेड़िए स्टील की त्वचा और लोहे की हड्डियों वाले जीव होते हैं, लेकिन उनकी कमर टोफू जैसी होती है। हालांकि कुत्ते भेड़िए नहीं थे, क्योंकि वे एक ही कैनाइन परिवार के थे। सूमो को लगा कि उनकी कमजोरियां एक जैसी होनी चाहिए। तथ्यों से साबित हुआ कि सूमो का विचार गलत नहीं था। सूमो के पूरे जोर के वार से दाईं ओर से झपट रहे आवारा कुत्ते की कमर में चोट लगी। उसने जोर से चीख मारी और तुरंत उड़ गया, कई मीटर दूर जाकर गिरा और फिर जमीन पर गिरकर कई बार लुढ़का। धक्का लगने के बाद आवारा कुत्ते ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर में तेज दर्द की वजह से वह सिर्फ कराता रहा और उसका शरीर अब खड़ा नहीं हो सका। इस आवारा कुत्ते की बुरी हालत देखकर दूसरा आवारा कुत्ता, जो सूमो के धक्का दिए कूड़ेदान की वजह से रुका हुआ था और उस पर तुरंत हमला नहीं कर पाया था, डर गया। थोड़ी देर रोने के बाद वह मुड़ा और भाग गया। फ्यू, आखिरकार उन्हें भगा ही दिया। बाद में खाने के लिए कुत्ते का मांस भी है, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। बाईं ओर आवारा कुत्ते को मुड़कर भागते देख सूमो ने अपनी गंदी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा और राहत महसूस की। लेकिन इसके तुरंत बाद पास ही से कदमों की आवाज आई, जिससे सूमो ने अनजाने में अपना सिर घुमाकर देखा। उसने एक औरत को देखा जिसने बहुत सुंदर गुलाबी रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे लवंडर बाल और एम्बर रंग की आंखें थीं। उसकी लंबी पतली टांगें, पतली कमर और बहुत सुंदर कर्वी फिगर था। उसका चेहरा बहुत नाजुक और दिलकश था और वह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे-धीरे सूमो की ओर बढ़ रही थी। हालांकि वह उसे कभी नहीं मिला था, लेकिन उस महिला को देखते ही सूमो के दिमाग में एक व्यक्ति तुरंत आ गया। वह बीबी डोंग थी और उसे ये भी यकीन था कि यह खूबसूरत औरत जो उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी और जिसे उसके अभी के लुक की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वह जरूर बीबी डोंग होगी। क्या सिस्टर डोंगर ने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया? कई महीनों तक भटकने के बाद जब उसे पता चला कि बीबी डोंग ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है, तो सूमो जाहिर है बहुत खुश और भावुक हो गई। लेकिन स्क्रिप्ट के अनुसार सूमो जानता था कि वह खुशी का जरा भी संकेत नहीं दे सकता, इसके बजाय उसे सतर्क दिखना था, क्योंकि बीबी डोंग को दी गई स्क्रिप्ट के अनुसार वह एक अनाथ था जो कई सालों से भटक रहा था। उसने बहुत सारी मुश्किलें और दुख झेले थे, जिनमें से ज्यादातर इंसानों की वजह से थे। इससे वह हर किसी के प्रति सतर्क रहने लगा और स्क्रिप्ट की सेटिंग के अनुसार बीबी डोंग को अपनी ओर आते देख सूमो तुरंत टेंशन में आ गया। उसने अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी पकड़ ली और पीछे हटने के लिए अपने पैरों को थोड़ा हिलाया। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम बीबी डोंग है, तुम मुझे बस सिस्टर डोंगर कह सकती हो। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। अब से मेरा घर तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ये जानकर कि सूमो असल में उससे बच रही थी और यह सोचकर कि सूमो ने उसके पुनर्जन्म से पहले बिना कुछ मांगे उसके लिए कितनी देखभाल की थी, बीबी डोंग के दिल में अचानक खटास आ गई। फिर भी उसने अपनी भावनाओं को शांत करने की बहुत कोशिश की, एक हल्की सी मुस्कान दिखाई, सूमो को शांत करना चाहती थी। लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर का जोश उसे बहुत नर्वस कर रहा था। एक समय की काबिल और इज्जतदार महिला सुप्रीम कोर्ट पहले जैसी नहीं रही थी। ये देखकर कि सूमो उसके प्रति सतर्क है और उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, बीबी डोंग गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। खुद को शांत करने की कोशिश की और सूमो का विश्वास जीतने के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते बीबी डोंग को याद आया कि सूमो ने एक बार उसे क्या कहा था। जब वह छोटा था तो उसे एक बार किसी ने गोद ले लिया था, लेकिन बदकिस्मती से वह कपल जो दयालु और मिलनसार लगता था, असल में उसे गोद लेने का कोई इरादा नहीं रखता था, बल्कि उसे बेचना चाहता था। और क्योंकि उन्होंने उसके साथ सिर्फ सामान जैसा बर्ताव किया, उस दौरान सूमो को हर तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी और भागने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके बाद सूमो उन सभी लोगों से सावधान रहने लगा जो उसके प्रति दयालुता दिखाते थे, जब तक दूसरी पार्टी यह साबित करने के लिए सबूत न दे दे कि वे सच में उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सोचकर बीबी डोंग खुद को रोक नहीं पाए और सूमो को फिर से एक हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, सॉरी, शायद मैं बहुत बेसब्र हो गया था, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे सच में तुमसे कोई बुरा नहीं लगता। मैंने बस देखा कि तुम इतने दयनीय हो और मुझे तुम पर तरस आया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता था और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने देना चाहता था। मुझे पता है कि आपको मुझ पर शक हो सकता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं एक ताकतवर स्पिरिट मास्टर हूँ और मैं बहुत अमीर भी हूँ, इसलिए मुझे आपके लिए कोई गलत इरादा रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने कहा, बीबी डोंग ने अपनी डेथ स्पाइडर एम्परर स्पिरिट को बुलाया और उसके पैरों के नीचे से 5 स्पिरिट रिंग्स पीली पीली, बैंगनी बैंगनी और काली उठी। उसी समय उसने अपने स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस से सोने के सिक्कों से भरा एक मनी बैग निकाला और उसे सूमो के सामने लहराया। ये देखकर सूमो ने आखिरकार अपनी सावधानी कम कर दी और उसका शरीर थोड़ा ढीला पड़ गया। अब से क्या तुम मेरे छोटे भाई बनोगे? मेरा नाम बीबी डोंग है, तो मुझे अब से सिस्टर डोंगर कह सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? ये जानकर कि सूमो ने आखिरकार उसे अपना लिया है, बीबी डोंग के दिल में उदासी छा गई। उसने अचानक सूमो को कसकर गले लगा लिया और धीमी रुंधी हुई आवाज में पूछा। बीबी डोंग के कसकर पकड़ने के बाद बीबी डोंग को महसूस करने और उसके गाल के किनारे बिखरे बालों से आती हल्की खुशबू को महसूस करने के बाद सूमो का शरीर अकड़ गया और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, ये पहली बार था जब उसे किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति ने गले लगाया था, खासकर इतनी खूबसूरत महिला ने। मेरा नाम सूमो है। बीबी डोंग के गले लगने की गर्माहट महसूस करके सूमो के दिल में भी गर्माहट महसूस हुई। कुछ देर चुप रहने के बाद वह धीमी आवाज में कहने से खुद को रोक नहीं सका। साथ कियान जुंजी से मुलाकात बीबी डोंग को स्वीकार करने के बाद सूमो स्वाभाविक रूप से उसके साथ गाड़ी में सवार हो गया और स्पिरिट सिटी लौटने की तैयारी करने लगा। वापसी के सफर में बीबी डोंग ने सूमो को बहुत ज्यादा देखभाल और प्यार दिया, जिससे उसे ट्रांसमाइग्रेशन के जरिए पहली बार आने के मुकाबले कहीं बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिला।
अपने पिछले जन्म की देवी बीबी डोंग से इतनी गहरी देखभाल पाकर सुमो के दिल में अपनापन महसूस हुआ और बहुत समय के अपने समझदारी भरे फैसले से बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। बस ऐसे ही कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। पलक झपकते ही गाड़ी स्पिरिट सिटी पहुंचने वाली थी। स्पिरिट सिटी के पास पहुंचते समय गाड़ी में सवार जब उसने पर्दों के आर पार देखा और दूर स्पिरिट सिटी को देखा, ऊंची मोटी दीवारों वाला एक शकुनीय शहर जो बहुत ही शानदार और भव्य लग रहा था, सुमो हैरानी से भर गया। हालांकि उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में टीवी और इंटरनेट पर कई ऊंची इमारतें देखी थी, लेकिन अपनी आंखों से इतना शानदार पुराना किला देखना वाकई बहुत शानदार था। एक तरफ गाड़ी की खिड़की से स्पिरिट सिटी को खाली नजरों से देखते हुए सुमो को देखकर जो हैरान लग रहा था, बीबी डोंग के खूबसूरत चेहरे पर प्यार की एक झलक दिखी। उसने धीरे से सुमो को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। ज़ियाओमो, क्या तुम स्पिरिट सिटी देखकर बहुत हैरान हो? चिंता मत करो, अब से यही तुम्हारा घर होगा। स्पिरिट सिटी में बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। जब हम वापस आएंगे तो सिस्टर तुम्हें खेलने के लिए ले जाएंगी, ठीक है? बीबी डोंग ने सुमो से धीरे से कहा, जैसे वह किसी बच्चे को बहला रही हो। हालांकि अभी यही स्थिति थी, लेकिन सुमो शर्मा गए, उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उनका थोड़ा सा चेहरा पूरी तरह नर्म नहीं हुआ, लेकिन कोई भी साफ-साफ देख सकता था कि वह कुछ उम्मीद लगाए और शर्मीले थे। जवाब में बीबी डोंग बस हल्के से मुस्कुराई। वह सुमो के रिएक्शन से हैरान नहीं थी, बल्कि वह काफी इमोशनल महसूस कर रही थी और सुमो को अपनी बाहों में और भी कसकर पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। ज़ियाओमो, इतने सालों बाद तुम्हें फिर से इतना शर्मीला देखकर सच में बहुत खुशी होती है। गाड़ी धीरे-धीरे सड़क पर चलती रही और आखिरकार स्पिरिट सिटी लौट आई। बीबी डोंग के लौटने के बाद सुप्रीम पोप के तौर पर कियान जुंजी को यह खबर तुरंत मिल गई। क्या तुम कहते हो कि संत वापस आ गई हैं? शानदार सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के अंदर बीबी डोंग की वापसी की खबर सुनकर कियान जुंजी, जो अपनी स्टडी में बैठकर स्पिरिट हॉल के काम संभाल रहे थे, बहुत खुश हुए और जोर से हंस पड़े। चूंकि संत वापस आ गई हैं, तो उनसे कहो कि वे तुरंत मुझसे मिलने आएं। इस बार उसने स्पिरिट रिंग ढूंढने में काफी समय बिताया। मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह के स्पिरिट बीस्ट का शिकार किया। उसके टीचर के तौर पर मुझे पता लगाना होगा। हाँ महाराज सुप्रीम पोप, मैं जाकर संत से तुरंत आने को कहूंगा। कियान जुंजी की बातें सुनकर रिपोर्ट करने आए स्पिरिट मास्टर ने इज्जत से जवाब दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाले थे, उन्हें कुछ याद आया और वह बोले बिना नहीं रह सके, वैसे महाराज ऐसा लगता है कि इस बार संत अपने साथ एक बच्चा भी लाई हैं। मैंने सुना है कि यह बच्चा आवारा है। संत उसे वापस लाई हैं और उसे अपने छोटे भाई के रूप में गोद लेना चाहती हैं। क्या आपने एक आवारा कुत्ते को गोद लिया? सुमो के होने के बारे में जानकर कियान जुंजी एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी हंसते हुए कहा, अगर उसने उसे गोद लिया है तो ठीक है। डोंगर की पर्सनैलिटी हमेशा से ऐसी ही रही है, लेकिन चूंकि डोंगर ने इस बच्चे को अपने छोटे भाई के तौर पर गोद लिया है, तो उसे कहो कि वह उसे भी साथ ले आए। हाँ, दूसरी तरफ गाड़ी से स्पिरिट सिटी में घुसने के बाद सुमो उसके साथ बीबी डोंग के घर पहुंची। लेकिन वे घर पर ज्यादा देर नहीं रुके थे कि एक स्पिरिट मास्टर आए और बीबी डोंग और उनसे सुप्रीम पोंटिफ कियान जुंजी से मिलने के लिए सुप्रीम पोंटिफ पैलेस जाने को कहा। हाँ, मैं तुरंत टीचर से मिलने जाऊंगा। कियान जुंजी से बुलावा मिलने पर बीबी डोंग ने विनम्रता और सम्मान के साथ जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे पहले की बीबी डोंग करती थी। लेकिन सुमो को महसूस हो गया कि जिस हाथ से बीबी डोंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वह अचानक काफी कस गया था। क्या हम मशहूर सीक्रेट रूम 2 लुक कियान जुंजी से मिलने वाले हैं? यह महसूस करते हुए कि वे कियान जुंजी से मिलने वाले हैं, सुमो खुद को सोचने से रोक नहीं सका। सुमो को स्वाभाविक रूप से मशहूर सीक्रेट रूम 2 लुक कियान जुंजी से नफरत थी। उसके दिल में कियान जुंजी को मरना था, चाहे यह उसके मन की शांति के लिए हो या ये पक्का करने के लिए कि उसकी अभी की बहन बीबी डोंग को उस बुरे अतीत को फिर कभी याद न करना पड़े, उसके पास ऐसा करने की वजह थी। हालांकि जाहिर है उससे पहले उसे अभी भी ये पक्का करना था कि कियान जुंजी और दूसरे लोग कियान रेनेक्सी को दुनिया में लाएं। उनका मानना था कि बीबी डोंग भी शायद यही सोच रखती होंगी। चलो ज़ियाओमो, मैं तुम्हें अपने टीचर से मिलवाता हूं। बीबी डोंग के गाइडेंस में सुमो सुप्रीम पोंटिफ पैलेस पहुंचे और मशहूर सीक्रेट रूम 2 लुक कियान जुंजी को देखा। ये कहना होगा कि कियान जुंजी का लुक बहुत प्रभावशाली था। दूर से कियान जुंजी को देख रहे थे, जो सुनहरे सुप्रीम पोंटिफ के कपड़े पहने हुए थे। उनका शरीर पतला था, लंबे सुनहरे बाल थे और चेहरा बहुत सुंदर था। सुमो को लगा कि अगर यह आदमी धरती पर आ गया होता तो वह तुरंत दुनिया भर में पॉपुलर आइडल बन जाता और अनगिनत फैंस उसके लिए चिल्लाती। इस आदमी के सामने इलेक्ट्रिक ईल या सिलीरो हिरन जैसी चीजें सब कचरा थी। लेकिन कियान जुंजी को सुमो के मन की बातों का पता नहीं था। उसने सुमो पर कभी ध्यान नहीं दिया, बस अपने सामने खड़ी अपनी महिला शिष्या को देखकर चिंता से भरी मुस्कान के साथ पूछा, डोंगर, इस बार तुम्हें स्पिरिट किंग तक पहुंचने में सफलता मिली। तुमने कौन सी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब की? टीचर को रिपोर्ट करते हुए, इस बार मैंने 10,000 साल पुरानी डेविल स्पाइडर की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। हालांकि वह मन ही मन से नफरत करती थी, फिर भी बीबी डोंग ने हमेशा की तरह अच्छा और प्यारा बर्ताव दिखाया और खुश मुस्कान के साथ जवाब दिया। 10,000 साल पुरानी डेविल स्पाइडर, इस तरह का स्पिरिट बीस्ट काफी आम है और इसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। आपको स्पिरिट सिटी लौटने में इतना समय क्यों लगा? कियान जुंजी को उलझन में था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे लिए बाहर जाना बहुत कम हो रहा था और मैं घूमना और आराम करना चाहता था। इसलिए वापस आते समय मैं कुछ शहरों में घूमा, जिससे मुझे देर हो गई। बीबी डोंग थोड़ा शर्मिंदा दिखी। तो ऐसा ही है। कियान जुंजी मुस्कुराए और फिर बीबी डोंग की ट्रिप के बारे में कुछ बातें पूछने लगे। बीबी डोंग ने पहले की तरह ही व्यवहार किया, कियान जुंजी पर भरोसा किया और खुशी-खुशी उसे सब कुछ बता दिया। हालांकि जाने से ठीक पहले बीबी डोंग को कुछ याद आया और वह कियान जुंजी से पूछे बिना नहीं रह सकी। वैसे टीचर, लगता है कुछ ही दिनों में स्पिरिट अवेकनिंग का दिन होगा। ज़ियाओमो इस साल सिर्फ 6 साल का हुआ है, जो स्पिरिट अवेकनिंग में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल सही उम्र है। क्या ज़ियाओमो भी कुछ ही दिनों में स्पिरिट अवेकनिंग में हिस्सा ले सकता है? क्या वह भी इस साल 6 साल का हो गया है? कियान जुंजी को कुछ हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे स्पिरिट अवेकनिंग में हिस्सा लेने दो। बिल्कुल, ये ठीक है। मैं दूसरों को बता दूंगा, जब समय आएगा तो आप उसे हिस्सा लेने के लिए ले जा सकते हैं। कियान जुंजी ने सिर हिलाया और कहा। सुमो के बारे में कियान जुंजी हमेशा से मानते थे कि वह सिर्फ उनके शिष्य बीबी डोंग की थोड़ी देर की दयालुता का नतीजा था। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि स्पिरिट सिटी में केवल स्पिरिट सिटी में पैदा हुए बच्चे ही वहां स्पिरिट अवेकनिंग में भाग ले सकते थे। लेकिन चूंकि यह सुमो नाम के लिए उनके शिष्य बीबी डोंग का छोटा भाई था, इसलिए उसे स्पिरिट अवेकनिंग में भाग लेने की योग्यता देना कुछ भी नहीं था। बात बस इतनी थी कि स्पिरिट सिटी में कई सालों से बिना सोल पावर वाला कोई नहीं था, जो हमेशा से स्पिरिट सिटी की शान रही है। अगर इस सुमो ने बिना सोल पावर वाली आत्मा को जगाया है, तो दूसरे बच्चों को उसे अलग-थलग नहीं करना चाहिए या उसे नफरत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका डिसाइपल डोंगर जरूर परेशान होगा। 8 मार्शल स्पिरिट जागृति पलक झपकते ही समय बीत गया और कुछ ही दिनों में सालाना स्पिरिट अवेकनिंग का समय आ गया। इस दिन स्पिरिट सिटी में बहुत जल्दी बहुत चहल-पहल हो गई। स्पिरिट सिटी के सेंट्रल प्लाजा में, क्योंकि स्पिरिट अवेकनिंग वहीं होनी थी, स्पिरिट सिटी के सभी नागरिक बहुत जल्दी पहुंच गए थे और इलाके को पूरी तरह से भर दिया था। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि इस साल स्पिरिट सिटी में किस तरह का जीनियस स्पिरिट मास्टर पैदा होगा। डोलुओ कॉन्टिनेंट की इस दुनिया में जहां स्पिरिट मास्टर्स का राज था, सिर्फ स्पिरिट मास्टर्स ही हमेशा रहने वाले सितारे थे। ज़ियाओमो, तुम थोड़ी देर में स्पिरिट अवेकनिंग में हिस्सा लेने वाले हो। क्या तुम अभी नर्वस हो? दूसरी तरफ स्पिरिट सिटी के सेंट्रल प्लाजा के पीछे खुली जगह से थोड़ी दूर सड़क पर बीबी डोंग सुमो को वहां ले जाते हुए प्यार से सुमो के बालों में हाथ फेरे और मुस्कुराते हुए पूछा, मैं थोड़ा नर्वस हूं। सुमो ने बीबी डोंग का जेड वाला हाथ पकड़ा और कुछ देर चुप रहने के बाद धीमी आवाज में कहा। हालांकि सुमो को आने वाली स्पिरिट अवेकनिंग को लेकर अपने दिल में पूरा भरोसा था, लेकिन ऊपर से उसे अभी भी घबराहट और बेचैनी का दिखावा करना पड़ा। हे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहन का मानना है कि तुम जरूर एक शक्तिशाली आत्मा को जगा पाओगे। बाद में कोई तुमसे चाहे कुछ भी कहे, उसे दिल पर मत लेना। वे सब अंधे लोग हैं, तुम्हें बस बाद में उन्हें अंधा करने के लिए अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करना होगा, समझे? सुमो के चेहरे पर बेचैनी देखकर बीबी डोंग मुस्कुराई और नीचे झुक गई, अपने गर्म जेड जैसे हाथ सुमो के गालों पर रखकर धीरे से उसे दिलासा दिया और हिम्मत दी। मुझे पता है सिस्टर डोंगर। बीबी डोंग के हौसले से सुमो को बहुत हिम्मत मिली। वह गहरी सांस लेने, अपने हाथों को खींचने और आंखों में पक्का इरादा लिए हुए बोला, हे ज़ियाओमो कितना अच्छा लड़का है। सुमो की दृढ़ निश्चयी आंखों को देखकर बीबी डोंग उसे कई बार चूमे बिना नहीं रह सकी। बीबी डोंग के गाइडेंस में सुमो स्पिरिट सिटी के सेंट्रल प्लाजा के पीछे खुली जगह पर पहुंचे। स्पिरिट अवेकनिंग में हिस्सा लेने आए कई बच्चे पहले ही यहां इकट्ठा हो चुके थे। क्योंकि ये बच्चे एक दूसरे को जानते थे, इसलिए वे 3 या 5 के ग्रुप में इकट्ठा होकर आपस में बातें करने लगे। सुमो वहां अकेले खड़े थे और दूसरों से कुछ अलग लग रहे थे। हालांकि सुमो ने इसे दिल पर नहीं लिया। वैसे भी उसका कभी भी बिगल बच्चों के साथ घूमने का इरादा नहीं था। लेकिन जब सुमो ने एक बड़ा पेड़ चुना और उसके नीचे बैठकर इंतजार करने लगी, क्योंकि बीबी डोंग जा चुकी थी, तो आसपास के बच्चे सुमो की तरफ देखने लगे। चर्चा के स्वर उठते गिरते अनिवार्य रूप से सुमो के कानों तक पहुंच रहे थे। अरे, क्या तुम लोग उस आदमी को जानते हो जो वहां बड़े पेड़ के नीचे बैठा है?
मैंने सुना है कि उसे महारानी बीबी डोंग वापस लाई थी। पीएफएफ, वह सच में कोई ऐसा है जिसे महारानी संदेश वापस लाई है, लेकिन वह बस एक भटकता हुआ भिखारी है। मैं शर्त लगाता हूं कि 10 में से 9 बार वह एक बेकार स्पिरिट को जगा देगा। वह असल में हमारे स्पिरिट सिटी के स्पिरिट अवेकनिंग के स्पिरिट मास्टर के दिखने की दर को कम कर रहा है। क्या वह सिर्फ एक भिखारी है? महारानी संत एक भिखारी को वापस ले आई। मैंने सुना है कि महारानी संत ने उसे छोटे भाई के रूप में गोद भी ले लिया था। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। काश मुझे भी महारानी संत गोद ले लेती। वो हम उसकी किस्मत अच्छी थी। जब बाद में स्पिरिट अवेकनिंग होगी तो देखते हैं कि उसका पर्दाफाश कैसे होता है। ये कैसे लोग हैं जो सिर्फ जलन और नफरत करना जानते हैं। थोड़ी दूर पर जलन और नफरत से भरी अलग-अलग बातें सुनते हुए सूमो बड़े पेड़ से टिक गया, बिना किसी भाव के सोने का नाटक कर रहा था, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, लेकिन उसके दिल में नफरत भरी हुई थी। ये लोग असल में उसे स्पिरिट अवेकनिंग के दौरान खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखना चाहते थे। वे इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। एक पल में स्पिरिट सिटी को चौंकाने का उसका समय आ जाएगा। जैसे-जैसे समय बीतता गया, अनगिनत लोगों के इंतजार के बीच स्पिरिट सिटी का सालाना स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी आखिरकार शुरू होने वाला था। स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी के शुरू होने के साथ ही लाल चोगा पहने एक आर्चबिशप स्पिरिट सिटी के सेंट्रल प्लाजा में पहुंचे, पहले से बने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़े और ऊंची आवाज में सेरेमनी से पहले का भाषण शुरू किया। यह असल में स्वर्ग को धन्यवाद देना था, धरती को धन्यवाद देना था, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना था, स्पिरिट हॉल को धन्यवाद देना था और फिर बीते हुए कल के बारे में सोचना था और भविष्य की ओर देखना था, यह उम्मीद करते हुए कि स्पिरिट हॉल और भी शानदार चीजें बनाएगा। इसके बाद पास में ही रखी वीआईपी सीटों पर बैठे कियान जुंजी और दूसरे लोगों को सम्मान देने के बाद स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हुई। अब स्पिरिट सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हो गई है। जब मैं आपका नाम पुकारूं तो प्लीज लाइन में लग जाएं और स्पिरिट अवेकनिंग के लिए एक-एक करके स्टेज पर आ जाएं। स्पिरिट सिटी के सेंट्रल प्लाजा के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर नियम बताने के बाद स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी की अध्यक्षता करने वाले लाल कपड़े पहने आर्चबिशप ने लिस्ट निकाली और जोर-जोर से उन लोगों के नाम पुकारने लगे जो स्पिरिट अवेकनिंग से गुजरने वाले थे। लिनेओ, ज़ियोरू, सूजिंग, बाई चांटियन, जू एवरान। जैसे ही लाल चोगा पहने आर्चबिशप ने स्पिरिट सिटी के सेंट्रल प्लाजा के पीछे खुली जगह में नाम पुकारे, जिन 6 साल के लड़कों और लड़कियों के नाम पुकारे गए, उन्होंने अपना सिर ऊंचा किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाइन में खड़े हुए और स्पिरिट सिटी के सेंट्रल प्लाजा की ओर चल पड़े। सबसे पहले स्पिरिट अवेकनिंग से गुजरने वाला लिनेओ नाम का एक लड़का था, जो काले कपड़े पहनता था, उसके बाल छोटे काले थे और उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था। स्पिरिट अवेकनिंग के लिए ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के बाद लाल कपड़े पहने आर्चबिशप से निर्देश लिए बिना लिनेओ सीधे स्पिरिट अवेकनिंग फॉर्मेशन में चले गए और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर कि लिनेओ तैयार है, स्पिरिट अवेकनिंग की अध्यक्षता करने वाले लाल चोगे वाले आर्चबिशप ने भी अपनी स्पिरिट को बुलाया और हल्की आवाज के साथ जमीन पर पड़े काले कच्चे पत्थरों में सोल पावर की किस्में डाली, जिनसे स्पिरिट अवेकनिंग का ढांचा बना था। एक पल में अनगिनत सुनहरे प्रकाश कण लगातार निकले और लिनेओ के शरीर में अंतहीन रूप से भर गए। बाद में आसपास बहुत सारे लोगों के ध्यान में यह महसूस करते हुए कि लिनेओ ने जो सुनहरे लाइट पार्टिकल्स सोखे थे, वे अपनी लिमिट तक पहुंच गए थे। लाल चोगा पहने आर्चबिशप ने अचानक चिल्लाया, अपनी आत्मा को बुलाओ। सूश। लाल चोगा पहने आर्चबिशप की आवाज सुनकर लिनेओ ने तुरंत अपनी आंखें खोली, उनमें चमक थी। अगले ही पल लिनेओ के पीछे से एक बहुत बड़ा लाल बाघ निकला, जो आसमान में दहाड़ रहा था, अपने नुकीले दांत दिखा रहा था और पंजे दिखा रहा था। वह बहुत शानदार लग रहा था। यह एक क्रिम्सन फ्लेम टाइगर है। उनके आसपास किसी ने जोर से लिनेओ की आत्मा का नाम पुकारा। एक क्रिम्सन फ्लेम टाइगर बुरा नहीं है, रैंक 5 या उससे ऊपर की सोल पावर को जगाने में सक्षम होना चाहिए। ये देखकर कि लिनेओ ने एक क्रिम्सन फ्लेम टाइगर स्पिरिट को जगाया था, स्पिरिट अवेकनिंग के इंचार्ज लाल चोगे वाले आर्चबिशप ने मन में सोचा, अपने स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस से सोल पावर टेस्ट करने के लिए क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे लिनेओ को दे दिया। अपनी आत्मा की शक्ति का परीक्षण करें। क्रिस्टल बॉल मिलने के बाद लिनेओ ने उस पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल क्रिस्टल बॉल से चमकदार नीली रोशनी निकली। एक तरफ क्रिस्टल बॉल से निकलती रोशनी को देखकर स्पिरिट अवेकनिंग के इंचार्ज लाल चोगे वाले आर्चबिशप ने तुरंत जोर से घोषणा की, लिनेओ इनेट रैंक 6 सोल पावर। क्या मेरे पास केवल इनेट रैंक 6 सोल पावर है? लाल चोगे वाले आर्चबिशप की बातें सुनकर लिनेओ का चेहरा तुरंत बहुत बुरा हो गया। वह अपने हाथ खींचने से खुद को रोक नहीं सका, उसका दिल अनिच्छा से भर गया। डोलुओ कॉन्टिनेंट में हालांकि स्पिरिट रैंक के लिए कोई साफ क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन इनेट सोल पावर के लेवल के हिसाब से स्पिरिट्स को मोटे तौर पर 4 ग्रेड में बांटा गया था। इनेट रैंक 1 से 3 सोल पावर एक लो ग्रेड स्पिरिट थी, इनेट रैंक 4 से 6 एक इंटरमीडिएट स्पिरिट थी, इनेट रैंक 7 से 9 एक एडवांस स्पिरिट थी और इनेट फुल सोल पावर एक टॉप ग्रेड स्पिरिट थी। बेशक ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से सही नहीं था। उदाहरण के लिए एक क्लियर स्काई हैमर स्पिरिट मास्टर भले ही उनकी जागी हुई स्पिरिट में इनेट फुल सोल पावर न हो, क्लियर स्काई हैमर स्पिरिट फिर भी एक टॉप ग्रेड स्पिरिट थी। असल में किसी स्पिरिट का ग्रेड इस बात पर ज्यादा निर्भर करता था कि इस तरह की स्पिरिट में सबसे ज्यादा इनेट सोल पावर थी, जिसके साथ वह कभी आई थी। और इनेट सोल पावर ने स्पिरिट मास्टर के कल्टीवेट करने के टैलेंट को और ज्यादा तय किया। लेकिन क्रिम्सन फ्लेम टाइगर स्पिरिट 7 के मैक्सिमम लेवल के साथ आया था, जिसे एडवांस स्पिरिट माना जाता था, लेकिन लिनेओ की इनेट सोल पावर सिर्फ रैंक 6 थी, जिससे वह जाहिर तौर पर बहुत नानुकुर करने वाला और निराश हो गया। 9 सुमो की मार्शल स्पिरिट लिनेओ ने अपनी स्पिरिट अवेकनिंग पूरी कर ली। इसके बाद दूसरे लोग भी एक के बाद एक ऊंचे मंच पर चढ़े और स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी की अध्यक्षता करने वाले लाल कपड़े पहने आर्चबिशप के गाइडेंस में उन्होंने अपनी स्पिरिट अवेकनिंग शुरू की। लेकिन दुर्भाग्य से बाद में जिन लोगों ने स्पिरिट अवेकनिंग ली, उनमें से एक था। सबसे ज्यादा इनेट सोल पावर सिर्फ इनेट 8वें लेवल की सोल पावर थी, इनेट 9वें लेवल की सोल पावर वाला कोई नहीं दिखा, इनेट पूरी सोल पावर तो दूर की बात है। क्या अभी भी मेरी बारी नहीं आई है? जैसे-जैसे समय बीतता गया, स्पिरिट सिटी के सेंट्रल स्क्वायर के पीछे घास पर इंतजार कर रहे सुमो को थोड़ी निराशा हुई जब उसने देखा कि एक-एक करके स्पिरिट अवेकनिंग का इंतजार कर रहे लोगों के नाम पुकारे गए और वे चले गए, लेकिन उसका अपना नाम अभी तक नहीं पुकारा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें ग्रैंड फिनाले में सबसे आखिर में रखा गया हो? असल में सुमो गलत नहीं था, उसकी बारी सच में आखिरी रखी गई थी। वजह ये थी कि कियान जुंजी का मानना था कि सुमो सोल पावर से किसी स्पिरिट को नहीं जगा पाएगी और स्पिरिट मास्टर नहीं बन पाएगी, जिससे सुमो स्पिरिट सिटी में जरूर मजाक का पात्र बन जाएगी। कियान जुंजी को साफ तौर पर इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि सुमो का क्या होगा। हालांकि सुमो और उनके शिष्य बीबी डोंग के बीच के रिश्ते के कारण कियान जुंजी नहीं चाहते थे कि सुमो की वजह से उनके शिष्य बीबी डोंग को फंसाया जाए या उनकी आलोचना की जाए। इसलिए जितना हो सके असर को कम करने के लिए कियान जुंजी ने सुमो की बारी सबसे आखिर में रखने का इंतजाम किया। इस तरह भले ही सुमो ने स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान खुद को शर्मिंदा कर लिया हो, क्योंकि सेरेमनी जल्द ही खत्म हो जाएगी, इससे उनके डिसाइपल बीबी डोंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। छोड़ो भी, आखिरी तो आखिरी होता है। ऐसा लग रहा है कि इस साल स्पिरिट सिटी में स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी में कोई खास जीनियस नहीं निकला है। सबसे बड़ा टैलेंट तो बस इनेट 8वें लेवल की सोल पावर है। ऐसे में अगर मैं, जिसे शुरू में बहुत सारे लोग नीची नजर से देखते थे और मुझसे कुछ भी हासिल करने की उम्मीद नहीं करते थे, एक ऐसी आत्मा को जगाता हूं जिसमें पूरी आत्मा की शक्ति हो, तो मुझे यकीन है कि उस पर हर कोई पूरी तरह से हैरान रह जाएगा। यह महसूस करते हुए कि शायद आखिर में उसे स्पिरिट अवेकनिंग से गुजरना था, सुमो ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन आखिर में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने दिल में एक मजेदार एहसास के साथ सोचा। हालांकि दिखावा करना शर्मनाक है, लेकिन उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा मारना जो पहले अनगिनत लोगों के सामने उसे नीची नजर से देखते थे, उस एहसास को वह रोक नहीं सका। अगला ग्रुप लिंग फैंग फेई, सुमो। जबकि सुमो बेकार और बोर होकर इंतजार कर रही थी, जब आखिरकार उसने स्पिरिट सिटी के सेंट्रल स्क्वायर की तरफ से अपना नाम पुकारते हुए सुना, तो सुमो ने तुरंत अपनी आंखें खोली और बड़े पेड़ से टेक लगाकर उठ बैठा। हाँ, आखिरकार मेरी बारी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखी। सुमो खड़ा हुआ और घास पर बचे आखिरी लोगों के ग्रुप के पीछे स्पिरिट सिटी के सेंट्रल स्क्वायर की तरफ गया, ताकि लाइन में लगकर पीछे इंतजार कर सके। आखिरकार जियाओमो की बारी आ गई। दूसरी तरफ स्पिरिट सिटी के सेंट्रल स्क्वायर से थोड़ी दूर वीआईपी सीटों पर बैठी बीबी डोंग को भी थोड़ी खुशी हुई जब उसने देखा कि आखिरकार स्टेज पर आने की बारी सुमो की थी। हालांकि स्पिरिट हॉल की संत होने के नाते, जो अपने नर्म और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, किसी ने यह नहीं कहा था कि बीबी डोंग को सुमो को गोद नहीं लेना चाहिए था या ऐसा कुछ नहीं। आखिरकार भले ही सुमो स्पिरिट मास्टर न बन पाए, फिर भी बीबी डोंग एक आम बच्चे को पालने का खर्च उठा सकती थी। लेकिन बीबी डोंग जानती थी कि बहुत से लोग सुमो के प्रति काफी दुश्मनी रखते थे। इसका कारण यह था कि स्पिरिट सिटी पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट में स्पिरिट मास्टर्स के लिए पवित्र भूमि थी। स्पिरिट सिटी में रहने वाला लगभग हर कोई स्पिरिट मास्टर था, यहां तक कि रेस्टोरेंट में वेटर भी स्पिरिट मास्टर थे। और स्पिरिट मास्टर्स के वंशज लगभग 100% स्पिरिट मास्टर्स बन सकते हैं।
इसलिए स्पिरिट सिटी में सालाना स्पिरिट अवेकनिंग के दौरान हिस्सा लेने वाले लगभग सभी बच्चे स्पिरिट मास्टर बन सकते हैं। यह एक ऐसी बात थी जिस पर स्पिरिट सिटी के कई निवासी गर्व करते थे और दूसरे शहरों को नीची नजर से देखते थे। इसलिए कई लोगों को सुमो जैसे किसी व्यक्ति का अचानक आना पसंद नहीं आया, जिसने औसत को नीचे खींच दिया। हालांकि यह स्थिति होनी ही थी, लेकिन बीबी डोंग की सुमो के लिए मौजूदा भावनाओं को देखते हुए वह अभी भी उसकी तरफ से बहुत गुस्से में थी। अब बीबी डोंग को बहुत उम्मीद थी कि सुमो सबके सामने एक शक्तिशाली आत्मा को जगाएगा, सबके चेहरों पर थप्पड़ मारेगा और सबको उसे एक नई नजर से देखने पर मजबूर करेगा। अगला, सुमो और बीबी डोंग की उम्मीद भरी नजरों के नीचे स्पिरिट सिटी के सेंट्रल स्क्वायर के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्पिरिट अवेकनिंग की अध्यक्षता कर रहे लाल चोगे वाले आर्चबिशप ने आखिरकार सुमो का नाम पुकारा। अपना नाम सुनकर सुमो तुरंत ऊंचे मंच की ओर चल पड़ा। उसमें न तो कोई विनम्रता थी और न ही कोई घमंड। इस साल के स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी में एक भी स्पिरिट मास्टर नहीं निकला जिसके पास 9वें लेवल की इनेट सोल पावर या पूरी सोल पावर हो। इंतजार करते हुए सुमो को ऊंचे प्लेटफॉर्म के पास आते देख लाल चोगे वाले आर्चबिशप को याद आया कि जिस आखिरी बच्चे को उन्होंने जगाने के लिए गाइड किया था उसमें स्पिरिट अवेकनिंग के बाद सिर्फ 7वें लेवल की इनेट सोल पावर थी। वह 9वें लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया। 10वें लेवल की तो बात ही छोड़ दें। उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। डोलुओ कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर ताकत होने के नाते स्पिरिट हॉल हमेशा से हर मामले में ऊपरी 3 सेक्स पर अपनी जबरदस्त बढ़त दिखाना चाहता था। असर और फाइनेंशियल रिसोर्स के मामले में स्पिरिट हॉल ने ये पहले ही हासिल कर लिया था। लेकिन सालाना स्पिरिट अवेकनिंग के दौरान जीनियस बनाने के मामले में स्पिरिट हॉल पूरी तरह से अपना दबदबा नहीं दिखा सका। क्योंकि हालांकि कियान परिवार जो स्पिरिट हॉल का मुख्य परिवार था के पास पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट में सबसे मजबूत स्पिरिट थी, लेकिन उनका वंश हमेशा कम रहा था। और भले ही स्पिरिट हॉल ने पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट में स्पिरिट मास्टर्स की खोज की, फिर भी टॉप टियर जीनियस पैदा करने की संभावना टॉप टियर स्पिरिट्स रखने वाले कई परिवारों की तुलना में कम थी। सिर्फ एक बच्चा बचा है, कौन जाने। ये देखकर कि सुमो पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे, लाल चोगा पहने आर्चबिशप अनजाने में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उन्होंने मजे से अपना सिर हिलाया। वह क्या सोच रहा था? ये बच्चा बस एक आवारा बच्चा था जिसे संत ने यूं ही गोद ले लिया था। अगर वह सोल पावर वाली आत्मा को जगा पाता तो काफी अच्छा होता। वह उसे 9वें लेवल की इनेट सोल पावर वाला टैलेंट कैसे उम्मीद कर सकता था? अपनी आंखें बंद करो और अपने शरीर के अंदर आत्मा को महसूस करने के लिए तैयार हो जाओ। जब सुमो प्लेटफॉर्म पर चढ़े और स्पिरिट अवेकनिंग लाइन के अंदर खड़े हुए तो लाल चोगे वाले आर्चबिशप ने तुरंत जोर से चिल्लाया और स्पिरिट अवेकनिंग लाइन बनाने वाले काले कच्चे पत्थरों में तेजी से सोल पावर की धाराएं डाली। तुरंत काले कच्चे पत्थरों से सुनहरे रोशनी के बिंदुओं से भरा आसमान बिखर गया, जिसने सुमो को घेर लिया और लगातार उसके शरीर में भर गया। दूसरी ओर लाल चोगे वाले आर्चबिशप की बातें सुनकर सुमो ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में आत्मा को महसूस करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और लगातार सुनहरी रोशनी उसके शरीर में आई, अपने अंदर की आवाज के हिसाब से सुमो की चेतना अचानक एक बड़ी गहरी और काली जगह पर पहुंच गई। ये सुमो का चेतना का सागर था और इस समय सुमो के सामने 3 चमकती हुई रोशनी की परछाइयां लटकी हुई थी, जो अलग-अलग रंगों की चमकदार रोशनी निकाल रही थी और एक नजर में बहुत खास लग रही थी। उनमें से एक पूरी तरह से काली दरांती थी जिससे कभी न खत्म होने वाला जानलेवा इरादा निकल रहा था। मौत का देवता दरांती एक डंडा था जो एक आम टहनी जैसा दिखता था लेकिन जेडाइट से बना हुआ लग रहा था, जिससे बेहिसाब लाइफ क्यों निकल रहा था। जीवन के पेड़ का डंडा और एक शानदार काले कपड़े पहने एक गिरा हुआ फरिश्ता था जिसका चेहरा सुमो जैसा ही था, लेकिन उसकी पीठ पर 6 जोड़ी काले पंख थे, 12 पंखों वाला गिरा हुआ फरिश्ता। ये वही 3 स्पिरिट्स थी जिन्हें सुमो ने अपने लिए चुना था। डेथ गॉड साइट, ट्री ऑफ लाइफ का स्टाफ और 12 विंग फॉलन एंजल। 10 कियान जुंजी का दूसरा समन, क्या यह मेरी आत्मा है? ये बहुत अच्छी लग रही है। अपनी चेतना के सागर में जब उसने आखिरकार उन 3 आत्माओं को देखा जिन्हें उसने चुना था, मृत्यु देवता साइट स्पिरिट, जीवन वृक्ष कर्मचारी स्पिरिट और 12 पंखों वाली पतित देवदूत स्पिरिट, तो सुमो खुद को संतुष्ट महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये 3 स्पिरिट सबसे अच्छा स्पिरिट कॉम्बिनेशन थे जिन्हें उसने लंबे समय तक सोचने और सिस्टम से बार-बार पूछने के बाद आखिरकार तय किया था। लेकिन अब अपनी स्पिरिट्स की तारीफ करने का समय नहीं था। अब उसे तुरंत एक स्पिरिट चुनकर उसे जगाना चाहिए और सबके सामने दिखाना चाहिए। सोचना शुरू करने के बाद सुमो ने सबसे पहले 12 पंखों वाली गिरी हुई परी आत्मा को खारिज कर दिया। वजह आसान थी, स्पिरिट हॉल के कियान परिवार की लेगेसी स्पिरिट सेराफिम थी। अगर वह एक फॉलन एंजल स्पिरिट को जगा देता तो स्वर्ग ही जानता था कि कियान डाओलियो और कियान जुंजी उसके साथ क्या करेंगे। इसके बाद डेथ गॉड साइट स्पिरिट और लाइफ ट्री स्टाफ स्पिरिट के बीच थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद सुमो ने आखिरकार डेथ गॉड साइट स्पिरिट को चुना। हालांकि अपनी ताकत छिपाने और सख्त व्यवहार करने के लिए लाइफ ट्री स्टाफ स्पिरिट चुनना सबसे अच्छा विकल्प होगा, लेकिन स्पिरिट हॉल में उसे इज्जत पाने के लिए अभी भी ताकत पर निर्भर रहना पड़ता था और इस तरह अलग-अलग रिसोर्स पाने के लिए स्पिरिट हॉल से ध्यान खींचना पड़ता था। इसलिए मौत के देवता साइट अभी उसके लिए ज्यादा सही थे। अपनी आत्मा को बुलाओ। जैसे ही सुमो ने अपना फैसला लिया, अचानक उसके कानों में एक जोरदार चीख गूंजी। आवाज सुनकर सुमो ने तुरंत अपनी आंखें खोली और साथ ही अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। एक पल में सुमो के दाहिने हाथ से एक जेट ब्लैक लाइट निकलने के साथ एक जेट ब्लैक बहुत कूल दिखने वाला डेथ गॉड साइट तुरंत प्रकट हुआ। जैसे ही मौत के देवता साइट स्पिरिट प्रकट हुए, मौत की तेज आभा तुरंत फैल गई, जिससे उनके बगल में खड़े लाल कपड़े पहने आर्चबिशप का रंग डर के मारे बदल गया। ये है सुमो के हाथ में डेथ गॉड साइट स्पिरिट को देखकर, सिर्फ डेथ गॉड साइट के रूप को देखकर लाल चोगे वाले आर्चबिशप बता सकते थे कि यह निश्चित रूप से एक असाधारण स्पिरिट थी। और मौत के देवता साइट स्पिरिट से निकलने वाली मौत की आभा को महसूस करने पर किसी वजह से लाल चोगे वाले आर्चबिशप को अपने स्पिरिट हॉल को कियान जुंजी की सेराफिम स्पिरिट और सेंटिस बीबी डोंग की डेथ स्पाइडर एम्परर स्पिरिट का ख्याल आया। ये 2 आत्माएं थी, एक भगवान की दी हुई आत्मा और दूसरी टॉप की आत्मा। क्या ये बच्चा महामहिम संत जैसा ही हो सकता है? ये सोचकर कि बीबी डोंग के पास इन्हें फुल सोल पावर है, लाल चोगा पहने आर्चबिशप को एक अजीब सी उम्मीद और उत्साह महसूस हुआ। ये किस तरह की आत्मा है? यह एक बहुत बड़ी दरांती जैसी दिखती है। ये शक्ल तो सच में बहुत अजीब है। ऐसी आत्माओं में आमतौर पर सोल पावर होती है। ऐसा लगता है कि यह बच्चा शायद स्पिरिट मास्टर बनेगा। मुझे बस यह नहीं पता कि उसकी इनेट सोल पावर क्या होगी। मुझे लगता है कि यह रैंक 5 से ऊपर होगा। मुझे लगता है कि यह रैंक 7 से ऊपर है। शायद यह इनेट सोल पावर है। हे, ये कैसे हो सकता है? जो आत्माएं इनेट सोल पावर के साथ दिखाई दे सकती हैं, वे सभी कॉन्टिनेंट में मशहूर हैं। मैंने इस विशाल जेट ब्लैक साइट स्पिरिट के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसकी इनेट सोल पावर रैंक 9 से ऊपर होगी ताकि हमारे स्पिरिट हॉल की कुछ इज्जत बढ़ सके। जब उन्होंने उस आत्मा को देखा जिसे सुमो ने जगाया था, एक पल के लिए स्पिरिट सिटी के केंद्रीय चौक के आसपास का पूरा इलाका शोरगुल से भर गया, जिसमें चर्चा की अलग-अलग आवाजें थी, कुछ हैरान करने वाली, कुछ ईर्ष्यालु, कुछ प्रशंसा करने वाली, एक के बाद एक उठ रही थी। लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सोचा था कि मौत के देवता साइट स्पिरिट सुमो में जागे हुए इंसान के अंदर पूरी आत्मा की शक्ति होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा ऐसी आत्मा को जगा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वीआईपी सीटों पर जब उसने डेथ गॉड साइट स्पिरिट को देखा जिसे सुमो ने बुलाया था, तो कियान जुंजी थोड़ा सीरियस हुए बिना नहीं रह सका। जब सुमो ने मौत के देवता साइट स्पिरिट को बुलाया तो उसके शरीर के अंदर सेराफिम स्पिरिट को सच में अजीब साइट स्पिरिट से खतरा महसूस हुआ। यह अजीब साइट स्पिरिट वाकई बहुत खास थी। ऐसा लगता है कि इस बार उनका स्पिरिट हॉल अचानक एक टॉप टियर जीनियस का स्वागत कर सकता है। आओ अपनी आत्मा की शक्ति का परीक्षण करो। स्पिरिट अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर सुमो को मौत के देवता साइट स्पिरिट को बुलाते देखकर आसपास की भीड़ के शोर के बीच लाल चोगा पहने आर्चबिशप गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोल पावर टेस्ट निकाला और उम्मीद से भरे दिल से उसे सुमो को दे दिया। क्रिस्टल बॉल लेकर सुमो ने भी सीधे उस पर अपना हाथ रख दिया। अगले ही पल क्रिस्टल बॉल से अचानक एक तेज सक्शन फोर्स निकला जिसने सुमो के शरीर से निकल रही सारी सोल पावर को तुरंत सोख लिया। एक पल में क्रिस्टल बॉल से एक चमकदार नीली रोशनी निकली। ये सच में इनेट फुल सोल पावर है। उसके बगल में जब उसने सुमो के हाथ में क्रिस्टल बॉल से निकलती चमकदार नीली रोशनी देखी तो लाल चोगा पहने आर्चबिशप बहुत ज्यादा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। और आसपास की भीड़, क्योंकि वे सभी स्पिरिट मास्टर्स थे, वे भी सुमो की सोल पावर रैंक बता सकते थे और अपनी आंखें बड़ी किए बिना नहीं रह सके और खुद को जोर से चिल्लाने से रोक नहीं पाए। उसके पास असल में इनेट फुल सोल पावर है। अविश्वसनीय, महारानी ने एक अद्भुत व्यक्ति को पा लिया है। हाँ, मैंने सच में सही अंदाजा लगाया। धत्तेरे की, इस आदमी के पास असल में इनेट फुल सोल पावर है। क्यों? ये तो बस एक भिखारी है। दूसरी तरफ सुमो अवेकनिंग इनेट फुल सोल पावर के बारे में कई जवान लड़के और लड़कियां जो अपने स्पिरिट अवेकनिंग के नतीजों से खुश नहीं थे, वे अंदर से बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लगे। लेकिन चाहे वे अंदर से कितने भी जल रहे हों, वे जानते थे कि आज के बाद उनमें इस भिखारी के साथ भेदभाव करने या उसका मजाक उड़ाने की कोई काबिलियत नहीं है। वह उन सबके लिए तारीफ की चीज बन जाएगा। वीआईपी सीटों पर जब उन्हें पता चला कि सुमो असल में इनेट फुल सोल पावर के साथ जाग गई है, तो लाल चोगे वाले आर्चबिशप और एल्डर्स का ग्रुप कियान जुंजी को बधाई दिए बिना नहीं रह सका। इनेट फुल सोल पावर टैलेंट वाला एक जीनियस स्पिरिट मास्टर पाने में सक्षम होने के कारण जब तक उसे थोड़ा नर्चर किया जाता है, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक टाइटल डुओ के लिए एक रिजर्व होगा। और यह बच्चा असल में उनके स्पिरिट हॉल से नहीं था, फिर भी वह उनके स्पिरिट हॉल में आया। यह इस बात का प्रतीक था कि उनके स्पिरिट हॉल ने स्वर्ग के आदेश का पालन किया और उनकी किस्मत अच्छी थी।
बेशक सभी ने बीबी डोंग को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आखिरकार सूमो को बीबी डोंग वापस ले आई थी और वह गोद लिया हुआ छोटा भाई भी था जिसे बीबी डोंग ने अपने साथ रखा था। डोंगर, सेरेमनी खत्म होने के बाद जियाओमो को सुप्रीम पोंटिफ पैलेस में ले आओ। मैं उसे कुछ चीजों से इनाम देना चाहता हूँ। जीनियस लोगों के लिए हमारा स्पिरिट हॉल इनाम देने में कभी कंजूसी नहीं करता। लाल चोगे वाले आर्चबिशप और एल्डर्स के ग्रुप से बधाई सुनने के बाद कियान जुंजी बहुत खुश और संतुष्ट महसूस किए बिना नहीं रह सके और अपने बगल में खड़ी बीबी डोंग से कहा। शुरू में उसने सूमो को दिल पर नहीं लिया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका शिष्य जिस भटके हुए बच्चे को कहीं से उठा लाया था वह असल में एक बेमिसाल जीनियस होगा। जाहिर है उसे उसके लिए अपनी चिंता ठीक से बतानी थी। तो मैं जियाओमो की ओर से टीचर को धन्यवाद दूंगा। कियान जुंजी की बातें सुनकर बीबी डोंग तुरंत खुशी से झूम उठी और बहुत खुश होकर बोली। हालांकि उसे कियान जुंजी के बहुत ही असली जैसे बर्ताव से थोड़ी नफरत महसूस हुई, लेकिन क्योंकि कियान जुंजी अपने छोटे भाई सूमो को फायदे देना चाहती थी, इसलिए बीबी डोंग ने जाहिर है मना नहीं किया। 11 यू शियाओगांग का दौरा कियान जुंजी के बुलाने पर स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद बीबी डोंग सूमो को कियान जुंजी से मिलने के लिए सुप्रीम पोंटिफ पैलेस ले गईं। जियाओमो, हम फिर मिलेंगे। शानदार सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के अंदर जब बीबी डोंग ने सूमो को अंदर लाते देखा तो कियान जुंजी, जो एक शानदार सिंहासन पर सीधे बैठे थे, अपने चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सके। सूमो के लिए उनका संबोधन भी बदलकर बहुत प्यार से शियाओमो हो गया था। हालांकि सूमो को कियान जुंजी की जानबूझकर करीब आने की ये कोशिशें कुछ हद तक दिखावटी लगी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब दोनों मिले थे तो दूसरी पार्टी ने उनकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी। लेकिन अब जब उसने मौत के देवता साइड स्पिरिट को अपनी पूरी आत्मशक्ति के साथ जगा दिया था और उसके पास मूल्य था, तो कियान जुंजी ने उत्सुकता से उसका पक्ष लेना शुरू कर दिया था। ये तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था। हालांकि ऐसी बातें जरूरी थी, लेकिन सूमो के मन में पहले से ही कियान जुंजी के बारे में बहुत खराब इंप्रेशन था, इसलिए कियान जुंजी की कोशिशें उस पर पूरी तरह बेकार थीं। लेकिन अंदर से ऐसा सोचने के बावजूद ऊपर से सूमो ने बीबी डोंग की पिछली बातों को माना, अपने ठंडे छोटे से चेहरे पर थोड़ा इज्जत वाला भाव दिखाया और थोड़ी ठंडी आवाज में बात करते हुए झुक गया। सुप्रीम पोप से मिल पाना सूमो के लिए सम्मान की बात है। हे जियाओमो, ऐसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बहन की टीचर हूं, इसलिए तुम आपसे मुझे सिर्फ टीचर कह सकते हो। अगर तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में कोई सवाल है तो तुम भी आकर मुझसे पूछ सकते हो। आप एक जीनियस हैं जिनमें पूरी सोल पावर है और आप हमारे स्पिरिट हॉल का एक पिलर बनने के लिए बने हैं। हमारे स्पिरिट हॉल ने जीनियस को इनाम देने में कभी कंजूसी नहीं की है। मैंने डोंगर को इस बार आपको कुछ चीजों से इनाम देने के लिए यहां बुलाया था। कियान जुंजी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, फिर अपनी बात खत्म करने के बाद ताली बजाई। जैसे ही कियान जुंजी ने ताली बजाई, लाल कपड़े पहने एक आर्चबिशप जल्द ही बगल से आए। उनके हाथ में लाल कपड़े से ढकी एक ट्रे थी और वे सूमो और बीबी डोंग के सामने पहुंचे। खोलो इसे। कियान जुंजी के कहने पर लाल चोगे वाले आर्चबिशप ने तुरंत लाल कपड़ा उठाया, जिससे ट्रे पर चाबियों का एक सेट, एक स्पिरिट क्रिस्टल कार्ड और 5 रत्नों वाला एक ब्रेसलेट रखा हुआ मिला। जियाओमो, ये इनाम मैं तुम्हें दे रहा हूं। स्पिरिट सिटी में एक हवेली, एक स्पिरिट क्रिस्टल कार्ड जिसमें 10 लाख सोने के सिक्के हैं और एक स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस 5 स्पिरिट स्टोरेज ब्रेसलेट जिसमें कुल 50 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस है। ये रिवॉर्ड आपकी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। स्पिरिट हॉल एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर एकेडमी में आपके भविष्य के कल्टीवेशन रिसोर्स के लिए हमारा स्पिरिट हॉल उन्हें अलग से देगा। मुझे उम्मीद है कि आप जियाओमो अपनी कल्टीवेशन में कड़ी मेहनत करेंगे और भविष्य में हमारे स्पिरिट हॉल की नई पीढ़ी के टाइटल दुल्हो बनेंगे। लाल चोगे वाले आर्चबिशप के हाथों में ट्रे पर रखी 3 चीजों को देखकर कियान जुंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सुप्रीम पोप। कियान जुंजी के इनाम के बारे में सूमो ने झुककर उसे फिर से थोड़े ठंडे लहजे में धन्यवाद दिया। हालांकि वह अंदर से थोड़ा हैरान था। स्पिरिट सिटी में एक हवेली, 10 लाख सोने के सिक्कों वाला एक स्पिरिट क्रिस्टल कार्ड और 50 क्यूबिक मीटर जगह वाला एक स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस, यह इनाम बिल्कुल भी बुरा नहीं था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वहां कोई स्पिरिट बोन नहीं थी। सूमो को इनाम देने के बाद कियान जुंजी ने नरमी बनाए रखी और सूमो के करीब जाने की कोशिश की ताकि सूमो की शुरू में बनी अपनी सोच को बदला जा सके। उनके हिसाब से सूमो अभी बच्ची थी और शायद उसे ज्यादा समझ नहीं थी। हालांकि जब वे पहले मिले थे तो उन्होंने सूमो के लिए ज्यादा चिंता नहीं दिखाई थी, लेकिन वह सुप्रीम पोप थे इसलिए उनका अलग थलग रहना नॉर्मल था। अब जब वह सूमो के लिए ज्यादा चिंता दिखा रहे थे तो ये सूमो को बहुत शुक्रगुजार करने के लिए काफी होना चाहिए। सूमो को नहीं पता था कि कियान जुंजी क्या सोच रहा था, लेकिन फिर भी उसने कियान जुंजी की चिंता से बहुत उत्साहित दिखने की पूरी कोशिश की। बीबी डोंग ने भी उसे पहले यही करने को कहा था। यह महसूस करने के बाद कि उसने सूमो के साथ अपने रिश्ते को काफी बेहतर बना लिया है, कियान जुंजी ने आखिरकार सूमो से कहा कि वह कुछ दिनों में किसी को अपनी पहली स्पिरिट रिंग के लिए जरूरी स्पिरिट बीज का शिकार करने के लिए ले जाएगा। इसके बाद उन्होंने सूमो और बीबी डोंग को जाने दिया। जियाओमो, तुम टीचर के बारे में क्या सोचते हो? सुप्रीम पोंटिफ पैलेस से निकलने के बाद सूमो को घर ले जाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरते समय बीबी डोंग ने मुस्कुराते हुए और प्यार भरी आवाज में सूमो से पूछा। ये पूछते समय बीबी डोंग अंदर से थोड़ी नर्वस थी। हालांकि वह सूमो को अच्छी तरह जानती थी और जब वह उसे पहले कियान जुंजी से मिलवाने लाई थी तो कियान जुंजी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इसलिए अब उसके लिए सूमो को कुछ छोटे मोटे एहसान देकर मनाना नामुमकिन था। लेकिन उसे अभी चिंता थी कि कियान जुंजी ने जो दिखावा किया था उससे सूमो धोखा खा जाएगी। कियान जुंजी के बारे में बीबी डोंग ने बदला लेने का विचार कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी ताकत अभी काफी नहीं थी और बदला लेने का समय अभी सही नहीं था, इसलिए वह अभी भी कियान जुंजी के साथ खेल रही थी। लेकिन अगर सूमो को कियान जुंजी ने धोखा दिया और उसके बारे में उसकी अच्छी सोच बन गई और बाद में उसने बदला लेने के लिए कियान जुंजी को मार डाला, तो अगर सूमो को पता चल गया तो ये बहुत बड़ी परेशानी होगी। हम सुप्रीम पोप को मेरी बहुत चिंता है और वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पसंद नहीं करता। बीबी डोंग के पूछने पर सूमो कुछ सोच में पड़ गया। सिर झुकाकर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और धीमी थोड़ी ठंडी आवाज में कहा, क्या वह तुम्हें पसंद नहीं है? सूमो की बातें सुनकर बीबी डोंग के होठों पर मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि सूमो को कियान जुंजी का दोगलापन पता चल गया था, लेकिन क्योंकि कियान जुंजी उसके टीचर थे इसलिए सूमो ने वजह नहीं बताई और सिर्फ इतना कहा कि वह उन्हें पसंद नहीं करते। हालांकि ये जानना काफी था कि सूमो को उस आदमी कियान जुंजी ने धोखा नहीं दिया था। चाहे आप उसे पसंद करें या न करें, आखिर टीचर ही सुप्रीम पोप होता है। भविष्य में जब आप टीचर से मिलेंगे तो आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैंने आपको पहले सिखाया था, समझे? समय उड़ता गया और अगला दिन आ गया। सुबह सुबह जब खिड़की के बाहर से हल्की धूप अंदर आई और सूमो के चेहरे पर पड़ी तो सूमो ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पाया कि वह अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। जागने के बाद सूमो को याद आया कि वह कल रात बीबी डोंग के साथ सोया था। उसने उसे अपनी बाहों में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वह कोई गुड़िया हो और उसे पूरी रात ऐसे ही सोने के लिए मजबूर किया गया था। इस स्थिति में बीबी डोंग के आलिंगन की गर्माहट महसूस करते हुए उसे सच में एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए वह बस बीबी डोंग को पकड़े रहा और सोने का नाटक करता रहा। हे क्या जियाओमो जाग गया है? लेकिन शायद अभी सूमो की हरकत और हल्की हंसी से जागकर बीबी डोंग ने किसी समय अपनी आंखें खोली और अपनी खूबसूरत एम्बर आंखों से सूमो को दिलचस्पी से देख रही थी। हम इस पर सूमो ने केवल अपना सिर नीचे किया और जवाब में एक नम कहा, ठीक है, जब तुम जाग गए हो तो चलो उठो। खाने के बाद मैं तुम्हें टहलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। अपनी बाहों में थोड़े शर्मीले सूमो को देखकर बीबी डोंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसने प्यार से सूमो के बालों में हाथ फेरा, उसे एक जोरदार किस किया और फिर सूमो को बिस्तर से खींच लिया। उसने सूमो को भी बहुत अच्छे कपड़े पहनाए और उसे एक अमीर परिवार के जवान अमीर आदमी की तरह तैयार किया। इसके बाद सूमो को नहलाने और नाश्ता खत्म करने के बाद बीबी डोंग उसे बाहर घूमने ले जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे पहले कि बीबी डोंग सूमो को बाहर ले जा पाती, एक नौकरानी आई और उसने बीबी डोंग से आदर से कहा, महारानी, मिस्टर यू शियाओगांग फिर से मिलने आए हैं। 12 वुहेन सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी जाइन, यू शियाओगांग फिर से यहाँ है। नौकरानी की बातें सुनकर बीबी डोंग ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा ली। अगर वह पुरानी वह होती तो ये जानकर कि यू शियाओगांग उसे ढूंढने आया है, वह जरूर खुशी-खुशी उसका स्वागत करने जाती। लेकिन अब यू शियाओगांग के आने की खबर सुनकर उसके दिल में सिर्फ गुस्सा और नफरत महसूस हुई, क्योंकि वह सूमो की तलाश में बिजी थी, इसलिए उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि यू शियाओगांग से बदला कैसे लिया जाए। इस समय जब ये लड़का आ गया तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसे कैसे हैंडल करे। उसके अलावा हालांकि सूमो जानता था कि यू शियाओगांग कौन है, क्योंकि उसे उस समय इस व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए था, फिर भी उसने कंफ्यूज होने का नाटक किया और बीबी डोंग से पूछा, सिस्टर डोंगर, क्या कोई आपसे मिलने आया है? हाँ, चलो पहले बाहर जाकर देख लेते हैं। हालांकि उसे थोड़ी चिढ़ हो रही थी, लेकिन अपने पास सूमो को देखकर बीबी डोंग ने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और फिर सूमो का हाथ पकड़कर गेट की तरफ चल दी। हालांकि उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि यू शियाओगांग से बदला कैसे लिया जाए, लेकिन क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह यू शियाओगांग को मारकर अपना बदला नहीं लेगी, बल्कि उसे परेशान करने पर ध्यान देगी, जिससे भविष्य में यू शियाओगांग को सब छोड़ देंगे। तो अब बीबी डोंग जानती थी कि वह अभी भी यू शियाओगांग को तुरंत अलग नहीं कर सकती, नहीं तो उसे सजा देना मुश्किल होगा। आइए पहले देखें कि यू शियाओगांग किस लिए आया है। सूमो को साथ लेकर बीबी डोंग आंगन से होते हुए गेट पर पहुंची, जिसे एक नौकरानी ने खोला।
गेट खुलने के बाद उन्होंने पास ही में युवा यू शियाओगांग को देखा, जो काले रंग का स्कॉलर का चोगा पहने हुए था और उसके बाल मीडियम लंबाई के थे और वह कुछ बेचैनी से इंतजार कर रहा था। बीबी डोंग को बाहर आते देख यू शियाओगांग खुद को खुश हुए बिना नहीं रह सका और जल्दी से उनके पास चला गया। मैंने सुना है कि आप पहले ही स्पिरिट किंग बन चुके हैं बीबी डोंग, बधाई हो, अब आप स्पिरिट हॉल में सबसे कम उम्र के स्पिरिट किंग होंगे। बीबी डोंग के सामने पहुंचने के बाद यू शियाओगांग ने जल्दी से अपना मन संभाला, एक बार फिर उस शांत विद्वान की छवि में लौट आया जो पहले बीबी डोंग के साथ बातचीत करते समय थी और उसे प्यार भरी आवाज में बधाई दी। ये कुछ भी नहीं है, ये सब स्पिरिट हॉल की साधना का धन्यवाद है। यू शियाओगांग की बधाई सुनकर बीबी डोंग भी बहुत विनम्रता से मुस्कुराई और अपना पहले जैसा मासूम और दयालु रूप बनाए रखा। वैसे ज़ियाओगांग, जब तुम पिछली बार मिलने आए थे तो लेवल 50 तक पहुंचने के मेरे ब्रेकथ्रू में एक जरूरी मोड़ पर होने की वजह से मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी जाने का हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाया था। मुझे सच में अफसोस है। यू शियाओगांग को देखने के बाद बीबी डोंग ने तुरंत सोचा कि यू शियाओगांग को वेलकम गिफ्ट कैसे दिया जाए और वह माफी मांगने वाला चेहरा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। साधना में तुम्हारा ब्रेकथ्रू सबसे जरूरी है बीबी डोंग। ये सुनकर कि बीबी डोंग ने पिछली बार जानबूझकर उसे टाला नहीं था बल्कि बिजी थी, यू शियाओगांग को राहत मिली और उसने तुरंत बार-बार हाथ हिलाकर इशारा किया कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, पिछली बार अपना वादा पूरा न कर पाना मेरी गलती थी। मैं अभी ज़ियाओमो को स्पिरिट सिटी घुमाने ले जाने वाला था तो मैं तुम्हें लाइब्रेरी ले जा सकता हूं और हम ऊपर के फ्लोर देख सकते हैं। हालांकि यू शियाओगांग ने कहा कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बीबी डोंग ने बहुत माफी वाला चेहरा दिखाया और जोर दिया कि उसे अपना असली वादा पूरा करने के लिए यू शियाओगांग को लाइब्रेरी ले जाना होगा। क्योंकि यह बीबी डोंग की पिछली पर्सनैलिटी भी थी, इसलिए यू शियाओगांग हैरान नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी मना करने का नाटक किया। क्या ये गलत नहीं होगा? इसमें गलत क्या है? ये वैसे भी रास्ते में है और क्या तुम इस बार इसी के लिए आए हो शियाओगांग? बीबी डोंग ने जवाब दिया। यह ठीक है। बीबी डोंग के जोश को देखते हुए यू शियाओगांग ने आखिरकार बिना मन के ही मान लिया। लेकिन इस बार स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी के रास्ते में, जबकि पहले बीबी डोंग के पास यू शियाओगांग के साथ बात करने के लिए हमेशा अनगिनत टॉपिक होते थे, अब बीबी डोंग ने पूरे सफर में अपना सारा ध्यान सूमो पर लगाया और पूरे रास्ते खुशी-खुशी सूमो को स्पिरिट सिटी के आसपास की अलग-अलग चीजें बताई। इससे यू शियाओगांग को थोड़ा अजीब लगा और वह टॉपिक को सूमो पर ही शिफ्ट कर सका। उसने बीबी डोंग से सूमो के बारे में पूछा और बीच-बीच में सूमो से बातें भी करता रहा और उसके करीब जाने की पूरी कोशिश करता रहा। आखिरकार सूमो अब छोटा भाई था जिसे बीबी डोंग ने गोद ले लिया था। अगर वह भविष्य में स्पिरिट हॉल की अलग-अलग सीक्रेट किताबें पढ़ने के लिए बीबी डोंग की जान से चिपके रहना चाहता था तो सूमो के करीब जाना जरूरी था। ठीक है, हम यहाँ हैं। 10 मिनट से ज्यादा के सफर के बाद वे तीनों आखिरकार स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने पहुंच गए। स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी स्पिरिट सिटी के सेंट्रल एरिया में थी। बाहर से देखने पर यह एक 5 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें खास वेस्टर्न स्टाइल था और यह बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिलें पब्लिक एरिया थी, जहां अलग-अलग किताबें रखी थी जो कॉन्टिनेंट के मार्केट में मिल सकती थी। इनमें भाषा, भूगोल के साथ-साथ स्पिरिट मास्टर्स, स्पिरिट बीस्ट्स और सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी के बारे में किताबें भी थीं। हालांकि ये किताबें बाजार में हर जगह उपलब्ध थीं और इन्हें खास कीमती नहीं माना जाता था। लेकिन जब चौथी और पांचवीं मंजिल की बात आई तो ये ऐसी जगह थी जो आम लोगों के लिए खुली नहीं थी। स्पिरिट हॉल के स्पिरिट मास्टर्स के लिए भी सिर्फ बहुत ऊंचे रैंक वाले लोग ही चौथी मंजिल पर जा सकते थे और पांचवीं मंजिल पर सिर्फ परमिट से ही जा सकते थे। बेशक स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी और पांचवीं मंजिल पर रखी किताबों को भी स्पिरिट हॉल का सबसे कीमती कलेक्शन नहीं माना जाता था। स्पिरिट हॉल की सबसे कीमती किताबें सुप्रीम पोंटिफ पैलेस में रखी हुई थी, खास तौर पर एक सीक्रेट कमरे में, और सिर्फ सुप्रीम पोंटिफ को ही पता था कि ये किताबें कहां रखी हैं। हालांकि यू शियाओगांग को ये सब पूरी तरह समझ में नहीं आया। अभी यू शियाओगांग को बस इतना पता था कि उसे जिन किताबों की जरूरत है वे स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी और पांचवीं मंजिल पर हो सकती हैं। ठीक है, मेरे पीछे आओ। सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचने के बाद बीबी डोंग ने तुरंत सूमो का हाथ पकड़ा और यू शियाओगांग को सीधे नॉन पब्लिक चौथी मंजिल की ओर ले गई। स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल के एंट्रेंस पर पहुंचने पर उन्होंने वहां 2 गार्ड खड़े देखे। दोनों गार्ड पूरे शरीर पर चांदी का कवच पहने हुए थे और उनके हाथ में लंबे भाले थे। हालांकि उन्होंने अपनी स्पिरिट्स को नहीं बुलाया था, लेकिन उनके शरीर से सोल पावर के बहुत तेज उतार चढ़ाव निकल रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वे आम स्पिरिट मास्टर्स नहीं थे। असल में स्पिरिट मास्टर्स जो स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी और पांचवीं मंजिल के गार्ड के तौर पर काम कर सकते थे, वे कम से कम स्पिरिट किंग लेवल के थे और अभी बीबी डोंग से बिल्कुल भी कम नहीं थे। नमस्ते संत। बीबी डोंग को सूमो का हाथ पकड़े और यू शियाओगांग को लाते देखकर दोनों गार्डों ने बीबी डोंग को प्रणाम किया। जवाब में बीबी डोंग ने दोनों को देखकर मुस्कुराया, फिर सूमो और यू शियाओगांग को चौथी मंजिल पर ले आया। ठीक है ज़ियाओगेंग, तुम यहाँ पढ़ सकते हो। मैं ज़ियाओमो को स्पिरिट सिटी घुमाने ले जा रहा हूँ। घूमने के बाद हम तुम्हें ढूंढने वापस आएंगे। यू शियाओगांग को स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर लाने के बाद बीबी डोंग ने सीधे यू शियाओगांग से बात की। बीबी डोंग की बातें सुनकर यू शियाओगांग अभी भी बीबी डोंग को रोकने के लिए कुछ कहना चाहता था। आखिर यह एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जो पब्लिक के लिए खुला नहीं था। अगर बीबी डोंग चला गया और किसी ने उसे देखकर पूछा कि वह कौन है और अंदर कैसे आया तो क्या उसे खुद को समझाने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये सोचकर कि बीबी डोंग के उसे यहाँ लाने से पहले ही उसने कह दिया था कि यह बस रास्ते में है और मुख्य काम सूमो को स्पिरिट सिटी घुमाना है। एक बड़े आदमी के तौर पर अगर वह किसी बच्चे को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करे तो ये सच में शर्मनाक होगा। इसलिए अपना मुंह खोलते हुए यू शियाओगांग ने आखिरकार उसे रुकने के लिए नहीं कहा। 13 यू शियाओगांग का संकट। यू शियाओगांग को अलविदा कहने के बाद बीबी डोंग ने सूमो को खींचा और स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल से नीचे उतरकर जाने की तैयारी करने लगी। हालांकि पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद ही बीबी डोंग अचानक रुकी, घूमी, धीरे से सूमो के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ज़ियाओमो यहीं रुको, बहन को कुछ काम है और वह बहुत जल्द वापस आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यही बहन का इंतजार करूंगा। ये सुनकर कि बीबी डोंग को किसी काम से जाना है सूमो को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बिना पूछे ही से हिला दिया। लेकिन सूमो से अलग होने के बाद जैसे ही वह मुड़ी, बीबी डोंग का पहले वाला नर्म और सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसके होठों के कोने पर एक हंसी आ गई। यू ज़ियाओगांग, मैंने अभी तक तय नहीं किया था कि तुम्हारे साथ कैसे डील करना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मेरे दरवाजे तक आओगे। यह एकदम सही है, आज मैं तुम्हें एक सही वेलकम गिफ्ट देता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए उसे इस पाखंडी आदमी यू शियाओगांग ने धोखा दिया था, ये सोचकर कि यह जानकार लड़ने झगड़ने वाला इंसान जो उसकी ताकत से चिपका नहीं रहता उसका सच्चा दोस्त है। लेकिन अभी के हालात ने साफ तौर पर साबित कर दिया कि यू शियाओगांग का लड़ने वाला स्वभाव सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह इतना ज्यादा हार गया था कि उसमें दूसरे स्पिरिट मास्टर्स की तरह लड़ने की ताकत नहीं थी और उसके करीब आने की उसकी इच्छा सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए थी। अपनी पिछली जिंदगी में वह बहुत बोली थी और उसके बहकावे में आकर पूरी तरह से उसके हाथ में खेलती थी, इसलिए उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। लेकिन अपने रिबर्थ के बाद उसने एक नजर में यू शियाओगांग का असली मकसद समझ लिया। क्योंकि ऐसा है इसलिए बीबी डोंग उसके खिलाफ अपनी ही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेगा। क्या आप हमारे स्पिरिट हॉल की सीक्रेट बुक्स में झांकने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं? अच्छा, आप किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अंदर ला सकता हूं। आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं या नहीं, यह मेरा काम नहीं है। बीबी डोंग ने मन ही मन उपहास किया। सूमो से अलग होने के बाद बीबी डोंग स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर घूमी, जल्दी से एक गार्ड को ढूंढा और गार्ड को बताया। ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन का कोई व्यक्ति अपने स्पिरिट हॉल की सीक्रेट बुक्स में झांकने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। ये देखने के लिए कि ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन के इस आदमी की किस तरह की साजिश थी, उसने मना नहीं किया बल्कि उसे चौथी मंजिल पर ले आई। हालांकि उनके स्पिरिट हॉल की सीक्रेट किताबें बाहरी लोगों को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने गार्ड से कहा कि वह थोड़ी देर में चौथी मंजिल पर जाए, चौथी मंजिल पर घुसने वालों की क्वालिफिकेशन चेक करे और ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन के उस आदमी को अरेस्ट करे। लेकिन ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन के इस व्यक्ति को मत मारना, क्योंकि वह ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन सेक्ट मास्टर यू युवांशिन का सबसे छोटा बेटा है, इसलिए उसे जल्दबाजी में मारने से ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन और स्पिरिट हॉल के बीच झगड़ा शुरू हो सकता है। बस उसे एक गहरा सबक दें। बीबी डोंग की बातें सुनकर गार्ड चौंक गया और उसने तुरंत वादा किया कि वह ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। गार्ड को आखिरी बार यह हिदायत देने के बाद कि वह इसमें अपनी भूमिका न बताए, कहीं ऐसा न हो कि इससे दुश्मन को पता चल जाए, बीबी डोंग खुश होकर चली गई। ज़ियाओमो, चलो आज मैं तुम्हें स्पिरिट हॉल में अच्छा समय बिताने के लिए ले चलूंगा। सूमो के पास वापस आकर बीबी डोंग ने एक बार फिर हल्की और चमकदार मुस्कान दी, सूमो का हाथ पकड़ा और स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। चौथी मंजिल पर सिर्फ यू शियाओगांग को छोड़कर वह किताबों के विशाल समुद्र को उत्साह से देख रहा था, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि खतरा आ रहा है। बीबी डोंग के सूमो को स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी से ले जाने के बाद
जिस गार्ड को बीबी डोंग ने बताया था कि ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन का कोई व्यक्ति उनकी स्पिरिट सिटी की सीक्रेट बुक्स में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, उसने तुरंत अपने सुपीरियर को ढूंढा और बीबी डोंग की बातें उसे बता दी। ये जानकर कि ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले का कोई इतना हिम्मत वाला है, गार्ड कैप्टन को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया और सीधे चौथी मंजिल की ओर चल पड़ा ताकि यू शियाओगांग को पकड़कर उसे कड़ा सबक सिखा सके। इस बीच स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर बीबी डोंग और सुमो को जाते हुए देखने के बाद यू शियाओगांग ने किताबों से भरी बुकशेल्फ को नशे में देखा और अपने काम की किताबें खोजने लगा। क्योंकि लाइब्रेरी की चौथी मंजिल बहुत बड़ी थी, इसलिए यू शियाओगांग खोजते-खोजते जल्द ही चौथी मंजिल में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद गार्ड कैप्टन गार्ड्स की एक टीम को चौथी मंजिल पर ले गया और बदसूरत चेहरे से हाथ हिलाया। सब लोग अंदर जाओ, सबकी पहचान चेक होनी चाहिए। जो भी चौथी मंजिल पर बिना जरूरी शर्तें पूरी किए घुसा है उसे तुरंत पकड़ लो। गार्ड कैप्टन के ऑर्डर पर गार्ड्स का एक ग्रुप चौथी मंजिल के गार्ड्स को बाईपास करके लाइब्रेरी की चौथी मंजिल में घुस गया और जो भी मिला उसे आइडेंटिटी चेक करने को कहा। क्योंकि यू शियाओगांग किताबें ढूंढते हुए पहले ही चौथी मंजिल की गहराई में चला गया था, इसलिए उसे अभी तक खोजा नहीं जा सका था। लेकिन लाइब्रेरी की शान चौथी मंजिल पर अचानक गार्ड्स के एक ग्रुप के घुसने और हर मिलने वाले से पहचान की मांग करने से यू शियाओगांग परेशान हो गया, जो पढ़ने में डूबा हुआ था। क्या हुआ? अपने आसपास से आती हल्की आवाजें सुनकर यू शियाओगांग थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन इससे पहले कि यू शियाओगांग ये पता लगा पाता कि क्या हो रहा है, चांदी का कवच पहने एक गार्ड गलियारे से गुजरा, किताबों की अलमारियों की दो लाइनों के बीच पहुंचा जहां यू शियाओगांग था और उसने उसे देख लिया। अरे वहीं रुको, तुम कौन हो? अपना स्पिरिट प्रूफ निकालो। यू शियाओगांग को देखकर गार्ड चिल्लाया, मेरा स्पिरिट प्रूफ? गार्ड की बातें सुनकर यू शियाओगांग का एक्सप्रेशन बदल गया, उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया और वह दिल में दहाड़ उठा। हे भगवान, मैंने इतना बदकिस्मत क्यों हूं कि स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी के गार्ड की पहचान की जांच में फंस गया और इत्तेफाक से बीबी डोंग पहले ही जा चुकी थी। अब मैं क्या करूं? एक पल के लिए यू शियाओगांग को ऐसा बेचैनी महसूस हुई जैसे गर्म बर्तन पर बैठा चूहा। लेकिन हालांकि वह परेशान था, यू शियाओगांग जानता था कि वह भाग नहीं सकता, वरना नतीजा और भी बुरा होगा। ये माननीय गार्ड, मैं आज अपना स्पिरिट प्रूफ नहीं लाया, क्या आप कोई छूट दे सकते हैं? क्योंकि उनके स्पिरिट प्रूफ पर दी गई पहचान स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल में जाने की जरूरतों को पूरा नहीं करती थी। तो गार्ड को आते देख यू शियाओगांग को अंदर से बुरा लगा और वह सिर्फ मुस्कुरा सका और सोने के सिक्कों का एक बैग निकालते हुए गार्ड को रिश्वत देने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से गार्ड ने यू शियाओगांग की रिश्वत की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, सीधे उसके हाथ पर थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे तुम क्या कर रहे हो? मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जरूर कुछ छिपाने को है। तुमने कहा था कि तुम अपना स्पिरिट प्रूफ नहीं लाए, फिर तुम अंदर कैसे आए? जल्दी करो और अपना स्पिरिट प्रूफ निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें बाहरी जासूस समझकर अरेस्ट कर लूंगा। ये बड़ा भाई, मुझे संत महाराज द्वारा लाया गया था, मैं सच में कोई बाहरी जासूस नहीं हूं, कृपया गलत मत समझना। यह महसूस करते हुए कि उसने चीजों को और खराब कर दिया है, यू शियाओगांग डर गया और जल्दी से समझाया। वह गिरफ्तार होकर टॉर्चर नहीं होना चाहता था। 14 यू शियाओगांग को बुरी तरह पीटा गया। हा, तुमने क्या कहा? तुम्हें सेंटिस लेकर आई थी। तुम खुद को क्या समझते हो कि सेंटिस को जानने की तुम्हारी इतनी काबिलियत है और सेंटिस तुम्हें हमारे स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर क्यों लाई? क्या तुम सोचते हो कि हम बेवकूफ हैं? स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर जब यू शियाओगांग ने यह दावा किया कि उसे सेंटिस बीबी डोंग लेकर आई थी, तो उसके सामने खड़ा गार्ड जोर से हंसने लगा, उसका चेहरा मजाक से भरा हुआ था। बच्चे, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी साधना सिर्फ स्पिरिट मास्टर लेवल पर है। आपकी उम्र को देखते हुए आप इस साल अपने 20वें दशक में होंगे। 20वें दशक में अभी भी सिर्फ एक स्पिरिट मास्टर होने के नाते आप बस कचरे के बीच कचरा हैं। आप सभी लोगों में से संत को जानने के हकदार हैं। वाह! अपनी बात खत्म करते हुए गार्ड ने जमीन पर थूका। यू शियाओगांग की तरफ उसकी नजरें पूरी तरह से नफरत और नफरत से भरी थी। गार्ड से इतनी बेइज्जती होने पर यू शियाओगांग अपनी मुठ्ठियां खींचने से खुद को रोक नहीं सका, उसका दिल गुस्से से भर गया। ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले के पुराने युवा सैक मास्टर के तौर पर यू शियाओगांग के बारे में कहा जा सकता है कि उन्हें ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले में बहुत इज्जत मिली थी, लेकिन क्योंकि वह अपनी स्पिरिट अवेकनिंग के दिन ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन स्पिरिट को जगाने में नाकाम रहे, इसलिए उनकी जगह बहुत ही खराब लुओसान पाओ स्पिरिट जाग गई। इस वजह से यू शियाओगांग को ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले में बहुत ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी। यू शियाओगांग को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि उसे कचरा कहा जाए। अपने सामने एक मामूली स्पिरिट हॉल गार्ड से इतनी बेइज्जती होने के बाद यू शियाओगांग गार्ड को टुकड़े-टुकड़े करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था और एक पल के लिए बीबी डोंग और सुमो भी उसके गुस्से का निशाना बन गए। लानत है बीबी डोंग। अगर बीबी डोंग उस छोटे बदमाश सुमो के साथ स्पिरिट सिटी घूमने जाने की जिद न कर रही होती, तो वह इस बेइज्जती वाली हालत में कैसे पहुंचता? यू शियाओगांग कभी भी खुले विचारों वाला इंसान नहीं था, इसके उलट उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और मतलबी इंसान कहा जा सकता है। ये जानना जरूरी है कि ओरिजिनल काम में बीबी डोंग और यू शियाओगांग के बीच प्यार की कमी नहीं थी और बीबी डोंग का यू शियाओगांग के प्रति प्यार जरूर कम नहीं था। लेकिन जब कियान जुंजी ने बीबी डोंग को बेइज्जत किया, तो यू शियाओगांग को बचाने के लिए बीबी डोंग ने बस यू शियाओगांग को ढूंढा, रूखापन दिखाया, उसे कचरा कहा और उसे रिश्ता तोड़ने पर जोर दिया। यू शियाओगांग ने असल में बीबी डोंग पर बहुत ज्यादा गुस्से से रिएक्ट किया और फिर भाग गया। यह उसकी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और सेल्फिशनेस को दिखाता है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि बीबी डोंग के पास कोई अजीब कारण था या नहीं। ये जानना जरूरी है कि अगर बीबी डोंग सच में उसे नीची नजर से देखती, तो वह पहले उसकी कई तरह से मदद नहीं करती या उसके साथ भागने का प्लान भी नहीं बनाती। लेकिन इस सब के बारे में यू शियाओगांग ने बिल्कुल नहीं सोचा और न ही वह सोचना चाहता था। हालांकि वह अपने दिल में बहुत गुस्से में था, लेकिन अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर गार्ड का सामना करते हुए यू शियाओगांग के पास अपनी इज्जत निगलने और बनावटी मुस्कान के साथ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। बड़े भाई, मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं यहाँ संत के साथ आया हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, तो आप यहाँ के दो गार्ड से पूछ सकते हैं। ओह, यू शियाओगांग के एक्सप्लेनेशन के बारे में गार्ड ने सिर्फ मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं अभी तुमसे पूछ लेता हूँ। अगर तुमने जो कहा वह सच है, तो जाहिर है मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। लेकिन अगर तुमने जो कहा वह झूठ है, तो बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत दो। गलत। गार्ड की बातें सुनकर यू शियाओगांग के पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। लेकिन इस समय उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। गार्ड द्वारा चौथी मंजिल के एंट्रेंस तक खींचे जाने के बाद वहां मौजूद दो गार्ड को देखकर यू शियाओगांग को लाने वाले गार्ड ने तुरंत पूछा, अरे भाइयों, यह आदमी कहता है कि उसे संत यहाँ लाए थे। क्या आप जानते हैं कि वह जो कह रहा है वह सच है या झूठ? यह हमने सच में ध्यान नहीं दिया। दोनों गार्डों ने अपना सिर हिलाया। हर दिन बहुत से लोग चौथी मंजिल पर आते थे। वे भारी कवच और हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए उनकी नजर पहले से ही कम थी। वे लगातार इस बात पर कैसे ध्यान दे सकते थे कि चौथी मंजिल पर कौन आ रहा है। हालांकि संत आज सचमुच चौथी मंजिल पर आई, लेकिन बदकिस्मती से वह सुमो को ले आई, जिसने पहले स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी में एक इनफुल सोल पावर स्पिरिट को जगाया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उनसे पहले वाला आदमी वहां था या नहीं, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सब खत्म हो गया। दोनों गार्ड की बातें सुनकर यू शियाओगांग की नजर अचानक धुंधली हो गई और वह लगभग बेहोश हो गया। वह जानता था कि वह बड़ी मुसीबत में है। तुम फिर से सोचो, ये नामुमकिन है कि तुम्हें कुछ पता न हो। मैं उस समय साफ तौर पर बीबी डोंग के ठीक पीछे था। यह महसूस करते हुए कि उसे टॉर्चर के लिए घसीटा जाएगा, बहुत ज्यादा घबराहट में यू शियाओगांग कुछ हिस्टेरिकल हो गया। वह आगे बढ़ा, दोनों गार्ड्स के हाथ पकड़े और उन्हें जोर से हिलाया। दुस्साहसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संत को नाराज करने की? जो गार्ड यू शियाओगांग को लाया था, उसे पहले से ही उसके बारे में बुरा लगा था और जब उसने यू शियाओगांग को सीधे बीबी डोंग को उसके नाम से पुकारते सुना, तो वह गुस्से में यू शियाओगांग के चेहरे पर थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं सका। एक जोरदार थप्पड़ के साथ यू शियाओगांग घूमकर जमीन पर गिर गया और इस बार से उसका सिर चकरा गया। संत को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत करना, लगता है यह आदमी जासूस है। इसे ले जाओ। साइड में गार्ड कैप्टन और बाकी गार्ड जो अभी चौथी मंजिल की तलाशी पूरी करके आए थे, किसी समय एंट्रेंस पर वापस आ गए थे। ये देखकर कि यू शियाओगांग ने बीबी डोंग के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की, गार्ड कैप्टन खुद को मजाक उड़ाने से रोक नहीं सका और लोगों से यू शियाओगांग को घसीट कर ले जाने के लिए हाथ हिलाया। मुझे छोड़ दो, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मुझे सच में संतनी ने लाया है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो जाकर संतनी से पूछो। कई गार्ड्स के बुरी तरह घसीटने के बाद भी ठीक हो चुके यू शियाओगांग ने हार नहीं मानी थी। गुस्से में लड़ रहा था और चाहता था कि गार्ड्स बीबी डोंग से पूछें, लेकिन गार्ड यू शियाओगांग की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते थे? जब गार्ड्स ने यू शियाओगांग को घसीटा, तो उसने उसे एक थप्पड़ मारा, उसके चेहरे के दोनों तरफ तब तक मारा जब तक वो सूअर के सिर जितना सूज नहीं गया। तब जाकर यू शियाओगांग आखिरकार शांत हुआ। गार्ड्स के ग्रुप ने यू शियाओगांग का मजाक उड़ाया और उसे, जिसका चेहरा सूअर के सिर जैसा सूजा हुआ था और आंखें चौंधिया गई थी, स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी से एक कैदी की तरह घसीटकर बाहर निकाला और उसे खास तौर पर जासूसों से निपटने के लिए बने पनिशमेंट डिवीजन में ले गए। इस समय सजा विभाग के अंदर एक अंधेरी जेल सेल में
आसपास की दीवारों पर कई जलती हुई मशालें रखी थीं, जबकि यू शियाओगांग को लोहे की जंजीरों से लकड़ी के खंभे से बांधा गया था। उसके सामने जलते हुए लाल गर्म कोयले का एक बेसिन था और चारों ओर टॉर्चर करने के अलग-अलग औजार रखे गए थे। अरे, इस आदमी का नाम यू शियाओगांग है और वह असल में ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन से है। लेकिन इस आदमी की स्पिरिट ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन स्पिरिट क्यों नहीं है, बल्कि लुओ सांग पाओ नाम की कोई चीज क्यों है? यू शियाओगांग को पनिशमेंट डिवीजन में लाने के बाद एक गार्ड ने सीधे यू शियाओगांग का स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस निकाला और उसमें उसका स्पिरिट सर्टिफिकेट पाया। उस पर दी गई जानकारी को देखकर वह कुछ कंफ्यूजन महसूस किए बिना नहीं रह सका। इसे मुझे वापस दे दो, जल्दी से इसे मुझे वापस दे दो। गार्ड को अपनी आत्मा के बारे में बात करते हुए सुनकर यू शियाओगांग का सूजा हुआ जैसा चेहरा लाल हो गया और वह गार्ड पर गुस्से से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी स्पिरिट ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन स्पिरिट नहीं थी, बल्कि लुओ सांग पाओ स्पिरिट थी। यह उसकी जिंदगी का हमेशा रहने वाला डर था। इन लोगों का इसके बारे में बात करना उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो, बच्चे? ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन के सदस्य के रूप में तुमने हमारे स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी में घुसने और हमारी गुप्त पुस्तकों में झांकने की हिम्मत की। मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से सबक भी नहीं सिखाया है। कूड़े जैसे दिखने वाले यू शियाओगांग के चिल्लाने पर उसके सामने खड़े कुछ गार्ड, खासकर वह जिसने यू शियाओगांग का स्पिरिट सर्टिफिकेट निकाला था, बहुत गुस्से में आ गए। उसने बगल से एक चमड़े का कोड़ा पकड़ा और उसे यू शियाओगांग के शरीर पर जोर से मारा। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। कुछ देर के लिए मांस पर कोड़े लगने की दबी हुई आवाजों के बाद जेल की कोठरी से सुअर जैसी तीखी चीखें तुरंत गूंजने लगी। हे, क्या तुम इतने काबिल नहीं हो, बच्चे? कुछ कोड़े नहीं सह सकते। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तो बस शुरुआत है। धीरे-धीरे इसका मजा लेते रहो। हा हा। 15 शानदार एक्टिंग स्किल्स वाली बीबी डॉन्ग स्पिरिट सिटी पनिशमेंट डिवीजन। जासूस के तौर पर यहां लाए जाने के बाद यू शियाओगांग को जल्दी मानवीय टॉर्चर झेलना पड़ा। जब टॉर्चर खत्म हुआ तो यू शियाओगांग का गला बैठ गया था। उसके शरीर पर जख्म थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और खून से सने घाव दिख रहे थे। उसका चेहरा सूजा हुआ था, सुअर के सिर जैसा लग रहा था। शरीर और मन की दोहरी यातना के कारण लकड़ी के खंभे से बंधे यू शियाओगांग की आंखें अब खाली थीं, मानो वह डूब गया हो। लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी खत्म नहीं हुआ था। यू शियाओगांग को टॉर्चर करने के बाद कई गार्ड चिल्लाए और उसे स्पिरिट हॉल में चुपके से घुसकर उनकी सीक्रेट किताबें पढ़ने के उसके मकसद के बारे में पूछताछ की। इस पर यू शियाओगांग जवाब नहीं दे सका और मुश्किल से ही जिक्र कर सका। उन्हें सेंटिस बीबी डोंग स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर लाई थी। वे खुद चुपके से अंदर नहीं आए थे और वे निश्चित रूप से कोई जासूस नहीं थे। हालांकि गार्ड ने साफ तौर पर इस जवाब को स्वीकार नहीं किया। जिद्दी होने की हिम्मत दिखाने के लिए यू शियाओगांग पर चिल्लाने के बाद गार्ड ने उसे फिर से जोर से कोड़े मारे और उसे कई दूसरी सजाएं दी। कुछ देर के लिए सजा वाले कमरे से फिर से तेज और कर्कश चीखें आने लगी। दूसरी तरफ सुमो को स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी से बाहर निकालने के बाद बीबी डोंग सुमो को 1 घंटे से ज्यादा समय तक स्पिरिट सिटी घुमाने ले गई। दोपहर तक बीबी डोंग ने यू शियाओगांग को बाहर लाने के लिए सुमो को स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी वापस ले जाने का प्लान नहीं बनाया था। लेकिन सुमो के साथ स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी लौटने और चौथी मंजिल पर पहुंचने पर बीबी डोंग को यू शियाओगांग नहीं मिला। उसका चेहरा बदल गया और वह कुछ घबरा गई। चौथी मंजिल के गार्ड से पूछने के बाद कि क्या उन्होंने यू शियाओगांग को देखा है। ये जानने पर कि यू शियाओगांग को जासूस के तौर पर पकड़ा गया है, बीबी डोंग और भी ज्यादा घबरा गई और जल्दी से सुमो को सीधे पनिशमेंट डिवीजन ले गई। लेकिन रास्ते में बीबी डोंग का पैनिक देखकर सुमो को अंदर ही अंदर हंसी आ गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि बीबी डोंग ने स्पिरिट हॉल के लोगों से यू शियाओगांग को जासूस बनाकर ले जाने के लिए चुपके से क्या प्लान बनाया था, लेकिन ये पक्का बीबी ने ही बनाया था। हालांकि बीबी डोंग की एक्टिंग सच में अच्छी थी। ऊपर से तो वह सिर्फ यू शियाओगांग के पकड़े जाने पर बीबी डोंग की घबराहट देख सकता था। ये कहना नामुमकिन था कि इसका उसे कोई लेना देना था। ये सोचकर सुमो भावुक होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। ओरिजिनल कहानी में बीबी डोंग बेशक एक बेरहम राजा था। स्पिरिट हॉल की ताकत से अगर बीबी डोंग टैंग सैंग को मारना चाहता तो यह आसान होता। लेकिन यू शियाओगांग के लिए अपनी चिंता के कारण बीबी डोंग ने बार-बार तांग पर दया दिखाई, जिससे वह ताकतवर बन गया। लेकिन अब उसके असर में बीबी डोंग एक रीबर्थ इंसान बन गई थी। उसने यू शियाओगांग का असली रंग देख लिया था और अब उसके लिए उसके मन में पुरानी फीलिंग्स नहीं थी। ऐसे बीबी डोंग ने आसानी से यू शियाओगांग को सजा दी थी और बाद में यू शियाओगांग शायद बीबी डोंग का शुक्रगुजार भी होगा। लगता है भविष्य में देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। ये सोचकर कि भविष्य में बीबी डोंग यू शियाओगांग के साथ कैसे खेलेगी, सुमो का दिल खुशी और उम्मीद से भर गया। सुमो को स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी से खींचकर सीधे पनिशमेंट डिवीजन की ओर ले जाने के बाद बीबी डोंग जल्दी सुमो के साथ आ गई। नमस्ते संत। इस समय पनिशमेंट डिवीजन के गेट के सामने बीबी डोंग को सुमो के साथ दौड़ते हुए देखकर गार्ड थोड़े हैरान रह गए और जल्दी से उन्हें प्रणाम किया। मुझे अंदर आने दो, मेरे एक दोस्त को तुमसे गलतफहमी हो गई थी और वह पकड़ा गया। अपने सामने गार्ड्स को देखकर बीबी डोंग रुक गई। उनका सुंदर चेहरा लाल हो गया था और वे हौंट रही थी। चेहरे से पसीना पोंछने के बाद उन्होंने जल्दी से कहा। बीबी डोंग का इरादा जानने के बाद गार्ड भी थोड़े घबरा गए और जल्दी से किसी को बीबी डोंग को पनिशमेंट डिवीजन में ले जाने के लिए कहा, जहां उन्हें यू शियाओगांग मिला। शियाओगांग सजा देने वाले कमरे में पहुंचने पर जहां यू शियाओगांग था, उसे लोहे की जंजीरों से लकड़ी के खंभे से बंधा हुआ, बहुत दुखी, जख्मों से भरा और मरने की कगार पर देखा। हालांकि बीबी डोंग अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने जल्दी से अपने ज़ैद हाथों से अपना मुंह ढक लिया और ऐसा गिर दिखाया जैसे वह रोने वाली हो। शियाओगेंग, तुम्हें क्या हुआ? वो, ये सब मेरी गलती है। मुझे शियाओमो को खेलने के लिए बाहर नहीं ले जाना चाहिए था, वरना तुम्हें जासूस समझकर यहाँ नहीं लाया जाता। मुझे बहुत अफसोस है। बोलते समय बीबी डोंग ने ऐसा दिखाया जैसे वह दुख से भर गई हो। उसका शरीर बेजान हो गया था, लगभग गिरने वाला था, लेकिन सुमो ने उसे सहारा दिया। कैसे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपना दुख दिखाने के बाद बीबी डोंग तुरंत खड़ी हो गई। उन गार्ड्स को घूरा जिन्होंने यू शियाओगांग को टॉर्चर किया था और ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे वह किसी को मारना चाहती हो। लेकिन बदकिस्मती से अपने दयालु नेचर की वजह से ये सोचकर कि गार्ड सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं, भले ही उसका हाथ हवा में काम रहा था, उसने दांत भींच लिए और आखिर में हमला नहीं किया। आप इस मामले में आप पर भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। सच में उसके पास चौथी मंजिल पर जाने की काबिलियत नहीं थी। मैं उसे अंदर ले आया। ये सब मेरी गलती थी। जैसे गलती की जड़ को समझकर बीबी डोंग ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना हाथ नीचे कर लिया। उसे जल्दी से नीचे ले जाओ और उसके घावों को ठीक करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट मास्टर ढूंढो। बीबी डोंग के आदेश पर गार्ड्स को लगा जैसे उन्हें माफी मिल गई हो। उन्होंने जल्दी से यू शियाओगांग को नीचे उतारा और एक सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट मास्टर को खोजने निकल पड़े। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि स्पिरिट सिटी में कई स्पिरिट मास्टर्स थे, इसलिए गार्ड्स को जल्द ही एक सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट मास्टर मिल गया जिसने सेल में यू शियाओगांग की चोटों को ठीक किया। कहां? ये कहां है? जब उसकी चोटें ठीक हो गईं तो यू शियाओगांग धीरे-धीरे उठा, उसे चक्कर आ रहा था और उसने भारी आवाज में पूछा, शियाओगांग, क्या तुम जाग रहे हो? बगल में यू शियाओगांग को जागते देख बीबी डोंग ने तुरंत हैरानी का भाव बना लिया। महारानी, ये पता चलने पर कि बीबी डोंग सच में आ गई है, यू शियाओगांग ने उठने की कोशिश की, लेकिन बीबी डोंग ने उसे रोक दिया। आपकी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं आज के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। ये सब मेरी गलती है। मुझे ज़ियाओमो को स्पिरिट सिटी नहीं ले जाना चाहिए था और तुम्हें लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं तो आज तुम्हें इतनी गंभीर चोट नहीं लगती। बोलते समय बीबी डोंग के चेहरे पर गहरा अपराध बोध और दुख दिख रहा था। एक समय पर उसकी आंखें लाल हो गईं और सिसकियों से उसकी आवाज भर आ गई। बीबी डोंग की बातें सुनकर यू शियाओगांग के मन में शुरू में उसके लिए बहुत गुस्सा था, लेकिन बीबी डोंग को इतना दोषी देखकर और क्योंकि वह एक खूबसूरत लड़की थी, यू शियाओगांग का दिल पिघल गया और उसने आह भरी। भूल जाओ, ये सच में उसकी गलती नहीं थी। मैं तो बस एक बाहरी आदमी था। वह मुझे सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल तक ले जा सकी, जो ये दिखाने के लिए काफी था कि वह मेरे साथ एक दोस्त जैसा बर्ताव करती थी। कौन सोच सकता था कि आज अचानक गार्ड पहचान की जांच करने लगेंगे। ये तो बस मेरी बदकिस्मती थी। 16 ब्लेड मैंटिस, हालांकि उसे बीबी डोंग से कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन आज की दुखद घटना से यू शियाओगांग का दबा हुआ गुस्सा शांत नहीं हो सका और आखिर में वह चीज के लिए स्पिरिट हॉल को ही जिम्मेदार ठहरा सका। लानत है स्पिरिट हॉल पर। स्पिरिट हॉल के गार्ड्स को धिक्कार है। मैं बस ताकत में थोड़ा कमजोर था, फिर भी स्पिरिट हॉल के इन लोगों ने मुझे अपनी बात समझाने का मौका भी नहीं दिया। मुझे जासूस समझकर टॉर्चर करने के लिए यहाँ खींच लाए। कितना क्रूर संप्रदाय है। यू शियाओगांग ने गुस्से से सोचा और मन ही मन भविष्य में स्पिरिट हॉल से जमकर बदला लेने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उसे स्पिरिट हॉल में ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट किताबें पढ़ने के लिए बीबी डोंग पर निर्भर रहना पड़ा। सबसे पहले अपनी खराब हो चुकी स्पिरिट लुओ सांग पाओ को एक ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन स्पिरिट में फिर से बदलने का तरीका ढूंढना था। शायद आज की घटना एक मौका हो सकती है। ये सोचकर कि आज की घटनाओं की वजह से बीबी डोंग बहुत दोषी लग रही है, यू शियाओगांग की आंखें चमक उठी और उसे अपने सपने को पूरा करने की उम्मीद महसूस हुई। महामहिम संत, आज जो हुआ उसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता। ये बस मेरी बदकिस्मती थी। बस चौथी मंजिल पर जाकर पढ़ना बहुत मुश्किल था और मैंने किताब पूरी भी नहीं की थी कि मुझे यहाँ खींच लिया गया।
भविष्य में अंधेरे जेल सेल में बीबी डोंग की रुंधी हुई गलती से भरी माफी का सामना करते हुए यू शियाओगांग ने अचानक भारी आवाज में एक कड़वी मुस्कान दी और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। यू शियाओगांग की बातें सुनकर बीबी डोंग का दिल धड़कने लगा और फिर उसने मुंह बनाया। अरे वह सच में जानता है कि कैसे स्कीम बनानी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर ले जाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। हालांकि अपने सामने वाले आदमी का असली चेहरा देखकर और यह याद करके कि वह कभी सोचती थी कि यह आदमी एक महान स्कॉलर है जो एकेडमिक रिसर्च का दीवाना है और डोलियो कॉन्टिनेंट को फायदा पहुंचाने का सपना देखता है, बीबी डोंग को उल्टी जैसा महसूस हुआ। हालांकि ऊपर से देखने पर बीबी डोंग ने अभी भी हैरानी दिखाई, जैसे कि उसे आखिरकार यू शियाओगांग की भरपाई करने का कोई तरीका मिल गया हो, और उसने जल्दी से कहा, शियाओगांग, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जब तक समय रहेगा मैं तुम्हें लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर जरूर ले जाता रहूंगा। हालांकि वह जानती थी कि यू शियाओगांग का उसके पास आने का मकसद स्पिरिट हॉल की सीक्रेट किताबें हासिल करना था। लॉजिकली कहें तो बीबी डोंग को अब यू शियाओगांग के इरादों को पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वह जानती थी कि अगर यू शियाओगांग भविष्य में स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ भी ले तो भी उसकी किस्मत बेकार नहीं जाएगी। इसलिए बीबी डोंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि यू शियाओगांग अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगा। इसके उलट यू शियाओगांग का भरोसा जीतने और भविष्य में और टॉर्चर करने के लिए बीबी डोंग का इरादा यू शियाओगांग को कुछ मीठी चीजें देने का था। वास्तव में ये सुनकर कि बीबी डोंग ने असल में उसे स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर ले जाने का वादा किया है, यू शियाओगांग बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। बेशक ये सच है, इस बारे में बीबी डोंग ने नरमी दिखाते हुए बस हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए और ठीक हो जाना चाहिए। ठीक होने के बाद मेरे घर पर आकर मुझसे मिलना और मैं तुम्हें लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर पढ़ने के लिए ले जाऊंगा। यू शियाओगांग की पिटाई की घटना के बाद कई दिन जल्दी बीत गए। आखिरकार स्पिरिट हॉल ने लोगों को सुमो को उसकी पहली स्पिरिट रिंग की तलाश में ले जाने का इंतजाम किया, लेकिन शायद इसलिए कि बीबी डोंग ने सुमो के साथ जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की थी। स्पिरिट हॉल ने हैरानी की बात है कि युगवान और गुई मेई को सुमो को उसकी पहली स्पिरिट रिंग ढूंढने के लिए ले जाने का इंतजाम किया, लेकिन बेशक ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि स्पिरिट हॉल ने सुमो की क्षमता को महत्व दिया। कुछ दिनों बाद स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में स्पिरिट सिटी से निकलकर स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट तक का पूरा सफर तय करने के बाद कुछ खोज के बाद युगवान, गुई मेई और बीबी डोंग को आखिरकार बाहरी इलाके में सुमो के लिए 300 साल से ज्यादा पुरानी एक ब्लेड मैंटिस मिल गई, जिसका इस्तेमाल वे सुमो की पहली स्पिरिट रिंग स्पिरिट बीस्ट के तौर पर करना चाहते थे। क्योंकि उनके पास बीबी डोंग थे जो एक कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर थे और युगवान और गुई मेई थे जिनकी कल्टीवेशन रैंक स्पिरिट डोलियो जितनी ऊंची थी, इसलिए ब्लेड मैंटिस को पकड़ने का प्रोसेस बहुत आसान था। युगवान और गुई मेई के ड्राइविंग में बीबी डोंग ने आसानी से अपने फर्स्ट सोल स्किल स्पाइडर वेब रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करके ब्लेड मैंटिस को चावल के पकौड़े की तरह बांध दिया और उसे कंट्रोल कर लिया। इसके बाद जब तक सुमो ब्लेड मैंटिस को मार देता वह स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता था और एक फुल सोल पावर स्पिरिट स्कॉलर से स्पिरिट मास्टर बन सकता था। ठीक है, जियाओ जाओ और इस ब्लेड मैंटिस को मारने के लिए खंजर का इस्तेमाल करो। घने जंगल में जब बीबी डोंग ने ब्लेड मैंटिस को कंट्रोल कर लिया तो उसने सुमो को एक तेज खंजर दिया जिससे वह ब्लेड मैंटिस को मार सके। खंजर लेकर और पास में ही ब्लेड मैंटिस को देखते हुए जो हल्के बैंगनी रंग के मकड़ी के रेशम से कसकर बंधा हुआ था, जिसका शरीर चक्की के पत्थर जितना बड़ा था और दो ब्लेड तेजी से चमक रहे थे, सुमो गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका और ब्लेड मैंटिस की ओर चल पड़ा। इतना बड़ा मैंटिस और यह इतना कूल दिखता है, अगर यह मेरे पिछले जन्म में धरती पर होता तो मुझे नहीं पता कि कितने कीड़े मकोड़े पसंद करने वाले इसके दीवाने हो जाते। जब वह ब्लेड मैंटिस की ओर बढ़ा तो चांदी सफेद ब्लेड मैंटिस को देखकर सुमो के दिल में कुछ भावनाएं उठने लगी। जहां तक सुमो के आने की बात है, ब्लेड मैंटिस को आने वाले संकट का एहसास हो गया था और वह खुद को जोर-जोर से लड़ने से रोक नहीं पाया। वह मकड़ी के रेशे से आजाद होना चाहता था जिसने उसे बांध रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक सदी पुराने स्पिरिट बीस्ट और एक स्पिरिट किंग रैंक स्पिरिट मास्टर के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। 300 साल की साधना वाला ब्लेड मैंटिस बीबी डोंग जो स्पिरिट किंग रैंक पर था के छोड़े गए स्पाइडर वेब रेस्टोरेंट से किसी भी तरह आजाद नहीं हो सकता था। आखिर में सुमो ने बहुत आसानी से कंट्रोल किए गए ब्लेड मैंटिस को मार डाला। जैसे ही ब्लेड मैंटिस की लाश से अनगिनत पीली रोशनी के धब्बे निकले, एक सदियों पुरानी पीली स्पिरिट रिंग का प्रोटोटाइप जल्द ही ब्लेड मैंटिस की लाश के ऊपर जमा हो गया। सिस्टर डोंगर, सीनियर युगवान, सीनियर गुई मेई, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यह 300 साल पुराना ब्लेड मैंटिस मेरे लिए सबसे सही है? क्या स्पिरिट रिंग की उम्र जितनी हो सके उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? जब स्पिरिट रिंग गाढ़ा हो रहा था और बन रहा था तो यू शियाओगांग भविष्य में जो स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन लिमिट थ्योरी पेश करेगा उसके बारे में सोचते हुए सुमो अपने दिल में हलचल मचाने से खुद को रोक नहीं पाया और कुछ जिज्ञासा के साथ बीबी डोंग, युगवान और गुई मेई से पूछने का नाटक किया। सुमो ने हमेशा यू शियाओगांग की पिछली जिंदगी की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन लिमिट थ्योरी का मजाक उड़ाया था, क्योंकि एक स्पिरिट मास्टर की फिजिकल फिटनेस स्पिरिट के टाइप, जेंडर के अंतर और क्या उन्होंने एक्वायर्ड ट्रेनिंग ली है वगैरह पर निर्भर करती है। इसलिए भले ही सोल पावर रैंक के जैसा हो, उनकी फिजिकल फिटनेस पूरी तरह से अलग होती है। यू शियाओगांग की थ्योरी के अनुसार सिर्फ सोल पावर रैंक के आधार पर स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करना और साल बताने पर भी एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा होता है। यह अच्छी बात है कि बहुत से लोग यू शियाओगांग की थ्योरी पर विश्वास नहीं करते, वरना यू शियाओगांग बहुत पहले ही पूरे डोलियो कॉन्टिनेंट में लोगों को मारने के लिए बदनाम हो चुका होता। लेकिन अगर यू शियाओगांग स्पिरिट रिंग लिमिट एब्जॉर्प्शन थ्योरी का प्रस्ताव दे सकता था तो स्पिरिट हॉल को भी ऐसी ही रिसर्च करनी चाहिए थी, है ना? सुमो यही टेस्ट करना चाहता था। सुमो के सवाल के बारे में बीबी डोंग को ये थोड़ा मजेदार लगा और उन्होंने कहा, किसने कहा कि स्पिरिट रिंग की उम्र जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा? एक स्पिरिट मास्टर स्पिरिट रिंग को उतनी ही उम्र तक सोचता है जितनी उम्र तक उसका शरीर झेल सकता है। अगर आप लापरवाही से एब्जॉर्ब करते हैं और आप बहुत ज्यादा उम्र वाली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करते हैं तो एक बार जब आपका शरीर इसे सह नहीं पाता तो फटना और मरना बहुत आसान है। तो सिस्टर डोंगर, आपको क्या लगता है कि मैं स्पिरिट रिंग की ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र सोच सकता हूं? बीबी डोंग की बातें सुनने के बाद सुमो का ठंडा सा चेहरा थोड़ा उदास हो गया, जैसे वह और ज्यादा उत्सुक हो गया हो। 17 सुमो का पहला सोल स्किल, तुम ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ 300 साल की स्पिरिट रिंग ही सोच पाओगे। बेशक यह इस शर्त पर है कि तुम्हारी सुरक्षा पक्की हो सके। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में जंगल में 300 साल से ज्यादा पुराने ब्लेड मैंटिस की लाश के सामने खड़ी बीबी डोंग के खूबसूरत चेहरे पर सुमो के पूछने पर तुरंत एक सोचने वाला भाव आ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मेरी सुरक्षा पक्की करने की शर्त पर। क्या इसका मतलब है कि थ्योरी के हिसाब से मैं अभी ज्यादा उम्र की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता हूं? सुमो खुद को जिज्ञासा के साथ फिर से पूछने से रोक नहीं पाई। थ्योरी के हिसाब से बेशक आप कर सकते हैं। असल में हमारे स्पिरिट हॉल के रिकॉर्ड के अनुसार जब कोई स्पिरिट स्कॉलर स्पिरिट मास्टर दायरे में पहुंचता है तो स्पिरिट रिंग के एब्जॉर्ब होने की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई उम्र 432 साल है। लेकिन अगर कोई कहता है कि स्पिरिट मास्टर के लिए अपनी पहली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने की लिमिट निश्चित रूप से 432 साल है तो यह निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि हमारे स्पिरिट हॉल के रिकॉर्ड के अनुसार जिस स्पिरिट मास्टर ने पहली स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन के लिए लिमिट बनाई थी उसके पास सबसे मजबूत 20 स्पिरिट नहीं थी, वे बस अपनी एक्वायर्ड ट्रेनिंग में मेहनती थे। अगर उनकी स्पिरिट सबसे ताकतवर 20 स्पिरिट थी जैसे कि ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन स्पिरिट और उन्होंने बाद में मेहनत से ट्रेनिंग ली तो शायद लगभग 500 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से जियाओ मो, तुम्हारी स्पिरिट 20 स्पिरिट नहीं है और इस बात के साथ कि तुमने एक्वायर्ड ट्रेनिंग नहीं ली है, तुम्हारा शरीर उसी लेवल पर स्पिरिट मास्टर्स में सबसे कमजोर है, इसलिए बेहतर है कि तुम सेफ रहो। ये पता चलने पर कि सुमो से भी ज्यादा पुरानी स्पिरिट रिंग लेना चाहती है, बीबी डोंग बेबस होकर अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। वह आगे बढ़ी, सुमो का सिर सहलाया और आधे सलाह देने वाले और आधे दिलासा देने वाले लहजे में बोली, 432 साल। अपने सिर पर शरारत करते गर्म हाथ को महसूस करते हुए सुमो अपने दिल में अचानक हलचल महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह उम्र यू शियाओगांग की बताई थ्योरी के हिसाब से पहली स्पिरिट रिंग के लिए ठीक एब्जॉर्प्शन लिमिट लगती थी। क्या यह एक संयोग है या फिर जैसा कि कई लोगों ने उसकी पिछली जिंदगी में ऑनलाइन कहा था, ऐसा हो सकता है कि यू शियाओगांग की कई थ्योरी स्पिरिट हॉल की रिसर्च से चुराई गई थी? आखिरकार यू शियाओगांग की काबिलियत को देखते हुए अगर वह भी ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन के रिसोर्स पर भरोसा कर सकता है तो यह एक बात होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह पहले ही ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन से भाग चुका है। ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन के असर पर भरोसा किए बिना वह अलग-अलग रिसर्च, खासकर स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन की लिमिट पर रिसर्च करने की काबिलियत कहां से हासिल कर पाएगा? ये टेस्ट करना कि हर स्पिरिट रिंग कितनी उम्र सोच सकती है, ये जानलेवा है। इसलिए सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यह है कि यू शियाओगांग की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन लिमिट थ्योरी को बीबी डोंग की मदद से स्पिरिट हॉल के डेटा से कॉपी किया गया था। बीबी डोंग से पहली स्पिरिट रिंग के बारे में पूछकर उसने अपने दिल में लंबे समय से छिपे शक को सफलतापूर्वक दूर कर लिया और साथ ही यू शियाओगांग का असली चेहरा भी देख लिया। सुमो को बहुत संतुष्टि हुई। ठीक इसी समय ब्लेड मैंटिस की लाश पर एक गहरे पीले रंग की सदियों पुरानी स्पिरिट रिंग आखिरकार जम गई और बन गई।
इसके बाद अपने बगल में बैठे बीबी डोंग के निर्देशों का पालन करते हुए सूमो ब्लेड मैंटिस की लाश के पास पालती मारकर बैठ गया। फिर उसने अपने डेथ गॉड साइड स्पिरिट को बुलाया, अपनी आंखें बंद की, अपनी सोल पावर को सर्कुलेट किया, ब्लेड मैंटिस की स्पिरिट रिंग निकाली, उसे अपनी स्पिरिट पर रखा और एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। समय उड़ता गया और 2 घंटे से ज्यादा समय बीत गया। 2 घंटे से ज्यादा समय तक सोचने के बाद सूमो ने आखिरकार इस 300 साल से ज्यादा पुराने ब्लेड मैंटिस की स्पिरिट रिंग को सक्सेसफुली सोख लिया, अपनी आंखें खोली और जमीन से उठ खड़ा हुआ। ज़ियाओमो, क्या तुमने एब्जॉर्ब कर लिया? तो चलो तुम्हारी फर्स्ट सोल स्किल देखते हैं। बगल में ये देखकर कि सूमो ने स्पिरिट रिंग को सोख लिया है, बीबी डोंग तुरंत पास आई और बोली, हाँ। सूमो ने सिर हिलाया और तुरंत अपने डेथ गॉड साइड स्पिरिट को फिर से बुलाया। और इस बार जैसे ही सूमो ने मौत के देवता साइड स्पिरिट को बुलाया, मौत का देवता साइड स्पिरिट न केवल मौत की एक डरावनी आभा छोड़ते हुए उनके दाहिने हाथ से निकला। उसी समय एक पीली 100 साल पुरानी स्पिरिट रिंग चुपचाप सूमो के पैरों के नीचे आ गई। पहला सोल स्किल, डेथ गॉड साइड स्पिरिट को बुलाने के बाद सूमो ने धीमी आवाज में चिल्लाया और तुरंत सामने की ओर नहीं ली गई फर्स्ट सोल स्किल को एक्टिवेट कर दिया। एक पल में जैसे ही उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा पहला सोल स्किल चमक उठा, तेज सोल पावर के उतार चढ़ाव के बीच सूमो ने जोर से अपने डेथ गॉड साइड स्पिरिट को आगे की ओर घुमाया। मौत के देवता साइड स्पिरिट से एक काली धार वाली दरांती जैसी, जिसमें मौत का गहरा ऑरा था, तुरंत फट गई और तेजी से सामने की ओर कट गई। और इस प्रक्रिया में ब्लेड की धार बाहर निकल जाती है। हंसिया जैसी ब्लेड की धार अभी भी पूंछ पर डेथ गॉड हंसिया से जुड़ी हुई थी और जैसे जैसे ब्लेड की धार आगे बढ़ी, दोनों को जोड़ने वाली काली रोशनी लगातार लंबी होती गई। आखिर में काली ब्लेड की धार पेड़ों के एक बड़े झुंड को चीरती हुई आगे तक जाती रही। और जहां मौत की आभा से भरी काली दरांती जैसी धार ने वार किया था, वहां न सिर्फ पेड़ों के बड़े-बड़े टुकड़े 2 हिस्सों में बढ़ गए और एक तरफ गिर गए, बल्कि ये पेड़ इतनी तेजी से सड़ने और सूखने लगे कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। पलक झपकते ही हरे भरे पेड़ों के बड़े हिस्से सूखे, सड़ते हुए सूखे पेड़ बन गए। यह अपने सामने सब कुछ होते देख युगवान और गुई में अपनी आंखें बड़ी करने, हौंफने और दिल में सदमे से भर जाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये स्पिरिट एबिलिटी किस तरह की खासियत है? काली ब्लेड की चमक न सिर्फ बहुत तेज होती है, बल्कि जिंदगी लूटने का असर भी डाल सकती है। ये बहुत डरावना है। इस तरह के हमले से अगर कोई घायल न भी हो तो भी शायद उसकी उम्र बहुत कम हो जाएगी। हालांकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। सूमो के फर्स्ट सोल स्किल से निकली काली ब्लेड की धार सामने के पेड़ों के बड़े झुंड को चीरती हुई निकली और काली ब्लेड की धार अचानक उलट गई और वापस आ गई। लेकिन वापस लौटते समय ब्लेड की काली धार में अब मौत का वैसा माहौल नहीं था जैसा पहली बार कटने पर था। इसके बजाय उससे एक हल्की हरी रोशनी निकल रही थी, मानो उसमें बहुत ज्यादा जीवन शक्ति हो। और सच में स्थिति ऐसी ही थी। जब काली ब्लेड की धार वापस आई और डेथ गॉड साइड में वापस चली गई, तो अचानक डेथ गॉड साइड स्पिरिट से एक तेज लाइफ फोर्स निकली और सूमो के शरीर में चली गई। इससे सूमो को तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी थकान एक पल में दूर हो गई। और यह सूमो के पहले सोल स्किल डेथ रीपिंग का असर था। ब्लेड ऑफ डेथ न सिर्फ लोगों को घायल कर सकता था और लाइफ फोर्स हासिल कर सकता था, बल्कि यह हासिल की गई लाइफ फोर्स को वापस भी दे सकता था। आखिरकार ज़ियाओमो की पहली सोल स्किल डेथ रीपिंग फिर से देख रहा हूं। यह एक बहुत ही दुर्लभ डेथ एट्रिब्यूट स्पिरिट एबिलिटी है, ठीक मेरे डेथ स्पाइडर एम्परर स्पिरिट की कई स्पिरिट एबिलिटीज की तरह। दूसरी तरफ सूमो का दिखाया गया फर्स्ट सोल स्किल देखकर बीबी डोंग के दिल में कुछ इमोशन महसूस हुए बिना नहीं रह सका। बात बस इतनी है कि ज़ियाओमो मेरे साथ इतना कंपेटेबल है, तो फिर मैं अपनी पिछली जिंदगी में कुछ क्यों नहीं देख पाया और सिर्फ उस दोगले ज़ियाओगां को ही क्यों देख पाया? ये सोचकर बीबी डोंग को फिर से कुछ उदासी महसूस हुई। लेकिन बहुत जल्दी बीबी डोंग ने अपना मूड ठीक किया, उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई और युगवान और गुई मेई के साथ मिलकर उसने सूमो के फर्स्ट सोल स्किल की ताकत की तारीफ की और फिर सूमो से फर्स्ट सोल स्किल को एक नाम देने के लिए कहा। इस बारे में सूमो ने स्वाभाविक रूप से स्क्रिप्ट के अनुसार इसका नाम रखा और फर्स्ट सोल स्किल का नाम डेथ रीपिंग रखा। मौत की फसल काटना और साथ ही जीवन की फसल काटना, ठीक वैसे ही जैसे अनाज की फसल काटना। 18 बीबी डोंग की योजना 3 साल स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में पहली स्पिरिट रिंग का शिकार करने के बाद सूमो ने अपने आप बीबी डोंग, युगवान और गुई मेई के साथ स्पिरिट हॉल लौटने की तैयारी की। रास्ते में लगातार 2 लंबे समय तक संपर्क के बाद बीबी डोंग ने अपनी पिछली जिंदगी के एक सुप्रीम पोंटिफ के शानदार तरीकों का इस्तेमाल करके आसानी से युगवान और गुई मेई से दोस्ती कर ली। अब अगर बीबी डोंग ने युगवान और गुई मेई से मदद मांगी, जब तक कि यह कोई मुश्किल समस्या न हो, युगवान और गुई मेई निश्चित रूप से मदद करने में कंजूसी नहीं करेंगे। हालांकि ये भी सामान्य था। स्पिरिट हॉल की संत होने के नाते और बेमिसाल इन्हें फुल सोल पावर ट्विन स्पिरिट्स की मालिक होने के नाते बीबी डोंग का भविष्य अनलिमिटेड कहा जा सकता है। भविष्य में टाइटल डुलू बनना तो पक्का था। ऐसे हालात में अगर बीबी डोंग स्पिरिट हॉल में किसी से भी दोस्ती करना चाहती, भले ही वह व्यक्ति एल्डर हॉल का टाइटल डुलू लेवल का ही क्यों न हो, तो भी वे मान लेते। बेशक सूमो ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युगवान और गुई मेई से सफलतापूर्वक दोस्ती करने के बाद बीबी डोंग ने भी चुपचाप अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने धीरे से बताया कि उसे भी फूल और पौधे पसंद हैं और फिर उसने युगवान के साथ फूलों और पौधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी। आखिरकार जानबूझकर विषय बदलकर बीबी डोंग आखिरकार युगवान से इस दुनिया में सैद्धांतिक रूप से मौजूद सबसे ऊंचे स्तर के फूलों और पौधों के बारे में बात करने में कामयाब रही। अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। ये सही है, बीबी डोंग को युगवान और गुई मेई से दोस्ती करने के मौके इसलिए मिलते रहे क्योंकि वे उसकी पिछली जिंदगी में उसके सबॉर्डिनेट थे और वह उनसे जान पहचान रखती थी। युगवान से अमर पौधों के बारे में जानकारी लेना ज्यादा जरूरी था और बेहतर होगा कि युगवान के पास मौजूद कैटलॉग को हासिल किया जाए जिसमें अलग-अलग अमर पौधों का रिकॉर्ड हो। बीबी डोंग के रीबर्थ से पहले, क्योंकि लेट स्टेज में तानसान से उसे बहुत खतरा था, इसलिए बीबी डोंग ने स्वाभाविक रूप से तानसान के जीवन की जांच करने के लिए लोगों को भेजा और तानसान के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझा। वह जानती थी कि हेवन डू इंपीरियल सिटी के समय में तानसान ने डुगोबो के हर गार्डन से मशहूर अमर पौधे पाए थे। इसी वजह से निंगरोंगरों की स्पिरिट 7 ट्रेजर ब्लेज स्टाइल पगोडा से 9 ट्रेजर ब्लेज स्टाइल पगोडा में बदल गई, जिससे श्रेक टीम को ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस स्पिरिट मास्टर एकेडमी एलीट टूर्नामेंट में चैंपियनशिप जीतने की ताकत मिली। उस समय बीबी डोंग को टैंग सैन के हाथों में रखे अमर पौधों की बहुत प्यास थी और बाद में उसने लोगों को आइस एंड फायर यान वेल खोजने के लिए सनसेट फॉरेस्ट भी भेजा। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि तानसान ने पहले ही आइस एंड फायर यान वेल से सभी जड़ी बूटियां तोड़ ली थी, जिसमें इमोर्टल स्पिरिचुअल हर्ब्स भी शामिल थी, इसलिए बीबी डोंग को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब चूंकि वह बीबी डोंग का पुनर्जन्म हो चुका था, जाहिर है वह डुगोबो के हर गार्डन में अलग-अलग अमर पौधों को फिर से नहीं जाने देगी। जानकारी के अनुसार उसने जांच के लिए लोगों को भेजा था। इन अमर पौधों में न सिर्फ स्पिरिट को इवॉल्व करने की काबिलियत थी, बल्कि अगर वे स्पिरिट को इवॉल्व नहीं भी कर पाते तो भी ये अमर पौधे स्पिरिट मास्टर को स्पिरिट एल्डर रेम से पूरे 7 या 8 लेवल नीचे अपनी रैंक बढ़ाने दे सकते थे। हालांकि यह अफसोस की बात थी क्योंकि उस समय वह सुप्रीम पोप थी, इसलिए उसने अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसे पूरी तरह से उस समय के गुलदाउदी डोलू युगवान को सौंप दिया। इसलिए उसे अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। नहीं तो उसे अब युगवान से जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ती और वह युगवान के पास मौजूद कैटलॉग पाने का मौका नहीं ढूंढ पाती जिसमें अमर पौधों का रिकॉर्ड था। लेकिन शायद यह अच्छी किस्मत थी। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से वापस आते समय बीबी डोंग ने युगवान के साथ फूलों और पौधों पर चर्चा करते समय जानबूझकर अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का विषय उठाया। युगवान ने ऐसा लगा जैसे कोई बकबक कर रहा हो और वह लगातार बातें करने लगी और बीबी डोंग को पूरी चाहत से बता रही थी कि ये अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कितनी सुंदर सुंदर और रहस्यमय हैं जो सिर्फ कहानियों में ही मिलती हैं। और युगवान से यह जानने के लिए कि उसने अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में क्या जानकारी सीखी थी, बीबी डोंग ने अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के असली होने पर शक करने का नाटक किया। इससे युगवान को अचानक थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि ये सब बिल्कुल असली हैं, क्योंकि ये चीजें उनके परिवार के अमर पौधों की सूची में दर्ज थी और उनकी अपनी आत्मा किरोंग टोंटियन गुलदाउदी असल में एक तरह की अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। और युगवान से कंफर्म होने के बाद कि उसके पास सच में अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की एक लिस्ट है, बीबी डोंग ने तुरंत लोहा गर्म करते हुए कहा कि वह युगवान के अमर पौधों के कैटलॉग को देखना चाहती है ताकि अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का आकर्षण समझ सके जो सिर्फ कहानियों में ही मौजूद हैं। इस पर युगवान ने बहुत उदारता से कहा कि वह बीबी डोंग को लौटने के बाद पढ़ने के लिए इमोर्टल प्लांट कैटलॉग दे देगा। बीबी डोंग का लक्ष्य इतनी आसानी से हासिल हो गया। हालांकि उसने युगवान से अमर पौधों की सूची प्राप्त की थी। बीबी डोंग की अभी की ताकत सिर्फ स्पिरिट किंग लेवल की है, इसलिए डुगोबो से इमोर्टल स्पिरिचुअल हर्ब्स पाना इतना आसान नहीं था। शायद स्पिरिट हॉल की शक्ति उधार लेकर बीबी डोंग आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर सकती थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो बीबी डोंग निश्चित रूप से केवल सूप पी पाएगी और एक अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटी ही पा सकेगी। लेकिन बीबी डोंग जो चाहती थी वह सभी अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का अधिकार था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीबी डोंग को अभी भी ध्यान से प्लान बनाने की जरूरत थी और इसकी शुरुआत तब से हुई जब सूमो ने अपनी पहली स्पिरिट रिंग की खोज की। 3 साल देखते ही देखते बीत गए। इन 3 सालों में सूमो स्पिरिट सिटी में एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर एकेडमी में पढ़ाई कर रहा था, साथ ही कल्टीवेट करने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा था और जब उसके पास समय होता तो वह बीबी डोंग और यू शियाओगांग के साथ किताबें पढ़ने के लिए स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी भी जाता था।
कल्टीवेशन में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सुमो की कल्टीवेशन आखिरकार रैंक 11 स्पिरिट मास्टर से रैंक 21 स्पिरिट ग्रैंड मास्टर बन गई। हालांकि सुमो इस बात से थोड़ा उदास था, क्योंकि स्पिरिट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच पाना सिर्फ उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं था, इसके अलावा वह स्पिरिट हॉल से अलग-अलग रिसोर्स की मदद के बिना नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए सुमो हर दिन जो खाता था वह फूड सिस्टम स्पिरिट मास्टर्स का बनाया हुआ सोल पावर फूड था। वह कल्टीवेशन के लिए स्पिरिट मिमिक्री कल्टीवेशन ग्राउंड का इस्तेमाल करता था और कभी-कभी वह एक टॉप क्वालिटी मेडिसिनल हर्ब खा सकता था, जैसे सदियों पुराना जिनसेंग, सदियों पुराना ग्लॉसी गैनोडर्मा वगैरह। स्पिरिट हॉल से अलग-अलग रिसोर्स की मदद से सुमो को रैंक 21 तक पहुंचने में 3 साल लगे, जिसका मतलब था कि उसकी कल्टीवेशन सिर्फ 9 लेवल बढ़ी थी। लेकिन सुमो को याद आया कि टैंग सान ने बिना किसी रिसोर्स की मदद के 6 साल में अपनी सोल पावर लगभग 15 लेवल तक बढ़ा ली थी और यह सुधार शायद उसके अपने लेवल से भी ज्यादा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि टैंग सान का मिस्टीरियस हेवन स्किल सिर्फ वुजिया वर्ल्ड की एक कल्टीवेशन टेक्निक थी और यह असल में यह था? सुमो को थोड़ा असहाय महसूस हुआ, क्योंकि सिस्टम सच में मददगार नहीं था, इसलिए सुमो सिर्फ खुद ही तरीके सोच सकता था। लेकिन इस बारे में सोचने के बाद सुमो को सिर्फ 2 चीजें मिली जो अभी उसकी कल्टीवेशन को तेज करने में मदद कर सकती थी, स्पिरिट बोन्स और इमोर्टल स्पिरिचुअल हर्ब्स। बात बस इतनी थी कि स्पिरिट बीस्ट को मारकर स्पिरिट बोन्स पाने के लिए किस्मत पर बहुत ज्यादा निर्भर था और सुमो बेशक इतनी किस्मत वाली नहीं थी। कम से कम स्पिरिट रिंग्स की तलाश में दोबारा जब उसने स्पिरिट बीस्ट की तलाश की तो सुमो को स्पिरिट बोन ड्रॉप नहीं मिला और स्पिरिट हॉल में सुमो की अभी की स्थिति को देखते हुए स्पिरिट हॉल से उसे स्पिरिट बोन इनाम में मिलने की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन था। हालांकि अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में सुमो को लगा कि एक मौका है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट सेटिंग के अनुसार बीबी डोन को अमर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के होने के बारे में पता था और बीबी डोन की पर्सनैलिटी को देखते हुए क्योंकि वह इमोर्टल स्पिरिचुअल हर्ब्स के बारे में जानती थी, चाहे अपने लिए हो या उसके लिए, बीबी डोन इमोर्टल स्पिरिचुअल हर्ब्स पाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगी। हालांकि बीबी डोन की बात करें तो यू शियाओगांग का जिक्र करना जरूरी है। असल में इन 3 सालों में यू शियाओगांग को बीबी डोन ने बहुत बुरी तरह परेशान किया था। 3 साल में यू शियाओगांग की बेशर्म शुरुआत शुरू से ही वह यू शियाओगांग को स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर ले आई थी, फिर लाइब्रेरी के इंचार्ज गार्ड से उसे पकड़वा दिया और उसके बाद यू शियाओगांग को बुरी तरह परेशान किया। हालांकि यह तरीका बीबी डोन को काफी संतोषजनक लगा। यह अफसोस की बात थी कि वह इसे दूसरी बार आराम से इस्तेमाल नहीं कर सकी। आखिरकार यू शियाओगांग बेवकूफ नहीं था, लगातार 2 बार इस तरह परेशान किए जाने से उसे जरूर एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ है। भविष्य में यू शियाओगांग की तकलीफ को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कम से कम अभी के लिए बीबी डोन यू शियाओगांग के प्रति अपना असली रवैया इतनी जल्दी नहीं दिखाना चाहती थी। हालांकि यू शियाओगांग को पहली बार की तरह परेशान करने का तरीका दोबारा आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। यह उन हालात में था जहां बीबी डोन सीधे तौर पर शामिल थी और यू शियाओगांग को उस पर शक हो सकता था। लेकिन क्या होगा अगर बीबी डोन इसमें शामिल नहीं थी और अगर कुछ बुरा हुआ भी तो वह कुछ ऐसा था जिसे बीबी डोन भी नहीं देखना चाहती थी। हालांकि बीबी डोन के लिए यू शियाओगांग को बिना शक के सीधे परेशान करना मुश्किल था। अपनी समझदारी से उसने जल्दी से एक ऐसा तरीका सोच लिया जिससे यू शियाओगांग को उस पर कभी शक न हो और वह उसे बुरी तरह परेशान कर सके। इसका मकसद दूसरों का या यूं कहीं कि स्पिरिट सिटी के दूसरे स्पिरिट मास्टर्स की ताकत का इस्तेमाल करना था, जो उसकी तारीफ करते थे और उसका पीछा करना चाहते थे ताकि यू शियाओगांग को बुरी तरह परेशान किया जा सके। और इस बारे में बीबी डोन जानती थी। स्पिरिट हॉल के सीक्रेट कलेक्शन को पढ़ने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए जब तक अपने लक्ष्य को पाने की उम्मीद थी, यू शियाओगांग उसके करीब आने का मौका तब तक नहीं छोड़ता था जब तक वह सफल नहीं हो जाता। तो उससे पहले भले ही उसे उसके चाहने वालों से तकलीफ झेलनी पड़े, यू शियाओगांग अपना घमंड छोड़ देगा और कभी हार नहीं मानेगा। इससे अचानक बीबी डोन को ये दिलचस्प लगने लगा और इसके बाद के नतीजे बिल्कुल वैसे ही थे जैसा बीबी डोन ने सोचा था। ऐसे हालात में जब बीबी डोन जानबूझकर यू शियाओगांग के करीब आ गई, अक्सर उसके साथ खेलने और पढ़ाई लिखाई पर बात करने जाती थी और प्यार से उसे शियाओगांग भी बुलाती थी। जैसे ही यह खबर स्पिरिट हॉल में बीबी डोन के अनगिनत चाहने वालों और चाहने वालों को पता चली, जब उन्हें पता चला कि एक बेकार आदमी उनकी प्यारी संग के करीब आ रहा है और ऐसा भी लगा कि वे दोनों एक कपल बन सकते हैं, इससे तुरंत ही बीबी डोन के अनगिनत चाहने वालों और चाहने वालों में जलन होने लगी और वे पागलों की तरह अलग-अलग तरीके अपनाने लगे। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकियां, डोर टू डोर सेवा, चुनौतियां, फंसाना और लोगों को उसे पीटने के लिए भेजना शामिल है। लेकिन ये सब यू शियाओगांग को बीबी डोन छोड़ने के लिए मजबूर करने के प्रयास में किया गया। अगर वह पहले वाली बीबी डोन होती, क्योंकि इन 3 सालों में वह यू शियाओगांग की विद्वता और भावुकता से पूरी तरह मोहित हो गई थी, उससे बहुत प्यार करती थी, वह निश्चित रूप से अपने प्रशंसकों और चाहने वालों को यू शियाओगांग को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए आगे आती। लेकिन पहले वाली बीबी डोन ने यही किया होता। लेकिन अब यू शियाओगांग को बहुत पहले ही समझ चुकी बीबी डोन उसे अपने पहले प्यार की नजर से नहीं देखती थी। पहले की बीबी डोन को यू शियाओगांग से प्यार इसलिए हुआ क्योंकि वह अनुभवी और नासमझ थी। इसके अलावा जब बीबी डोन छोटी थी तो उसकी पर्सनैलिटी मासूम और दयालु थी, उसे झगड़ा पसंद नहीं था। फिर भी वह गुस्से स्पिरिट मास्टर से घिरी रहती थी और सिर्फ यू शियाओगांग को उसकी तरह पढ़ना पसंद था, इसलिए वह उसकी भावनाओं से धोखा खा गई। बाद में कियान जुंजी से बेइज्जती झेलने के बाद बीबी डोन उदास हो गई और उस समय यू शियाओगांग के साथ उसका प्यार ही उसकी आत्मा का एकमात्र सहारा बन गया। इस तरह कई सालों तक बीबी डोन के सेल्फ हिप्नोसिस के तहत यह एहसास बीबी डोन के लिए सब कुछ बन गया और चाहने पर भी न मिलने की सोच के कारण बीबी डोन ने इस पहले प्यार को बहुत जरूरी माना और इसे सभी अच्छी चीजों का कलेक्शन माना। तो बाद में जब बीबी डोन पूरी तरह मैच्योर हो गई, तब भी उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने उस पिछले रिश्ते की प्रॉब्लम पर ध्यान ही नहीं दिया हो और यू शियाओगांग के साथ हमेशा की तरह ही बर्ताव करती रही। लेकिन जब बीबी डोन इस चक्कर से बाहर निकली और उस समय की हर बात को फिर से जिया, अब समझदार बीबी डोन की नजर में यू शियाओगांग का दोगलापन और बेशर्मी पूरी तरह से सामने आ गई थी। इसलिए यू शियाओगांग को अपने चाहने वालों और चाहने वालों से जुल्म सहना पड़ रहा है। हालांकि बीबी डोन ऊपर से बहुत गुस्से में दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी अभी की मासूम और दयालु पर्सनैलिटी का पूरा इस्तेमाल किया और इसे कभी सख्ती से नहीं रोका। उसने सिर्फ उन फैंस और चाहने वालों से कहा जिन्हें वह जानती थी कि वे यू शियाओगांग को नुकसान न पहुंचाएं और कहा कि वे सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन बदकिस्मती से बीबी डोन के कई चाहने वालों और चाहने वालों की नजर में बिल्कुल न रुकने का मतलब बिल्कुल न रुकना था। इस प्रकार बाद में इन लोगों ने यू शियाओगांग पर अत्याचार तेज कर दिया। हालांकि ऊपर से देखने पर बीबी डोन के कहने पर उन्होंने यू शियाओगांग को सीधे तौर पर परेशान करना जरूर बंद कर दिया, लेकिन चुपके से यू शियाओगांग पर उनका जुल्म और भी बढ़ गया। यू शियाओगांग को परेशान करने के लिए स्पिरिट हॉल के नियमों का इस्तेमाल करना बीबी डोन की पहली स्कीम की तरह बस एक रूटीन काम था। इसके अलावा यू शियाओगांग को बीबी डोन के सामने बेइज्जत करने के लिए जवाब देना, बहुत ही बदसूरत महिलाओं या पुरुषों को ढूंढकर यू शियाओगांग पर कई लोगों के सामने उन्हें छोड़ने का आरोप लगाना, यू शियाओगांग को जबरदस्ती चूमना, लोगों से उसे रात में अपहरण करवाना, उसे शराब पिलाना, उसे नंगा करवाना और उसे स्पिरिट सिटी की सड़कों पर फेंकवाना, ये चालें अंतहीन थीं। लेकिन बदकिस्मती से हालांकि यू शियाओगांग को स्पिरिट सिटी में बुरी तरह सताया गया, उसकी सारी इज्जत चली गई और यहां तक कि स्पिरिट सिटी में ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन की इज्जत भी बर्बाद हो गई। इस शर्त पर कि यू शियाओगांग के प्रति बीबी डोन का रवैया बदला नहीं रहेगा, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास अपने सपने को पूरा करने का मौका है। यू शियाओगांग ने दांत पीस लिए और बीबी डोन का साथ छोड़ने से मना कर दिया। वह लगातार ऐसे मौके ढूंढता रहा कि वह उसे स्पिरिट हॉल के सीक्रेट कलेक्शन वाली जगहों पर ले जाए और जब उसे लगा कि सही समय आ गया है तो बीबी डोन ने यू शियाओगांग को सताने का दूसरा कदम शुरू कर दिया। जैसा कि सब जानते हैं, स्पिरिट हॉल के सीक्रेट कलेक्शन को पढ़ने के लिए स्पिरिट हॉल में काफी ऊंचा रुतबा होना चाहिए और कुछ को तो सुप्रीम पोंटिफ की इजाजत भी चाहिए होती है। स्पिरिट हॉल के सीक्रेट कलेक्शन वाली सभी जगहों में से स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी और 5वीं मंजिल पर जाना काफी आसान था। स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी और 5वीं मंजिल के लिए बीबी डोन के पास अभी भी लोगों को अंदर लाने का अधिकार था, लेकिन ज्यादा सीक्रेट जगहों के लिए बीबी डोन किसी को भी आसानी से अंदर नहीं ला सकती थी। हालांकि स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की चौथी और 5वीं मंजिल पर किताबें खत्म करने के बाद, क्योंकि उसे अभी भी अपनी लूज पावर स्पिरिट को इवॉल्व करने का कोई तरीका नहीं मिला था, इसलिए यू शियाओगांग तुरंत उन दूसरी जगहों पर जाना चाहता था जहां स्पिरिट हॉल के कलेक्शन रखे थे। लेकिन उस समय बीबी डोन के साथ उनके रिश्ते को देखते हुए बीबी डोन बेशक यू शियाओगांग को स्पिरिट हॉल के सीक्रेट कलेक्शन वाली ज्यादा मुश्किल जगहों पर ले जाने का रिस्क नहीं लेगी, जब तक कि बीबी डोन के साथ उसका रिश्ता आगे न बढ़ जाए। बहुत सोच विचार के बाद बीबी डोन की पर्सनैलिटी को टारगेट करते हुए यू शियाओगांग ने बीबी डोन की पसंद को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए एक परफेक्ट प्लान सोचा। ये ओरिजिनल कहानी की तरह ही खुद को मार्शल सोल थ्योरी का एक महान रिसर्चर दिखाना था, जिसका मिशन डुलो कॉन्टिनेंट में अपने जैसे अनगिनत लो लेवल स्पिरिट मास्टर्स को फायदा पहुंचाना था। जब तक वह कुछ अच्छी थ्योरी सक्सेसफुली प्रपोज कर पाता, वह जरूर बोली बीबी डोन को अट्रैक्ट कर लेता, उसकी तारीफ जीत लेता और उसके साथ अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता। तब तक वह मार्शल सोल थ्योरी पर रिसर्च करने का बहाना बनाकर बीबी डोन से उसे सीक्रेट कलेक्शन वाली स्पिरिट हॉल की दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए कह सकता था। उत्तम 20 बीबी डोन का लेआउट 3 साल में बीबी डोन यू शियाओगांग ने जो तरीका निकाला वह वाकई एकदम सही था। वैसे भी ओरिजिनल कहानी में बीबी डोन को बेवकूफ बनाया गया था। उस समय भोली और दयालु बीबी डोन ने असल में यू शियाओगांग की बताई अलग-अलग गलत थ्योरी पर विश्वास किया था और मार्शल सोल थ्योरी के मास्टर यू शियाओगांग की पूजा की थी। बात यहां तक पहुंच गई कि एक बार वह यू शियाओगांग के साथ भाग जाना चाहती थी।
ये सच में एक भोली और मासूम लड़की होने की मिसाल थी। लेकिन यह अतीत की बीबी डोंग थी जिसे धोखा दिया जाएगा। लेकिन रीबर्थ बीबी डोंग के लिए यू शियाओगांग को देखने वाला फिल्टर हटाने के बाद वह उसकी नजरों में एक बंदर की तरह उछलता हुआ दिखाई दिया, बहुत ही बेवकूफ। पिछली घटनाओं को फिर से याद करते हुए और यह पता चलने पर कि यू शियाओगांग हर तरह से उसका इस्तेमाल कर रहा था और उसे धोखा दे रहा था, बीबी डोंग को उसके साथ एक्टिंग करते हुए उसे थप्पड़ मारकर मारने की इच्छा को दबाना पड़ा। ये सब यू शियाओगांग की रेपुटेशन खराब करने और उसे भविष्य में अकेला और अकेला छोड़ने के उसके मकसद को पूरा करने के लिए था। यू शियाओगांग के इस प्रपोजल के बारे में कि वह मार्शल सोल थ्योरी का रिसर्चर बनना चाहता है, बीबी डोंग ने अपनी उंगली को दबाया, उसकी बहुत तारीफ करने का नाटक किया और उसे अपना सपना पूरा करने के लिए हिम्मत दी। इसके बाद जो हुआ वह बीबी डोंग की यादों जैसा ही था। अचानक उसे अपने सपने के बारे में बताने के बाद यू शियाओगांग ने खुद को स्पिरिट रिसर्च में झोंक दिया, जैसे कि उसने सच में मार्शल सोल थ्योरी में गहराई से जाना शुरू कर दिया हो। लेकिन दुर्भाग्य से लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद भी यू शियाओगांग को कोई नतीजा नहीं मिला। आखिर में यू शियाओगांग अचानक बीबी डोंग को यह प्रपोज कर सका कि वह स्पिरिट रिंग्स की एब्जॉर्प्शन लिमिट्स पर एक थ्योरी पर रिसर्च करना चाहता है और उसे स्पिरिट मास्टर की दुनिया में पब्लिश करना चाहता है। वहां बैकग्राउंड के अनगिनत लो लेवल स्पिरिट मास्टर्स को यह बताना चाहता था कि वे किस उम्र की स्पिरिट रिंग्स सोच सकते हैं, इस उम्मीद में कि बीबी डोंग स्पिरिट मास्टर की दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी रिसर्च में उनका साथ देगा। बीबी डोंग की याद में उसका बेवकूफ रूप यू शियाओगांग की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया था। इसके बाद उन्होंने स्पिरिट सिटी में रिसर्च करने में उनकी मदद की, अलग-अलग स्पिरिट मास्टर एकेडमी में जाकर जूनियर स्टूडेंट से उन स्पिरिट रिंग्स की उम्र के बारे में पूछा जिन्हें उन्होंने एब्जॉर्ब किया था। लेकिन ये दुख की बात थी कि स्पिरिट सिटी की एडवांस स्पिरिट मास्टर एकेडमी में स्टूडेंट्स में सबसे ऊंचा कल्टीवेशन लेवल सिर्फ स्पिरिट एंसेस्टर का था। इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट एंसेस्टर लेवल के स्पिरिट मास्टर्स द्वारा एब्जॉर्ब की गई चौथी स्पिरिट रिंग की उम्र का डेटा इकट्ठा करने में उसकी मदद कर सकती थी। जहां तक स्पिरिट किंग लेवल से आगे स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन लिमिट के डेटा की बात है तो वह मदद करने में असमर्थ थी। लेकिन उस समय सिर्फ उसकी मदद से यू शियाओगांग ने असल में स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन लिमिट पर अपनी सो कॉल्ड थ्योरी प्रपोज की थी। पहले स्पिरिट रिंग की लिमिट 432 साल थी, दूसरे की 764 साल, तीसरे की 1760 और नौवीं की 90,000 साल से ज्यादा थी। यू शियाओगांग की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन लिमिट पर बताई गई थ्योरी से उस समय के बीबी डोंग बहुत इंप्रेस हुए, ये सोचकर कि उन्होंने सच में लंबे समय तक रिसर्च के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। बाद में कई कारणों से उसने कभी भी यू शियाओगांग पर शक नहीं किया। लेकिन अपने रीबर्थ के बाद बीबी डोंग को पता चला कि यू शियाओगांग ने स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन एज के बारे में जो डेटा पॉइंट्स बताए थे उनमें से कई असल में स्पिरिट हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी की किताबों में रिकॉर्ड थे और उसने उन्हें बदला भी नहीं था। बस बात ये थी कि उस समय उसे यह बात पता नहीं थी। इस बारे में बीबी डोंग को सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि यू शियाओगांग का व्यवहार घटिया था, लेकिन उसने सच में ये डेटा पॉइंट्स पब्लिश किए थे जिन्हें आम बैकग्राउंड वाले कई लो लेवल स्पिरिट मास्टर्स के लिए फायदेमंद माना जा सकता है। इसके अलावा डेटा में कोई बदलाव न करके उन्होंने कम से कम ये पक्का किया कि ये स्पिरिट मास्टर्स उनकी थ्योरी के आधार पर स्पिरिट रिंग चुनते समय आसानी से एक्सीडेंट का सामना न करें। नहीं तो अगर उसने डेटा बनाया होता तो वह लोगों को मरवा सकता था। हालांकि वर्तमान बीबी डोंग की नजर में यू शियाओगांग का व्यवहार सचमुच घिनौना था, क्योंकि अभी के बीबी डोंग अब मार्शल सोल थ्योरी पर रिसर्च को समझ गए थे। इस विषय पर पुरानी किताबों में साफ-साफ लिखा था कि किसी भी रिसर्च को डिटेल और सही डेटा से सपोर्ट किया जाना चाहिए। फिर भी उस समय के यू शियाओगांग ने उनके दिए गए बहुत कम डेटा पॉइंट्स का ही इस्तेमाल किया था, फिर उन्हें लाइब्रेरी की किताबों में देखे गए डेटा से बदलकर अपनी तथाकथित मार्शल सोल थ्योरी को प्रपोज किया था। ये व्यवहार बेशक मार्शल सोल थ्योरी के एक रिसर्चर की पहचान का बहुत बड़ा अपमान था, उन्हें बस इस फील्ड का कूड़ा कहा जा सकता था। पहले वह बहुत भोली और अंधी थी, लेकिन अब बीबी डोंग इतनी मूर्ख नहीं होगी। लेकिन बीबी डोंग सीधे यू शियाओगांग को एक्सपोज नहीं करेगी, इसके बजाय वह उन किताबों को ढूंढेगी जिनमें स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन डेटा होगा, जिसकी यू शियाओगांग को पहले से जरूरत थी। फिर वह उन्हें एक तय जगह पर रखती और तुरंत एक सही जगह ढूंढकर एक खास स्पिरिट टूल लगाती जो इमेज रिकॉर्ड कर सकता था। क्योंकि बीबी डोंग को पता था कि यू शियाओगांग क्या-क्या थ्योरीज पेश करेगा, इसलिए यू शियाओगांग जो दूसरी थ्योरीज बताता उनके लिए जो किताबें इस्तेमाल होती, बीबी डोंग उन्हें भी पहले से ढूंढ लेता, उन्हें तय जगहों पर रख देता और सही जगहों पर इमेज रिकॉर्ड करने वाला एक स्पिरिट टूल लगा देता। वह बस यू शियाओगांग की किताबें पढ़ने का इंतजार कर रही थी ताकि वह फुटेज रिकॉर्ड कर सके। इन तस्वीरों के साथ भविष्य में जब यू शियाओगांग का नाम तथाकथित मास्टर ऑफ मार्शल सोल थ्योरी के तौर पर पूरे डोलियो कॉन्टिनेंट में गूंजेगा। इन रिकॉर्डिंग के जरिए बीबी डोंग यू शियाओगांग की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी और इस आधार पर अगर वह अच्छा काम करती तो यू शियाओगांग को अकेला और अकेला छोड़ना नामुमकिन नहीं था। और इन 3 सालों के दौरान बीबी डोंग ने अपनी यादों को याद करते हुए ऊपर से वैसा ही किया जैसा वह पहले करती थी, यू शियाओगांग के साथ खेल रही थी। उसे परेशान करते हुए उसने वीडियो सबूत भी हासिल कर लिए जो भविष्य में उसकी इज्जत खराब कर देंगे। हालांकि इस दौरान बीबी डोंग की यादों में एक बात अलग थी। ऐसा उन हालात में हुआ जब वह जानबूझकर यू शियाओगांग के करीब आई और लोगों को यह खबर भी फैलाने दी कि वह और यू शियाओगांग कपल बन गए हैं। एक दिन कियान जुनजी ने अचानक उसे बुलाया, उसने उसे यू शियाओगांग के ज्यादा करीब न जाने के लिए कहा और कहा कि यू शियाओगांग वह न सिर्फ ब्लू लाइटनिंग टाइटन ड्रैगन क्लैन का मेंबर है बल्कि एक बेकार चीज भी है जो उसके लायक नहीं है। इस बारे में अपनी मौजूदा समझ के साथ बीबी डोंग ने जाहिर तौर पर सिर्फ यह नहीं बताया कि वह और यू शियाओगांग सिर्फ दोस्त थे और कियान जुनजी से चिंता न करने को कहा। इसके बजाय उसने इसे मुद्दा बना दिया, bully बनने का नाटक किया और कियान जुनजी से पूछा अभी के स्पिरिट सिटी में मैं किसके साथ कपल बन सकती हूँ। लेकिन जब बीबी डोंग ने यह सवाल पूछा तो